हर डीमन टावर में 99 फ्लोर्स होते हैं, तो फिर ये टावर सिर्फ 5 फ्लोर्स का क्यों है? ताकि ये हिडन रहे और किसी को मिले ना। टावर्स को तो सिटीज के बीच में स्ट्रेंथ का सिंबल होना चाहिए ताकि लोग उसे क्लाइम करने की कोशिश करें, पर ये वाला एक आइस माउंटेन के बिल्कुल बीच में है, सिर्फ इसलिए ताकि वहां कोई पहुंच ही ना सके। बाकी टावर्स के फर्स्ट फ्लोर्स पर गॉब्लिन्स और वीक मॉन्स्टर्स होते हैं, पर ये वाला कैनन्स, बजूकास और गन्स से पूरा भरा हुआ है ताकि कोई भी इजी मॉब्स को फार्म करके लेवल अप ना कर सके। सेकंड और थर्ड फ्लोर्स भी इसीलिए बिल्कुल एम्प्टी रखे गए हैं। डीमन किंग्स दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और फेमस प्रिंसेसेस और लोगों को किल और किडनैप करते हैं, पर इस बार इस बंदे ने पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे अननोन और रैंडम प्रिंसेस को किडनैप किया। एक ऐसी कंट्री से जहां के लोगों को उसकी जान बचाने का सोचने के लिए भी आधी दुनिया ट्रैवल करनी पड़ेगी और उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होंगे। और अब फोर्थ फ्लोर पर जिस प्रिंसेस को उसने किडनैप किया है उसका यूज ह्यूमन से फाइट करने के लिए किया जाएगा। इस तरह वो उसे मारने से पहले 2 बार सोचेंगे। वही सेम प्रिंसेस उस बंदे के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी है जो इस जगह को चलाता है। भाई के पास अलग ही लेवल का स्टॉकहोम सिंड्रोम रिज है और भगवान बचाए ये बुलशिट काम भी करती है, क्योंकि ये बिंबो मेरे जी के लिए 24/7 ब्लश करती रहती है और उसको ऐसे घूरती है जैसे उसको खा जाएगी। इस लेआउट वाले टावर के साथ उसकी सेकंड लाइफ के रिजल्ट्स पूरी तरह चेंज हो गए। मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, पर बस इतना समझ लो कि ह्यूमंस का फर्स्ट अटैक एक ट्रेजेडी में एंड हुआ। ओके, पर इस बंदे ने ये सब किया क्यों? और अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट में होने के बाद भी उसे कोई छू तक क्यों नहीं पाया? देखो, हर किंग के पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करने से उनकी सक्सेस के चांसेस बढ़ने चाहिए, पर क्या हो अगर वही रूल्स तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाए? देखो भाई, ये बंदा एलीट एकेडमी में गया था जो सबसे हार्डेस्ट थी। वो हर एक मैट्रिक से वहां का टॉप स्टूडेंट था और डायरेक्टर से लेकर सारे टीचर्स उसको पसंद करते थे। फिर उसको एक दूसरी दुनिया में फेंक दिया गया और उसने उन सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस को पॉइंट टू पॉइंट फॉलो किया। उसने एक टावर बिल्ड किया, हीरोज पर पॉइंट्स फार्म करने के लिए ट्रूप्स भेजे, सिटीजन्स की नफरत फार्म करने के लिए एक प्रिंसेस को किडनैप किया और हर वो चीज की जो रूल्स ने कही थी। पर अगर हम थोड़ा आगे स्किप करें तो हमें दिखता है कि वो सब यूजलेस था। टावर क्लियर करने के बाद हीरो सीधा उसके रूम में घुस गए। किंग खुद से यही पूछता रहा, ये फकिंग कैसे हो गया? अगर वो जिसके पास ड्रैगन डिसेंट ब्लड था और जो क्लास का टॉपर था वो नहीं कर पाया तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। उसने अपने सामने खड़े हीरो से पूछा, कैसे? हीरो बस हंसता है और कहता है कि सब यही सेम बात कहते हैं, पर वो सब बहुत बेवकूफ है। हर एक किंग एक फेमस प्रिंसेस को किडनैप करता है और क्लूज छोड़ देता है ताकि हम टावर तक आ सकें। अगर वो स्मार्ट होते तो वो सीधा किंग को मार देते, पर हमारे ब्रो को पता है कि किंग को मारने से हेट पॉइंट्स नहीं मिलते, तो वो ट्रिक काम नहीं करती। और वैसे भी ये उन स्टैंडर्ड्स के खिलाफ चला जाएगा जो उसे फॉलो करने होते हैं। हीरो हंसता रहता है और कहता है कि सबसे वर्स्ट पार्ट यह है कि वो लगातार ट्रूप्स भेजते रहते हैं ताकि हीरोज टाइम के साथ और स्ट्रॉन्गर हो सके। यहां तक कि टावर खुद लो लेवल मॉब्स के साथ स्टार्ट होता है जो हीरोज के लिए फार्म करने और फाइनल चैलेंज से पहले पावर अप होने के लिए परफेक्ट होता है। एमसी सिर्फ यही सोच सकता है कि उन लेजेंडरी स्टैंडर्ड्स ने उसे यही तो सिखाया था। फिर हीरो अपनी सोर्ड निकालता है और कहता है जिस पर टावर बहुत ईजी हो जाता है, हम बस डीमन किंग को मार देते हैं, उसके आइटम्स ले लेते हैं और नए वाले का वेट करते हैं। टू ईजी, इसलिए मुझे डीमन किंग्स पसंद है। वो हमेशा अपने साथ एक्सप्रेस और फॉर्चून लाते हैं। दूसरा हीरो डीमन किंग को थैंक यू बोलने लगता है, ये कहते हुए कि वो अमेजिंग था और उसका टावर फार्म करने के लिए परफेक्ट था। ये एक क्रेजी लेवल की डिसरिस्पेक्ट थी और जिस मोमेंट में हीरो उसका सिर काटने जाता है, बर्ज एडियास कुछ कास्ट करना शुरू करता है, ये चिल्लाते हुए कि वो सबको अपने साथ ले डूबेगा, पर उसका सिर कचरे की तरह थुड़ की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। हीरो ब्रो कहता है कि वो उसके हॉर्न्स बेचने के लिए ले जाएगा, तभी अचानक उसकी बॉडी पर्पल ग्लो करने लगती है और एमसी चिल्लाता है कि भले ही ये उसकी लाइफ का आखिरी हिस्सा है, वो उन्हें अपने साथ लेकर मरेगा। इससे पहले कि हीरो कुछ कह पाता, पूरी जगह एक पर्पल फ्लैश में डूब जाती है और सबकी स्किन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। एमसी बस एक ही चीज सोच पाता है कि वो फकिंग स्टैंडर्ड्स पूरी तरह से गलत थे। अगर उसे ये पहले पता होता तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट डीमन किंग होता। बूम, एक फ्लैश ऑफ लाइट होती है, कोई बर्ज एडियास को बुला रहा है और लड़का जाग जाता है। बैम, सीधा ट्रेनिंग के बीचों बीच। उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं जो कंफ्यूज्ड हैं और वो भी उतना ही कंफ्यूज्ड है, जैसे हाँ, वो कहाँ है और वो जिंदा क्यों है? कोई बर्ज एडियास को आवाज लगाता है और उसे जल्दी से फ्रंट पर आने को कहता है। कितना अजीब नाम है यार। प्रोटैगनिस्ट वहां खड़ा इधर उधर देख रहा है और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। ये इम्पॉसिबल है। इंस्ट्रक्टर कहता है, बर्ज एडियास, तुम्हारा माइंड बहुत ब्रिलियंट है, फिर ग्रेजुएशन डे के दिन तुम इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों हो? प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि ये ग्रेजुएशन डे है, वही दिन जब उसे रेड मार्क मिला था। ये सिंबल होता है कि तुम एक डीमन किंग हो और तुमने अभी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट किया है। ये क्लियर हो चुका था कि वो 15 साल पास्ट में वापस आ गया है अपनी ट्रेनिंग के आखिरी दिन पर। वो लाइन में खड़ा है, कुछ समझ नहीं पा रहा, जबकि लोग कह रहे हैं सारे स्टूडेंट्स स्टेज पे आ जाओ, बहुत जल्द तुम इनक्रेडिबल डीमन किंग्स बनोगे, तो चलो अपनी ओट्स लेते हैं। और उसके लेफ्ट वाला लड़का बर्ज एडियास को अपने कमांडमेंट्स रीड करने को कहता है। और लो आ गया, डीमन किंग को टावर बिल्ड करना होगा, डीमन किंग को प्रिंसेस किडनैप करनी होगी, डीमन किंग को ब्ला ब्ला ब्ला, हर वो चीज जो उसे करना पसंद नहीं था। उसे देखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसे सब कुछ मुंह जबानी याद था। उसने इनमें से हर एक रूल को फॉलो किया था और एंड में हीरोज ने उसे एक खिलौने की तरह यूज किया और इसी वजह से उसकी मौत हुई थी। और अब वो चाहते हैं कि वो सबके सामने उन्हें रिसाइट करे या उससे भी बुरा सबके सामने स्वेयर करे कि वो इन रूल्स को फॉलो करेगा। वो गुस्से से पागल हो रहा था, अपने दांत पीस रहा था, जबकि उसके बगल वाला लड़का बोलता है, बर्ज एडियास, प्लीज डीमन किंग रूल्स पढ़ो। और तभी वो जोर से चिल्लाता है कि वो रिफ्यूज करता है। बाकी सारे स्टूडेंट शॉक्ड थे, जैसे ये अचानक से क्या हुआ, कल तक तो ये नॉर्मल था। और वो भड़कते हुए कहता है कि वो किसी भी बेवकूफी भरी चीज को करने की कसम नहीं खाएगा। उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बिल्कुल इडियोटिक और कंप्लीटली यूजलेस है। उसे नहीं पता कि इन रूल्स को किसने इन्वेंट किया, पर यह सब का सब गार्बेज है। उसके आसपास के डीमंस हक्के बक्के रह जाते हैं। सब लोग शॉक्ड हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा।
और वही वो दिन था जब हमारा प्रोटैगनिस्ट उस जगह का कचरा बन गया और बिल्कुल लास्ट रैंक पे ग्रेजुएट हुआ। और ऑनेस्टली ये फेयर भी है। भाई का लिटरली अभी अभी सिर काट दिया गया था उन्हीं रूल्स की वजह से। नेक्स्ट चैप्टर में कोई टेबल पर जोर से हाथ मारता है। ये डीमन किंग का आर्चड्यूक आर्केन है जो कहता है बर्ज इडियस, डीमन किंग स्टैंडर्ड्स की इंसल्ट करने के लिए तुम्हें अभी के भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। वो कोर्ट में खड़ा है और वो लोग उसे एक चांस दे रहे हैं, ये कहते हुए कि उसके एग्जाम्पलरी बिहेवियर को देखते हुए उसे अभी भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसने जो भी कहा उसे वापस ले और पूरे डीमन किंगडम से माफी मांगे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे एरियन भेज दिया जाएगा। सब जानते हैं कि वहां जाना बेसिकली एक डेथ सेंटेंस है। बाकी लोग चाहते हैं कि उसका सिर तुरंत काट दिया जाए। एक क्रिमिनल को दूसरा चांस क्यों देना? डीमन किंग कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वही जगह है जहां आज तक सारे डीमन किंग्स मारे गए हैं। पर बर्ज कहता है भेजो मुझे, मैं वहां जाकर ये प्रूव करूंगा कि तुम लोग जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो वो बिल्कुल गार्बेज हैं। उसी वक्त वो कहते हैं कि ये सच में एक सेकंड चांस डिजर्व नहीं करता। उसे तुरंत वहां भेज दिया जाएगा, पर उसे वहां जाने वाले डीमंस को मिलने वाले कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे और कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। जब तक उसका असाइनमेंट फिनिश नहीं हो जाता उसे डीमन किंग के किंगडम में वापस आने की कंप्लीटली मनाही है। और इसी के साथ उसे स्काई में बने एक गेट के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है। वो सोचता है वेल मुझे पता ही था कि वो स्टंट मारने के बाद यही होने वाला है। लो आ गया मैं एरियन में, वही सेम जगह जहां हीरोज ने मुझे मारा था। रिग्रेशन से पहले भी उसने इस जगह को पर्सनली चूज किया था क्योंकि उसे लगता था कि चूंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो उसे सबसे हार्डेस्ट प्लेस को ही कॉन्कर करना चाहिए। पर इस एरोगेंस की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी क्योंकि हीरोज उन्हीं स्टैंडर्ड्स को अब्यूज कर रहे थे। वो डायरेक्टली पहाड़ों के बीच में क्रैश लैंड करता है और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की माउंटेन रेंज में पहुंच जाता है। पर वो कसम खाता है कि इस बार ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस बार वो सिस्टम को अब्यूज करेगा। नेक्स्ट सीन एक छोटी सी बियर्ड वाले बंदे पर कट होता है जो अपनी शर्ट पहन रहा है और बिल्कुल शार्प लग रहा है। ये डीमन अकेडमी का टॉप ग्रेजुएट है गॉर्डन जूरी। और सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता दूं ये डीमंस अकेडमी का टॉप ग्रेजुएट है। हमारा प्रोटैगनिस्ट डीमन किंग अकेडमी से आया है और डीमन अकेडमी के टॉप ग्रेजुएट को डीमन किंग अकेडमी के टॉप ग्रेजुएट को सर्व करना पड़ता है। लोग कह रहे थे डैम गॉर्डन तुम तो इंसेनली लकी हो, तुम लॉर्ड डीमन बर्ज को सर्व करने वाले हो, तुम एक लेजेंड हो। डैम इट, अगर मैंने थोड़ी और मेहनत की होती तो मैं उन्हें सर्व कर रहा होता। गॉर्डन कहता है वहां सब अच्छे लोग हैं, रिलैक्स करो। पर वो मन ही मन सोच रहा है हाँ, पर कोई भी लॉर्ड बर्ज जितना ग्रेट नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसमें ड्रैगन डीमन ब्लड लाइन है, एक वंस इन अ मिलेनियम टैलेंट, एक प्रोडिजी जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उसके साथ सेम ईयर में ग्रेजुएट होना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। गॉर्डन जानता है कि उसे किसी भी डिमेंशन में भेज दिया जाए वो इस बंदे के साथ सब कुछ कॉन्कर कर लेगा और उसके साथ साथ गॉर्डन का नाम भी हमेशा के लिए डीमन किंग की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। पर फिर प्रोटैगनिस्ट चिल्लाया ये सब गलत है, डीमन स्टैंडर्ड्स बिल्कुल गार्बेज हैं। और फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर भी क्योंकि उसने बेस्ट ग्रेड स्कोर किए थे उसे भी यहां अर्गास कॉन्टिनेंट में भेजा जा रहा है। गॉर्डन सोच रहा है कि अब उसे इस बंदे के साथ क्यों फंसना पड़ रहा है। बर्ड सामने आता है। हे क्या चल रहा है? उन्होंने कहा था कि कोई डीमन मेरे साथ नहीं आएगा, पर उन्होंने फिर भी एक भेज ही दिया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा गॉर्डन। गॉर्डन जानना चाहता है कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है और गॉर्डन पैनिक होते हुए पूछता है कि उसने सबके सामने वो सब क्यों कहा। उसकी वजह से दोनों को एरियन भेज दिया गया है, एक ऐसी जगह जहां दोनों की मौत गारंटीड है। वो कहता है कि वो अपना सिर नोच लेगा। प्रोटैगनिस्ट उसे शांत होने के लिए कहता है और फिर वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। गॉर्डन ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? रिग्रेशन से पहले वो कितना कॉन्फिडेंट और शांत था। वो वहां खड़े होकर कहता था सर ये मुश्किल जरूर है पर आप और मैं मिलकर ये कर सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, पर अगर मैं इसको रिग्रेशन के बारे में बताऊंगा तो ये मुझे पागल समझेगा, इसलिए छोड़ ही दो। गॉर्डन रोता हुआ कहता है कि उसने जो भी कहा उसे भूल जाए, एंड में ये उसकी जॉब है तो ठीक है चलो चलते हैं। फर्स्ट डीमन किंग रूल कहता है तुम्हें डीमन किंग का टावर बिल्ड करना होगा, पर यह हिडन या किसी टेरेबल वेदर वाली जगह पर नहीं हो सकता। इसे ऐसी जगह होना चाहिए जहां हीरोज इसको आसानी से ढूंढ सकें। गॉर्डन कहता है सर ये जगह बहुत डेंजरस है, पहाड़ों से छिपी हुई है और यहाँ की स्नो भी बहुत थिक है, हीरोज को यहाँ आने में बहुत मुश्किल होगी, तो हमें कोई और जगह देखनी चाहिए। पर बर्ज कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, टावर यहीं पे बनेगा। वो जमीन में एक सीड प्लांट करता है क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है। गॉर्डन उसे वार्न करता है क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि आप डीमन किंग स्टैंडर्ड्स के कंप्लीटली अगेंस्ट जा रहे हैं? क्या आप सच में इस सबसे बेसिक रूल को भी तोड़ने वाले हैं? प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे समझ आ रहा है। एक डीमन होने के नाते ये बिलीफ्स गॉर्डन के अंदर घुसे हुए हैं, बट जिस किसी ने इस चीज को पर्सनली फेस किया है और देखा है कि इन रूल्स को फॉलो करने पर असल में क्या होता है, वो जानता है कि यही बेस्ट चॉइस है। वो अपनी मुट्ठी कस के बांधता है जब तक कि उसमें से खून ना निकलने लगे और कहता है सुनो गॉर्डन, डीमन किंग्स जो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं वो सब गार्बेज है, स्पेशली जब तुम यहाँ एरियन में रह रहे हो। जमीन हिलने लगती है, पहाड़ कांपने लगते हैं, सीड में से रेड एनर्जी फैलने लगती है, एक सर्कल अपीयर होता है और प्रोटैगनिस्ट कहता है एरियन हीरोज से पूरा भरा पड़ा है। तुम ये भी कह सकते हो कि यहाँ जरूरत से ज्यादा हीरोज मौजूद हैं। सिस्टम कहता है कि टावर ने डेमोनिक फ्लेम रेस और ड्रैगन ट्राइब के यूजर को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसका नाम बर्ज इडियाज है। आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट, उसका टावर समन होना शुरू हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यही वजह है कि डीमंस इस जगह पर लगातार मरते रहते हैं। इतनी बार डिस्ट्रक्शंस फेस करने के बाद ह्यूमंस को यह समझ आ गया था कि टावर्स के कुछ सर्टेन मैकेनिज्म्स होते हैं, इसलिए डीमंस जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं ह्यूमंस उन्हीं स्टैंडर्ड्स को उन्हीं के खिलाफ यूज कर रहे हैं। एक ऐसी जमीन पर जहां डीमंस जो भी करते हैं वो उन्हीं के खिलाफ यूज होता है, तुम ये कह सकते हो कि वो सब हीरोज के रूल से खेल रहे हैं। गॉर्डन पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है और तभी प्रोटैगनिस्ट एक छोटा सा 5 फ्लोर का टावर बनाता है। गॉर्डन कहता है ये किस तरह का टावर है, ये तो कितना छोटा है। प्रोटैगनिस्ट कहता है चलो अंदर चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर बहुत बड़ा और बिल्कुल खुला हुआ था।
गॉर्डन इधर उधर देखता है और कहता है, एक नॉर्मल टावर मॉन्स्टर्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और लैब्रिंथ से भरा होता, पर ये तो बिल्कुल खाली है। ये तो कुछ भी नहीं लग रहा। ये एक ऐसे डीमन किंग का टावर लग रहा है जिसके पास कोई प्रिविलेजेस ही ना हो, और स्पेशली डीमन किंग्स हॉल की बात करें तो सारे फ्लोर्स पूरी तरह से खाली हैं। वेल, सीट तो अब ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो अब हम उसे अंडू नहीं कर सकते। कम से कम हमें सेकंड स्टैंडर्ड तो फॉलो करना चाहिए। डीमन किंग को किसी प्रिंस या प्रिंसेस को किडनैप करना होता है, प्रेफरेबली उसे जो थ्रोन के आसपास हो। फिर वो कहता है, डीमन किंग मुझे आपको एक एडवाइस देने दीजिए। हमारे सबसे क्लोजेस्ट किंगडम कॉर्सन रीजन का उर्गस गेट है। वहां एक प्रिंसेस है जो बस थ्रोन पर बैठने ही वाली है। अगर हम उसे किडनैप कर लें और उस किंगडम का हेट्रेड अब्सॉर्ब करें तो हमारी पावर बहुत ग्रो करेगी। पर वो पहले ही सोच सकता था कि डीमन किंग इस बात के लिए रिफ्यूज करने वाला है। तभी प्रोटैगनिस्ट कहता है, नहीं, हम यही कर रहे हैं। बंदा हैरान होकर पूछता है, होल्ड अप, तो मतलब अब आप रूल्स को फॉलो करने वाले हो? वो एक्सप्लेन करता है, एक प्रिंसेस है जिस पर मेरी काफी टाइम से नजर है। गॉर्डन एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, वेल, अगर बात ये है तो फिर चलिए चलते हैं। पर प्रोटैगनिस्ट आंसर देता है, नहीं, तुम यहीं रुककर टावर को गार्ड करोगे। इस जगह को ऐसे ही खाली नहीं छोड़ा जा सकता। बंदा थोड़ा रिलीव्ड फील करने लगता है। थैंक गुडनेस, एंड में ये सच में एक डीमन किंग ही है। वो बस ग्रेजुएशन की वजह से थोड़ा स्ट्रेस्ड था, पर अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम शायद सच में कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट विंडो के पास खड़ा था और लड़का पूछता है, वेट, आपका क्या? आप कहां जा रहे हो? प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो इस टावर से सबसे दूर जगह पर जा रहा है, दूसरे कॉन्टिनेंट के सदर्न एज पर, द किंगडम ऑफ हिल्डरन। एक विंडो के थ्रू प्रोटैगनिस्ट अंदर घुस रहा है और छोटी प्रिंसेस बेड पर बैठी है। वो सबसे अननोन प्रिंसेस के पीछे आया था जिसके बारे में किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था, द 13th। वो चांद की रोशनी में सुपर काम तरीके से सामने आता है और कहता है, हे प्रिंसेस, मैं तुम्हें यहां लेने आया हूं। मीनवाइल गॉर्डन दुनिया के नॉर्थ साइड में अकेले खड़ा यही सोच रहा है कि आखिर उसका डीमन किंग रूल्स को फॉलो क्यों नहीं करता। छोटी प्रिंसेस जानना चाहती है कि वो आखिर है कौन। वो बताता है कि वो एक डीमन किंग है जो उसे यहाँ किडनैप करने आया है। पर प्रिंसेस अजीब तरीके से पूछती है कि क्या वो उसको हैंडल कर पाएगा। डीमन किंग को रियलाइज होता है कि यह लड़की थोड़ी अजीब है। ये कैसा सवाल था? क्या इसे लगता है कि डीमन किंग होना कोई मजाक है? वो कहता है, ऑब्वियसली मैं डीमन किंग हूं। वो अपने हाथ आगे करती है और कहती है, ठीक है, फिर ले चलो मुझे। उसे ये सब ऑड लगता है और वो कहता है, पता नहीं क्यों, पर तुम कुछ ज्यादा ही शांत लग रही हो। तुम क्या प्लान कर रही हो बच्ची? वो कहती है, मुझे पता था कि आज नहीं तो कल कुछ ऐसा जरूर होगा। मैं एक प्रिंसेस बॉर्न हुई हूं, तो मैं इन सब की पहले से ही उम्मीद कर रही थी। बर्ज रिप्लाई करता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपनी गार्ड डाउन होने दूंगा तो भूल जाओ। मैं भी काफी डेस्परेट हूं, इसलिए कोई चांस ही नहीं है कि मैं किसी को मुझे ट्रिक करने दूंगा। लड़की बस इतना कहती है कि वो कुछ भी प्लान नहीं कर रही है। वैसे भी वो एक स्पेसिफिक डे के लिए पहले से ट्रैप कैसे सेट कर सकती थी? इस बात का कोई सेंस थोड़ी बनता है। वो सोचता है कि एक ट्रैप लगाना डेडिकेशन का एक इंसेनली ओवर द टॉप लेवल होगा, पर उसे अभी भी एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। फिर भी वो तब तक उठ चुकी थी और पूछती है कि हम लोग कब निकल रहे हैं? तो हम वापस आ चुके हैं बर्ज के टावर पर। गॉर्डन सेलिब्रेट करता है, वो आप सेफ वापस आ गए। प्रोटैगनिस्ट बस इतना कहता है, इसको ऊपर ले जाओ और 4th फ्लोर पे रखो। गॉर्डन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, हाँ, हम इसे किसी सेल में नहीं डाल रहे। प्रोटैगनिस्ट कहता है, ये बिना कोई फाइट किए चुपचाप साथ आने को रेडी हो गई, तो इसलिए हमें इसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। फिर गॉर्डन कहता है, ठीक है, पर डीमन किंग, एक चीज है जो मुझे आपको बतानी है। वो लोग 4th फ्लोर पर पहुंचते हैं और वहां पर एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है। प्रिंसेस जमीन पर लेटकर सोचने लगती है, तो मैं सच में किडनैप हो गई हूं। यहां पर तो कुछ भी नहीं है, ना सर्वेंट्स, ना पिलो, ना ब्लैंकेट और ना ही कोई सुंदर सा गार्डन। ये मेरे किंगडम से पूरी तरह अलग है, पर ये बिल्कुल खराब भी नहीं था। सबसे वियर्डेस्ट किडनैपर एवर। प्रोटैगनिस्ट जानना चाहता है, वेट, मुझे बीस्ट टावर से एक इन्विटेशन आया है? गॉर्डन कहता है, हाँ, ये उनके न्यू डीमन किंग के आने की वेलकम पार्टी है। पर प्रोटैगनिस्ट कहता है, ऑनेस्टली मुझे लगता है ये बस एक पैथेटिक सा इन्विटेशन है, ताकि वो लोग मुझे ह्यूमिलिएट कर सकें या ऐसा ही कुछ। सब जानते हैं कि डीमन किंग्स इतने प्राउड होते हैं कि वो किसी दूसरे के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। फिर भी एरियन एक इतनी ब्रूटल जगह है और यहाँ के हीरोज इतने स्ट्रांग हैं कि ये दुनिया की उन गिनती की जगहों में से एक है, शायद इकलौती ऐसी जगह जहां वो लोग कभी कभी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। प्रोटैगनिस्ट को हमेशा लगता था कि वो लोग बहुत वीक हैं और उसने उन्हें इग्नोर करने का सोचा था, पर इस बार उसे कम से कम ये तो फिगर आउट करना ही चाहिए कि आखिर वो लोग हैं कौन। तो वो लोग बीस्ट टावर पहुंचते हैं। वहां का डीमन किंग खुद को ड्रैक्सटन बताता है और कहता है कि उसने इस जगह पर पिछले 70 सालों से रूल किया है, तो यही बच्चा यहाँ का नया डीमन किंग है। उसने सुना था कि ये बच्चा डीमन किंग ट्रेडिशन के अगेंस्ट चला गया था, पर ये इतना भी वर्थलेस नहीं है जितना ड्रैक्सटन ने एक्सपेक्ट किया था। बर्ज बस उसे सीधा पूछता है कि क्या ड्रैक्सटन फाइट करना चाहता है। उसे बस इतना बताना चाहिए कि आखिर उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। ड्रैक्सटन थोड़ा पास आता है और कहता है कि इस बच्चे को कुछ नहीं पता। उसे सीधा आर्च ड्यूक आर्केन से ऑर्डर्स मिले हैं इस पर नजर रखने के। आर्केन ने उसे पहले ही वार्न कर दिया था कि ये बच्चा आ रहा है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है, वेट, तुम्हारा मतलब वो एंशिएंट वैम्पायर? वुल्फ भड़कते हुए कहता है कि उसे आर्च ड्यूक के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो जमीन पर मीट फेंकता है और उससे उसे लिक करने को कहता है और बोलता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे माफ कर देगा। पर बर्ज उससे पूछता है कि क्या ड्रैक्सटन को सच में नहीं पता कि वो यहाँ क्यों है। ड्रैक्सटन कहता है कि ये बात तो ऑब्वियस है, उसे उन ऑर्थोडॉक्स रूल्स को ट्रैश टॉक करने की पनिशमेंट मिली है। प्रोटैगनिस्ट कहता है, हाँ, और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग डीमन किंग्स एक दूसरे को नहीं मार सकते। फिर वो जोर से उस मीट पर अपना पैर मारता है जिससे पूरा फ्लोर टूटकर बिखर जाता है और पूछता है कि क्या ड्रैक्सटन को सच में लगता है कि वो उन रूल्स को फॉलो करने वाला है। वो बड़ा वुल्फ डरकर कांपने लगता है और पूछता है कि आखिर ये किस तरह का ऑरा था।
फिर ड्रैक्स्टन कहता है, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आखिर आर्च ड्यूक ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें एक प्रिंसेस को किडनैप करना पड़ेगा, और अगर तुम 1 महीने में ऐसा नहीं कर पाए तो ब्ला ब्ला ब्ला। प्रोटैगनिस्ट पीछे घूमता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम ये जरूर पूछोगे, मैंने उसे ऑलरेडी किडनैप कर लिया है और वो एग्जैक्टली मेरे टाइप की है। प्रोटैगनिस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है? ये थोड़ा वियर्ड एक्ट कर रहा है। अब हम वापस 5 स्टोरी वाले टावर पर आ गए हैं। गॉर्डन कहता है कि उन्होंने आज सच में एक डीमन किंग की ऐसी मास्टरी और एक्सीलेंस दिखाई है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसमें कुछ खास नहीं था, वो बस ये मेक श्योर करना चाहता था कि वो बंदा उनके प्लान में दखल न दे, पर उन्हें तैयार रहने की जरूरत है, इसलिए गॉर्डन प्रिंसेस को चेक करने जाता है। उन्हें यह पता लगाना होगा कि वो उस प्रिंसेस का यूज कैसे कर सकते हैं। कुछ देर बाद वो सोच रहा था कि ऑर्थोडॉक्स रूल्स की इंसल्ट करने के कॉन्सिक्वेंसेस उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बुरे थे। फिर भी अगर दोबारा मौका मिला तो वो सेम चॉइस ही चूज करेगा। ऐसे कचरे के सामने सिर झुकाने से बेहतर है कि मर जाओ। वो सेम मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेगा, वो बिगनिंग से अपनी फाउंडेशन को रीबिल्ड करेगा। उसने बेस्ट रैंकिंग वाली प्रिंसेस को कैप्चर किया था, इसलिए उसे कुछ डीमन एनर्जी पॉइंट्स मिल रहे थे। दोनों तरफ से देखा जाए तो ये अभी भी सबसे सेफेस्ट मेथड था। तभी वो देखता है कि उसके पास 13,000 पॉइंट्स आ चुके हैं और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वेट, मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स कहां से आ गए? अचानक उसे बीस्ट टावर से एक रिकॉर्डिंग रिसीव होती है। ड्रैक्स्टन कहता है, किड, मुझे तुम्हें कंग्रेचुलेट करना होगा। हमारी पहली मीटिंग थोड़ी रफ जरूर थी, पर मुझे तुम्हारी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने वो कर दिखाया जो एरियन में आज तक कोई नहीं कर पाया, और तुमने ये बहुत फास्ट किया। मैं टोटली इंप्रेस्ड हूं। लगता है वो ऑर्थोडॉक्स रूल्स को इंसल्ट करने वाली पूरी एक्टिंग बस एक दिखावा थी। प्रोटैगनिस्ट को फौरन लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। गॉर्डन भागते हुए आता है। डीमन किंग, एक प्रॉब्लम हो गई है। वो 4th फ्लोर, वहां पूरा एक गार्डन बन चुका है। जब प्रोटैगनिस्ट अंदर जाता है तो देखता है कि उस जगह का पूरा मैप ही नेचुरली ट्रांसफॉर्म हो गया है। वो छोटी प्रिंसेस वहां कुछ स्पिरिट्स के साथ खेल रही है जो उसके आसपास फ्लाई कर रही थी। प्रोटैगनिस्ट को तभी रियलाइज होता है, इस लड़की ने टावर के अंदर पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा करने के लिए किसी को चारों एलिमेंट्स का मास्टर होना जरूरी था। उसे पूरा यकीन था कि उसने 13th प्रिंसेस को कैप्चर किया है, जो सबसे वीकेस्ट और यूजलेस थी। उसकी पूरी लाइफ टाइम में इतनी पावर तो सिर्फ स्पिरिट्स के पास ही होती थी, इसलिए वो कहता है, तुम 13th प्रिंसेस नहीं हो। वो रिप्लाई करती है, तो आपको लगा मैं हेल न हूं। वो पूछता है, वेट, फिर तुम कौन हो? वो बताती है कि उसका नाम अर्ना हिल्डरन है। वो सबसे फर्स्ट प्रिंसेस है। ओह नो। दूसरी तरफ किंगडम ऑफ हिल्डरन में हर जगह केओस मचा हुआ था, जहां किंग गुस्से से चिल्ला रहा था और ये जानना चाहता था कि उसकी सबसे फेवरेट प्रिंसेस को किसने कैप्चर किया है। वो अपनी आर्मी भेज रहा है, उन्हें ऑर्डर देते हुए कि उसे किसी भी हाल में तुरंत वापस लाया जाए। सीन वापस प्रिंसेस पर कट होता है, जहां वो कहती है कि इसलिए ही उसने पूछा था कि क्या वो उसे हैंडल कर पाएगा। प्रोटैगनिस्ट अभी भी कंफ्यूज था। अपनी पास्ट लाइफ में उसने एक ऐसी प्रिंसेस के बारे में सुना था जो एक एलिमेंटल जीनियस थी। टेक्निकली वो हमेशा माना से ओवरफ्लो होती थी, तो आखिर उसने इस माना को डिटेक्ट कैसे नहीं किया? वो उसे अपनी रिंग दिखाती है और कहती है कि इसने उसके माना को छिपा लिया था। ये एक ऐसा ट्रेजर है जो रॉयल फैमिली की हर जनरेशन को दिया जाता है। इससे उसे उसके सवाल का जवाब मिल जाता है। तो क्या अब वो उसे वापस भेजना चाहता है? प्रोटैगनिस्ट उसे घूरता है और उसे रियलाइज होता है कि अब वो एग्जैक्टली उसी सेम सिचुएशन में फंस चुका है जो वो कभी नहीं चाहता था। पर उस प्रिंसेस को वापस भेजना एक इटर्नल ह्यूमिलिएशन वाली बात होगी। इस दुनिया का कोई भी किंगडम किसी कायर से नहीं डरता, और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए डीमन एनर्जी कलेक्ट करना इंसेनली हार्ड हो जाएगा। तो बात यह है, उसे अब इस प्लान के साथ आगे बढ़ना होगा। सिस्टम अनाउंस करता है कि डीमन किंग बुर्जा के लिए हेट्रेड डिटेक्ट हो रही है। डीमन पॉइंट्स का बढ़ना रुक ही नहीं रहा, वो ऑलमोस्ट 20,000 पर पहुंच गया है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है, तो उन्हें पता चल गया कि मैंने ही उसे किडनैप किया है। फिर वो कहता है, इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि तुम 13th प्रिंसेस नहीं हो, तुम अभी भी मेरी प्रिजनर हो। सीन किंगडम ऑफ रायडरन पर शिफ्ट होता है, जहां किंग आग बबूला हो रहा है और उन्हें ऑर्डर दे रहा है कि उस इडियट डीमन किंग को मार डालो और प्रिंसेस को वापस लाओ। पर उन्हें अभी भी नहीं पता कि इसके पीछे किसका हाथ है। कोई कहता है, योर मैजेस्टी, हमें अभी तक नहीं पता कि ये किस डीमन किंग ने किया है। हम पेट्रोल्स भेज रहे हैं, पर हमें थोड़ा टाइम दीजिए। किंग गुस्से से उबल रहा है, चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी करो, पता लगाओ और उसे वापस लेकर आओ। पीछे खड़ा एक ह्यूमन कहता है, कुछ तो अजीब है माय किंग। डीमन किंग ऑफ लस्ट ने हाल ही में एक दूसरे नेशन की प्रिंसेस को कैप्चर किया था और हीरोज ने उसे मार दिया। मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, तो फिर कोई और डीमन किंग आकर हमारी प्रिंसेस को किडनैप क्यों करेगा? लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, जबकि किंग अभी भी गुस्से में कहता है कि अब बात समझ आई। ये जरूर कोई नया बंदा होगा जिसे नहीं पता कि क्या हुआ था। एक नाइट आगे आता है और कहता है कि उन्हें टेलीपोर्टेशन मैजिक के ट्रेसेस मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये नॉर्दर्न रीजन से उर्गाश माउंटेन्स की तरफ से आया है। किंग कंफ्यूज हो जाता है, वेट, उर्गाश माउंटेन्स? तो हम वापस बुर्जा के टावर पर आ गए हैं। गॉर्डन डीमन किंग को वार्न करता है, उनकी आर्मी जल्दी ही यहां पहुंचने वाली है। क्या आपको नहीं लगता कि एक पूरी ट्रूप का सफाया करने के लिए ये बहुत जल्दी है? पर वो कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। रायोडोरन की आर्मी यहां तक पहुंच ही नहीं सकती। स्ट्रेटेजी टेबल पर लोग कह रहे हैं, उर्गश माउंटेन्स बिल्कुल नॉर्थ में है और हम साउथ में हैं। हम वहां पहुंच कैसे सकते हैं? लॉजिस्टिक्स ऑलरेडी एक नाइट में है और हर नेशन को हमारी आर्मी को अपने रास्ते से गुजरने की परमिशन देनी पड़ेगी। प्रोटैगनिस्ट को पूरा यकीन है कि वो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमंस अभी भी आपस में लड़ रहे हैं। तो किंग कहता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें हीरोज गिल्ड से हेल्प लेनी पड़ेगी, जिन्होंने पहले ही उसको रेस्क्यू करने का मिशन पोस्ट कर दिया है। सब सोच रहे हैं, उन्होंने रायडोरन की प्रिंसेस को किडनैप कर लिया। ये डीमन किंग तो इनसेन है। प्रॉब्लम ये है, सब जानते हैं कि उर्गाश मॉन्स्टर से भरा पड़ा है। ये बहुत ज्यादा दूर है और एक ब्रूटल ट्रिप है। हीरोज इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और कह रहे हैं कि इस बार रायडोरन खुद इस प्रॉब्लम से डील कर सकता है। वो उस किंग के लिए मरने नहीं वाले। बुर्जा को हमेशा से पता था कि वो खुद को हीरोज बुलाते हैं, पर वो सब पैसे के लिए काम करते हैं।
वो उस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में डालकर इतनी दूर नॉर्दर्न माउंटेन तक नहीं आएंगे, और एग्जैक्टली इसी वजह से उसने अपना बेस यहां सेट किया था। गॉर्डन इस बात पर सोचता है, लगता है कि इस बार रूल्स फॉलो ना करना सच में काम कर गया। भले ही इन डिसीजंस का कोई सेंस न बनता हो, पर ये एरियन में काम कर रहे हैं। वो अभी अभी इस जगह पर आया है, पर ऐसा लगता है जैसे वो पहले भी यहां आ चुका है। किंग फिर से आग बबूला हो जाता है और जानना चाहता है कि कोई भी हीरो सामने क्यों नहीं आ रहा। वो गुस्से में अपना हाथ अपने ही चेहरे पर मारता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों की परवाह है। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि इसी वजह से उन्हें उस पर अटैक करने के लिए एक डिसेंट पार्टी बनाने में टाइम लगेगा। तब तक वो पॉइंट्स इकट्ठे करेगा और कुछ क्रीचर्स खरीद लेगा। ये बंदा उस अटैक के लिए अपने कैसल को प्रिपेयर कर रहा है, पर भले ही वो पॉइंट्स गेन कर रहा हो, एक रियल असॉल्ट को रोकने के लिए ये किसी भी एंगल से काफी नहीं है। तो वो कहता है, गॉर्डन, ड्रैक्सटन को कॉन्टैक्ट करो, मैं डीमन एनर्जी सेल करना चाहता हूं। गॉर्डन कहता है ओके, पर फिर वो घबरा कर पूछता है कि उसके कहने का क्या मतलब है। उसे कुछ समझ नहीं आता। डीमन एनर्जी एक डीमन किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी होती है। ये उनकी पूरी प्रजाति में बहुत लिमिटेड होती है। इसी का यूज करके वो क्रीचर समन करता है और टावर को अपग्रेड करता है। तो फिर इसको ह्यूमन मनी के लिए ट्रेड क्यों करें? प्रोटैगनिस्ट कहता है, हाँ मुझे पता है, ड्रैक्सटन यहाँ काफी टाइम से है और वो इसके लिए एक अच्छा अमाउंट पे करेगा, पर उन्हें रोकने के लिए ये काफी नहीं है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि पैसों से एक ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूँ। सीन रायदोरन द फोर्ट्रेस सिटी पर शिफ्ट होता है। एक हुडेड फिगर कुछ सोल्जर्स के पास चलकर आता है जो उसे रुकने को कहते हैं, और वो खुद को एक मर्सनरी इंट्रोड्यूस करता है। वो उनके हाथ में एक कॉइन उछालता है। सोल्जर खुश होकर उसे अंदर जाने देता है। ये हमारा प्रोटैगनिस्ट बुर्जा है। फर्स्ट स्टेप, एक ऐसा गाइड ढूंढना जो उसे इस सिटी के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन फीड कर सके। स्कारलेट मर्सनरीज के बेस पर कुछ लोग बात कर रहे हैं। हे कैप्टन, क्या हमें यहां से निकल नहीं जाना चाहिए? एक दूसरा बंदा आंसर देता है, क्यों? ये जगह बढ़िया है। सोल्जर्स मॉन्स्टर्स को मारते हैं और हम यहां बस आराम से बैठे रहते हैं। इस दुनिया में इससे बेहतर जगह और कौन सी होगी? एक बंदा अपना मग उठाते हुए कहता है, क्या तुमने न्यूज नहीं सुनी? लगता है उर्गाश माउंटेन्स में एक नया डीमन किंग टावर आया है। वो बंदा रिप्लाई करता है, आर यू सीरियस? क्या तुम्हें नहीं पता कि डीमन किंग्स ऐसे ह्यूज टावर्स बनाते हैं जहां हर कोई आसानी से पहुंच सके? एक और बंदा कहता है, मैंने सुना है उन्होंने रायद्रन की प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है। पर वो जवाब देता है, नो वे, जैसे कि वो उसे इतनी दूर जाकर किडनैप करेंगे। हीरोज वहां अटैक ही कैसे करेंगे जिससे वो अपने मॉन्स्टर्स का यूज कर सके? तब एक बड़ी नाक वाला बंदा कहता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ऐसा लगता है कि हीरोज गिल्ड ने प्रिंसेस को बचाने से मना कर दिया है। वो बंदा अपने पैर टेबल पर रखता है और कहता है, हाँ ठीक है, जैसे कि हीरोज कभी किसी चीज के लिए मना करेंगे। एक हेयर बहुत वैल्यूएबल होता है। वो लोग बस टाइम पास कर रहे हैं ताकि वो किंग से जितना हो सके उतना पैसा निचोड़ सके। तुम्हें याद रखना चाहिए कि ये हीरोज कैसे होते हैं। ठीक उसी वक्त प्रोटैगनिस्ट उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसे समझ आ गया कि क्या चल रहा है। वो बंदा बुरी तरह डर जाता है और जानना चाहता है कि वो कौन है। प्रोटैगनिस्ट कहता है, वाओ, तुम लोग तो सच में काफी वेल इन्फॉर्म्ड हो। अब ऐसा होगा, तुम में से एक यहाँ रुकेगा और बाकी सब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, अभी के अभी। वो वहां आकर सीन क्रिएट करता है और ऑब्वियसली वो लोग उसकी बात नहीं सुनने वाले थे। वो सीधा उस पर अटैक करने दौड़ते हैं, पर जब वो लोग हवा में ही होते हैं, उनमें से हर एक को पेट, चेहरे और नाक पर एक जोरदार हिट लगता है और वो सब जमीन पर ढेर हो जाते हैं। वो पूरे ग्रुप को पलक झपकते धूल चटा देता है। तभी एक बड़ा सा मसल हेड अपना हैमर घुमाते हुए आता है और ऐसा लगता है कि ये स्ट्राइक बिल्कुल क्लीन पड़ने वाली है, पर प्रोटैगनिस्ट एक स्माइल के साथ उसे ब्लॉक कर लेता है। वो बंदा डर के मारे कांपने लगता है। साइड से कुछ क्रॉसबोज फायर होते हैं। एक और स्ट्राइक सीधा दीवार पर जाकर लगती है। सारे हंटर्स बस यही सोच रहे हैं, ये किस तरह का मॉन्स्टर यहाँ चला आया है। और हाँ, टेक्निकली वो एक मॉन्स्टर ही है। पब के अंदर पूरा केओस मचा हुआ है और बाहर के लोग बस यही अज्यूम करते हैं कि वो इडियट्स फिर से आपस में लड़ रहे होंगे। रोज की वही कहानी, सिवाय इसके कि आज मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस है, क्योंकि सब के सब बेसिकली जमीन पर हाफ डेड पड़े हैं। प्रोटैगनिस्ट उस बंदे के पास जाता है और कहता है, डरो मत, अगर तुमने सब कुछ सही सही बता दिया तो तुम यहाँ से जिंदा बाहर जाओगे। वो बंदा कहता है, पूछिए, वो सब बताएगा। फर्स्ट थिंग जो वो पूछता है, स्लेव मार्केट कहाँ है? डैम, प्रोटैगनिस्ट गेम को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया है। वो डेमोनिक एनर्जी सेल करके ह्यूमंस को आपस में लड़वाने वाला है। प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्होंने उसे बिट्रे कर दिया तो, राइट? वो लोग ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं और केजेस में पहले लोगों को देखते हुए वो पूछता है, क्या ये सिर्फ ह्यूमन स्लेव्स हैं? वो बंदा थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है, हाँ, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? हमारा गाय एक गोल से भरी थैली उछालता है और कहता है, तुम्हारे पास जो सबसे रेयरेस्ट चीज है मुझे वही चाहिए। सेलर कहता है, ऑलराइट, मेरे साथ आइए। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि इस बंदे का दिमाग ठीक नहीं है। उसने अभी ऑलमोस्ट अपने ही एक सबऑर्डिनेट को मरवा दिया था और अब वो पैसे देखकर स्माइल कर रहा है। डीमंस का डेमोनिक एनर्जी के लिए पागल होना बेसिकली वैसा ही है जैसा ह्यूमंस का पैसों के लिए पागल होना। सेलर उसे उस रास्ते पर आने को कहता है और सीन गॉर्डन के साथ चल रही एक कॉन्वर्सेशन पर कट होता है, जो जानना चाहता है कि आखिर उसने ह्यूमन मनी का करना क्या है। वो बताता है कि वो स्लेव्स खरीदने वाला है, स्पेसिफिकली वो अदरवर्ल्ड स्पीशीज जिन्हें ह्यूमंस ने कैप्चर किया है। एक एल्फ अपनी इंटेग्रिटी की वजह से एक ग्रेट ऑप्शन रहेगा। वो बंदा एक स्पाई की तरह काम करेगा और हीरोज के बीच में केओस फैला देगा। सीन हीरो हिलन कारगिल पर स्विच होता है, जो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है। उसे प्रिंसेस को बचाने का जॉब मिल जाता है और वो कहता है कि वो उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो उसे रेस्क्यू करेगा और उस डीमन किंग का सिर काट कर लाएगा। ये सब बस जस्टिस के नाम पर। डील पर वापस आते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये परफेक्ट रहेगा क्योंकि एल्व्स स्पेशली अपनी इनोसेंस के लिए जाने जाते हैं। फिर सेलर अपने हाथों को मलते हुए आता है और कहता है, तो मेरे दोस्त, आप यहाँ क्या खरीदने आए हैं? प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैं यहाँ एक एल्फ स्लेव खरीदने आया हूँ और ये बंदा बिल पे करेगा। वो मर्सनरी थोड़ा हिचकिचाता है, उसे एक गुस्से वाली लुक देता है
और फिर कॉइन्स देते हुए कहता है नहीं, देखिए उनके पास पे करने के लिए पैसे हैं। तभी प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे कुछ कंफर्म करना है और उन दोनों को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। सेलर उसे वार्न करता है कि एल्फ थोड़ा बर्जर्क हो सकता है, पर मर्सनरी कहता है कि उसकी चिंता मत करो। बुर्जा उसके मजल को तोड़ देता है और कहता है एक नोबल एल्फ को स्लेव की हालत में देखकर दुख होता है। एल्फ इमीडिएटली उसकी एनर्जी को सेंस कर लेता है और पूछता है कि क्या वो एक डीमन है, और जानना चाहता है कि आखिर एक डीमन एक एल्फ को क्यों खरीद रहा है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो यहाँ उसे ह्यूमन से अपना बदला लेने का चांस देने आया है, पर एल्फ कहता है कि उसे ना ह्यूमंस पर ट्रस्ट है और ना ही डीमंस पर। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके साथ सब अलग होगा। अगर एल्फ अगले 50 साल के लिए अपनी लॉयल्टी स्वेयर करता है तो वो उसकी सेफ्टी और उसके बाद आजादी की गारंटी लेता है। और एक एल्फ कितनी लंबी लाइफ जीता है उसे देखते हुए 50 साल कोई बहुत लंबा टाइम भी नहीं है। पर एल्फ कहता है तुम एक डीमन हो, तुम्हारी रेस उस वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहती है जिसे एल्फ सर्व करते हैं। मैं तुम जैसे किसी पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूं? और ऑनेस्टली ये पहले से ही काफी अजीब है कि तुम एक डीमन किंग होकर यहाँ एक एल्फ से मदद मांग रहे हो। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इस कमीने ने तो बिल्कुल पते की बात कह दी, पर वो आंसर देता है फाइन, तो हम ऐसा करेंगे। मैं डीमन किंग रूल बुक की कसम खाता हूं कि मैं कभी भी उस वर्ल्ड ट्री पर एक उंगली भी नहीं उठाऊंगा। एल्फ पूरी तरह दंग रह जाता है। वो जानता है कि डीमंस के लिए वो रूल्स उतने ही सेक्रेड हैं जितना एल्फ्स के लिए उनका ट्री है। और प्रोटैगनिस्ट अपनी बात ये कहकर खत्म करता है कि इसके बदले में उसे सिर्फ इतना चाहिए कि एल्फ 50 साल तक उसे फॉलो करे। एल्फ हंसता है और कहता है कि वो सच में एक अजीब डीमन है, पर अगर वो इस हद तक जाकर ऐसी कसम खा रहा है तो ठीक है। उसका नाम मेपल ट्राइब से ग्रेनेडा है और वो कसम खाता है कि वो उस डीमन किंग को फॉलो करेगा जिसने इस बंदे को यहाँ भेजा है। तभी बुर्जा कहता है नहीं, डीमन किंग मैं ही हूँ। ग्रेनेडा वहां चुपचाप खड़ा रह जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है कि ये तो हिलेरियस है। हाँ जरूर, एक डीमन किंग किसी गिरी हाली जगह पर आकर एक स्लेव खरीद रहा है। ये किस तरह का डीमन किंग हुआ? वो जरूर कंगाल और बिना किसी पावर वाला होगा। अगर वो सच में एक डीमन किंग है तो ग्रेनेडा कसम खाता है कि वो उसकी 100 साल तक मदद करेगा, क्योंकि वो जरूर बहुत डेस्परेट होगा। उस जबरदस्त रोस्ट के बाद हम वापस टावर पर आ गए हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है वेल, जैसा कि तुमने कहा था, तुम अब मेरी 100 साल तक मदद करने वाले हो। ग्रेनेडा शॉक में बोलता है व्हाट द हेल, तो तुम सच में डीमन किंग हो? होल्ड ऑन, कुछ तो गड़बड़ है। और वैसे भी मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ये टावर इतना खाली होगा। 3rd फ्लोर तक तो लिटरली कुछ है ही नहीं। 4th फ्लोर पर बस नेचर ही नेचर है और 5th बिल्कुल खाली है। इस जगह पर एक सिंगल मॉन्स्टर तक नहीं है। क्लियर है कि तुम 1 साल भी नहीं टिकने वाले। हीरोज तुम्हें यहीं पर मार डालेंगे। प्रोटैगनिस्ट बस अपना ऑरा एक्सपैंड करता है और पूछता है कि क्या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल गया है। तुरंत ग्रेनेडा को रियलाइज हो जाता है कि इस कमीने के पास सच में एक डीमन किंग वाली पावर है। टावर भले ही अजीब तरीके से खाली हो, पर कम से कम उर्गाश रीजन के मॉन्स्टर्स ने उन पर अटैक नहीं किया, क्योंकि कोई भी एक डीमन किंग के साथ पंगा लेने का रिस्क नहीं लेना चाहता। अब कोई रियल चॉइस ना होने की वजह से ग्रेनेडा ट्री ऑफ लाइफ की कसम खाता है। वो अगले 100 सालों तक अपनी लॉयल्टी स्वेयर करते हुए इस जगह पर रहेगा। उसे पूरा यकीन था ये बंदा इतनी दूर उसे यहाँ लेने आया था, कम से कम उसे एक इंपॉर्टेंट रोल तो मिलेगा। अगर वो इस इविल प्लान को फॉलो करके अपना रिवेंज ले पाया तो ये परफेक्ट रहेगा। फिर बुर्जा उसकी तरफ देखता है और कहता है ऑल राइट, तुम मेरे लिए खाना बनाना शुरू कर सकते हो। ग्रेनेडा दंग रह जाता है। तुम्हारा खाना बनाने से क्या मतलब है? और हम देखते हैं कि वो पहले से ही वेजिटेबल्स काट रहा है और अभी भी कंफ्यूज है। मुझे यहाँ किसी इंपॉर्टेंट प्लान का हिस्सा बनने के लिए नहीं लाया गया था। और अर्नन उसके बिल्कुल बगल में मजे से खड़ी थी और कह रही थी कि ये देखकर अच्छा लगा कि फाइनली उसकी मदद करने के लिए कोई तो आया। शायद आज वो लोग कोई वेजिटेबल ब्रेड जैसा कुछ बना सकते हैं। थोड़ी देर बाद 5th फ्लोर पर डिनर के टाइम पर इस जगह पर मौजूद सारे लोग वहां जमा थे, सिर्फ 4 लोग। ग्रेनेडा पूछता है डीमन किंग, वो लड़की वहां पर, वो कहीं उस किंगडम की किडनैप्ड प्रिंसेस तो नहीं है? प्रोटैगनिस्ट कहता है हाँ, ये वही है, अर्नन हिल्डरैन। ग्रेनेडा चिल्लाता है नो वे, तुमने उस मेन कंट्री की प्रिंसेस को इस छोटे से 5 फ्लोर के टावर के दम पर उठा लिया? प्रोटैगनिस्ट कहता है इसीलिए तो मैं तुम्हें खरीदने गया था। अब चुपचाप बैठो और खाना खाओ। ग्रेनेडा को अभी भी समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब था, जबकि प्रोटैगनिस्ट अर्नन की कुकिंग को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। 4th फ्लोर पर ग्रेनेडा पूछता है वेट, क्या तुम यहाँ मुझसे हीरोज के खिलाफ फाइट करवाना चाहते हो? प्रोटैगनिस्ट कहता है नहीं, अगर वो यहाँ तक पहुंच गए तो सब खत्म, हम सब मारे जाएंगे। तुम बेसिकली मेरे लिए उस ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाले हो। ग्रेनेडा को बात समझ आ जाती है। तुम चाहते हो कि मैं एक स्पाई बनूं? प्रोटैगनिस्ट कहता है हाँ, पर पहले उसे ये देखना होगा कि ये बच्चा क्या क्या कर सकता है। ग्रेनेडा भड़कते हुए कहता है होल्ड ऑन, तुम्हें क्या लगता है ये क्या चल रहा है कि मैं डीमन किंग को उसके खुद के टावर के अंदर हरा दूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? प्रोटैगनिस्ट कहता है ऑल राइट, फिर मैं सिर्फ अपना एक हाथ यूज करूंगा और कोई डिमोनिक एनर्जी यूज नहीं करूंगा। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 50 साल के लिए कट कर दूंगा। ग्रेनेडा रेडी हो जाता है और कहता है कि बेहतर होगा वो अपनी इस बात से ना मुकरे। फिर वो उस पर एक स्टोन अटैक सीधा थ्रो करते हुए चार्ज करता है। प्रोटैगनिस्ट उसे ब्लॉक करता है और कहता है एक लॉकअप में पड़े हुए स्लेव के हिसाब से ये बुरा नहीं था। क्या तुम इस 4th फ्लोर से माना अब्जॉर्ब करके पावर अप हो रहे हो? ग्रेनेडा कहता है अब इस बात की कंप्लेन करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उसने बेट लगाई थी और अब वो अपने पास मौजूद हर चीज का यूज कर रहा है। तभी जमीन फाड़कर प्लांट्स बाहर आते हैं और उसके पैरों को जकड़ लेते हैं और ग्रेनेडा उसे अपना मुंह खोलने को कहता है, क्योंकि अब वो अपने 50 साल वापस लेने वाला है। बुर्जा स्माइल करता है और कहता है फाइन, पर उसे याद रखना चाहिए कि वो किससे फाइट कर रहा है। वो अपना एक ड्रैगन हैंड एक्टिवेट करता है और कहता है कि इसे यूज करने के लिए उसे डिमोनिक एनर्जी की जरूरत ही नहीं है और ग्रेनेडा को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मरेगा नहीं। पहाड़ों के बीच एक जोरदार एक्सप्लोजन गूंजता है और अब हम मर्सनरीज बेस पर आ गए हैं। वो अजीब बंदा उसे सल्यूट करता है और कहता है कि उसे दोबारा देखना एक ऑनर की बात है। प्रोटैगनिस्ट कहता है मैं यहाँ तुम लोगों को 1 साल के लिए हायर करने आया हूँ। वो बंदा तुरंत कहता है ऑल राइट, आप हमें हायर कर सकते हैं। आप क्या पे कर रहे हैं?
पीछे खड़े बाकी पिटे हुए लोग कह रहे हैं कि उस कमीने के पास बहुत पैसा है, पर उसने सबकी ऐसी तैसी करके रख दी। प्रोटैगनिस्ट कॉइन्स का थैला जमीन पर फेंकता है और कहता है, ये तुम्हारी अपफ्रंट पेमेंट है। उन पिटे हुए बंदों में से एक कहता है, ये बंदा पूरा इंसेन है, मुझे तो ये हमेशा से पसंद था, तुम्हारा क्या ख्याल है? लीडर रियलाइज करता है कि उसकी स्क्वाड उसकी उम्मीद से भी ज्यादा फायर्ड अप है, उसे नए लोगों की जरूरत है। तभी प्रोटैगनिस्ट कहता है, एक और चीज, तुम इस बंदे को यहां हायर कर रहे हो, इसको अपनी टीम में रखो, और जब मैं इसे बताऊंगा तब ये आगे मेरे ऑर्डर्स पास करेगा। कैप्टन चुपचाप अपना सिर हिलाता है, जबकि बाकी सब कहते हैं, हे, क्या हमें कम से कम ये नहीं पता होना चाहिए कि ये है कौन? किसी अजनबी को टीम में रखना रिस्की हो सकता है। तभी वो ग्रेनाडा को बुरी तरह पिटे हुए हालत में देखते हैं, जो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा था। सब लोग ये देखकर इमोशनल हो जाते हैं, जैसे कि वो उन्हीं में से एक हो। वो लोग क्राउड बनाकर उसे वेलकम करते हुए कहते हैं कि अब से वो टीम का पार्ट है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि भले ही वो एक मीडियोकर मर्सनरी ग्रुप दिखते हों, पर वो उर्गाश में ऑपरेट करते हैं। उस रीजन में ऐसे लोग ढूंढना बहुत मुश्किल है जो इस तरह की किसी चीज के लिए अग्री करें। और बुर्जा को एग्जैक्टली पता है कि र्यूडविन के बुलावा पर कौन सा हीरो आएगा। हिलन कार्गिल, वही बंदा जिसने डीमन किंग ऑफ लस्ट को मारा था। वो कहता है, रेड फैल्कन मर्सनरीज, ये तुम्हारा पहला मिशन है। हिलन कार्गिल को इन्वेस्टिगेट करो, उस हीरो को जिसे र्यूडविन ने हायर किया है। वो सब अग्री करते हैं। वापस बुर्जा के टावर पे आके वो कहता है, अब जब उसने हीरो वाली सिचुएशन ग्रेनेडा पे छोड़ दी है, तो अब उसके स्ट्रॉन्गर बनने की बारी है। डिमोनिक एनर्जी पॉइंट्स का यूज टावर या खुद डीमन किंग को अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। और बुर्जा के लिए, जिसने अपने सारे पॉइंट्स बेच दिए थे, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का बस एक ही रास्ता बचा था, स्पिरिचुअल ब्लूमिंग, एक माना क्रिस्टल जो नेचर के माना को अब्सॉर्ब करने के बाद फॉर्म होता है। जब तुम इसे कंज्यूम करते हो तो ये तुम्हें एक स्ट्रेंथ बूस्ट देता है। क्योंकि माउंट रुगाश के माना को आज तक शायद ही किसी ने अब्सॉर्ब किया था, ये उससे पूरा भरा पड़ा है, और इस वजह से वहां बहुत रिफाइंड माना ब्लूम्स बन जाते हैं। बेसिकली ये जगह ट्रेजर से भरी पड़ी है। उस जैसे एक डीमन के लिए ऑब्वियसली ये डिमोनिक एनर्जी जितना इफेक्टिव तो नहीं है, पर उसके पास यही एक रास्ता बचा है। तो वो कहता है, मैं बाहर निकल रहा हूं गॉर्डन, मैं कुछ स्पिरिट ब्लूम्स हंट करने जा रहा हूं। गॉर्डन कहता है, डीमन किंग, आपका दिमाग खराब हो गया है। आपको पता है उन्हें ढूंढना किसी डेजर्ट में सुई ढूंढने बराबर है, और मॉन्स्टर्स कोई पेट्स नहीं है, वो आपको देखते ही सेकंड में अटैक कर देंगे। बुर्जा कहता है, मॉन्स्टर्स उसकी चिंता का सबसे आखिरी हिस्सा है, उनसे निपटना आसान है, असली प्रॉब्लम तो उन फ्लावर्स को ढूंढना है। गॉर्डन कहता है, ये तभी आसान होगा अगर उनके पास एक एक्सीलेंट माना डिटेक्टर हो, और हाँ, हमें पहले से ही पता है कि ये बात किस तरफ जा रही है। कोई दरवाजा नॉक करता है और अर्नन आकर पूछती है कि क्या वो बिजी हैं। उसी पल उन दोनों के दिमाग में सेम आइडिया आता है, और अब हम उसके साथ बाहर आ चुके हैं, जहां वो मजे कर रही है और कहती है कि वो सुपर एक्साइटेड है। पिछले कुछ दिनों से वो काफी डाउन और बोर हो रही थी, कम से कम उसने अपना प्रॉमिस निभाया और उसे 4th फ्लोर दे दिया। प्रोटैगनिस्ट कहता है, हाँ, वो हमेशा के लिए इस 4th फ्लोर को रख सकती है अगर वो मेरे लिए कुछ स्पिरिट ब्लूम्स ढूंढ दे। जबकि अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि 4th फ्लोर को तो उसके प्लांट्स ने ऑलरेडी पूरी तरह कैप्चर कर लिया है, वो और कर भी क्या सकती है। खैर, जो भी हो, उसे इस फैक्ट को तो मानना ही पड़ेगा कि ये लड़की उसके डीमन टावर को डेकोरेट करना चाहती है, जो अपने आप में ही काफी क्रेजी है। इसी बीच अर्नन खुशी से पागल हो रही है। उसे लगा था कि उसे टावर से बाहर निकलने की परमिशन भी नहीं मिलेगी। अच्छा हुआ कि वो ये चेक करने चली गई थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पर तभी प्रोटैगनिस्ट अचानक उसका कंधा पकड़ता है, उसे अपने पास खींचता है और हवा में उड़ जाता है। धीरे धीरे अर्नन अपनी आंखें खोलती है और रियलाइज करती है कि जिस रात वो आई थी तब उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि ये दुनिया असल में कितनी बड़ी और वास्ट है। पहले उसकी लाइफ हमेशा एक जैसी ही चलती रहती थी, मैजिक ट्रेनिंग, स्टडीइंग एंड रिपीट। उसे लगा था कि वो पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता देगी। फिर वो कहती है, डीमन किंग, क्या आप जानते हैं कि शायद मैं पहली ऐसी इंसान होंगी जो इन पहाड़ों के ऊपर से उड़ रही है। वो कहने ही वाला था, प्रिंसेस, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीज मैटर करती है वो ये है। पर वो उसे बीच में ही टोक देती है और कहती है कि उसका नाम अर्नन है, और क्योंकि अब वो एक ही टावर में रह रहे हैं तो उसे कम से कम उसको उसके नाम से बुलाना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिराने की थ्रेट देता है और पूछता है कि क्या वो अपनी औकात भूल गई है, क्या वो खुद को प्रिजन में फिकवाना चाहती है या क्या। वो उसे जल्दी से स्पिरिट्स यूज करने को कहता है और वो तुरंत माफी मांगती है और वो छोटे छोटे क्रिटर्स बाहर उड़ने लगते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, पर ये फिर भी उससे और गॉर्डन से काफी फास्ट था। पर तभी अगले ही पल वो कहती है कि उसे पहले ही एक मिल गया है। वो उड़कर वहां जाते हैं और देखते हैं कि ऑर्क्स के एक पूरे झुंड के बीचों बीच एक आइस फ्लावर खिला हुआ है। उसे रियलाइज होता है कि बदकिस्मती से उनकी मेहमानी करने के लिए लोग आ गए हैं, तो वो चलकर आगे जाता है और कहता है, डीमन रियल्म के क्रीचर्स, अगर तुम्हारी रगों में दौड़ने वाले खून में अभी भी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट बची है तो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। पर ऑर्क्स सीधा मना कर देते हैं। उन्हें डीमंस पसंद नहीं है, उन्हें उस पर भरोसा नहीं है और वो उसे जान से मारना चाहते हैं। बुर्जा के माथे की नसें गुस्से से फटने लगती हैं और वो कहता है कि गॉर्डन सही था। हाँ, ये जानवर मरने ही डिजर्व करते हैं और इन सबको जिंदा जला देना ज्यादा आसान है। वो क्रीचर्स उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा था कि वो शायद किसी तरह के एग्रीमेंट पे आ जाएंगे और वो उन्हें कासल में ले जाएगा, पर नहीं, वो लोग वहीं पर पूरी तरह इवैपोरेट हो जाते हैं। पीछे से एक और ओआरसी आ रहा था जो बाकियों को उस अकेली अनप्रोटेक्टेड लड़की पर अटैक करने को कह रहा था, पर प्रोटैगनिस्ट बस अपना हाथ साइड में निकालता है और उन्हें भी हमेशा के लिए गायब कर देता है। अर्नन सोच रही है कि उसने तो सुना था कि उन ऑर्क्स से डील करना इंसेनली हार्ड होता है, पर वो लोग तो पास तक भी नहीं आ पाए। तो ये होती है एक डीमन किंग की पावर। रात हो जाती है और वहां चारों तरफ बॉडीज का एक समुंदर बिखरा पड़ा था। वो फाइनली उस हायसेंथ स्पिरिट तक पहुंच जाते हैं जो एक बिल्कुल इंटैक्ट वाटर और आइस स्पिरिट थी। वो उसे देखकर पूरी तरह खो जाती है, पर वो तुरंत उसे घूरना बंद करने को कहता है और उसे अपने पास रख लेता है, ये कहते हुए कि अगर उसे इस जैसी कोई और मिली तो वो उसे अपने पास रख सकती है।
वो मन में सोचता है कि अगर तुम्हें ह्यूमन से काम निकलवाना है तो तुम्हें उनके सामने लालच लटकाना ही पड़ता है। बदकिस्मती से उसने काफी कोशिश की पर उसे और कुछ नहीं मिला, तो वो वापस टावर लौट आए। उस फ्लावर को देखते हुए वो सोचता है कि शुरू में उसे लगा था कि इस लड़की को साथ लाना एक प्रॉब्लम होगी, पर ये तो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा यूजफुल निकली। वो उसके कपड़ों के अंदर आराम से सिमट कर बैठी थी। इसी बीच गॉर्डन बताता है कि उन्हें ग्रेनाडा से कुछ इन्फो मिली है। ऐसा लगता है कि उस हेलन कार्गिल के साथ साथ कैपिटल रेडोरन से 2 और हीरोज आ रहे हैं, पर वो सीधा उर्गाश नहीं आ रहे। वो लोग वही क्लासिक हीरो रूट ले रहे हैं, कुछ विलेजेस में जाकर एक छोटी सी पार्टी बनाना, थोड़े बहुत क्वेस्ट पूरे करना और धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर बनना। और गॉर्डन बड़े ही एक्साइटमेंट में कहता है, इसीलिए तो मैंने प्लान्स की एक पूरी लिस्ट बनाई है, चेक कीजिए हम कैसे उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खत्म करने वाले हैं। बोजा तुरंत सब कुछ डिलीट करते हुए कहता है, नो नो नो, इस बार वो कुछ नहीं करने वाले। वो उस सो कॉल्ड हीरो जर्नी को इंटरप्ट तक नहीं करेंगे। गॉर्डन पूछता है कि ऐसा क्यों। बोजा एक्सप्लेन करता है कि ऐसे आधे अधूरे इंटरप्शंस इन लोगों को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। इसकी जगह पर ग्रेनाडा और उन मर्सनरीज को उनके साथ ज्वाइन होने के लिए भेज दो ताकि वो उनका ट्रस्ट जीत सके। गॉर्डन कहता है, तो आप एक बार फिर से रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर तुम्हें यह समझना होगा कि इस वक्त ये टावर किसी भी ग्रुप को रोक नहीं सकता। पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि टावर को कुछ ड्वार्व्स के साथ रीइंफोर्स किया जाएगा। ग्रेनाडा तुरंत पैनिक होने लगता है और कहता है कि अगर लोगों ने उस टाइनी स्पीसीज को टावर के अंदर देखा तो उनका मजाक बनकर रह जाएगा। प्रोटैगनिस्ट उसे चुप रहने को कहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो ड्वार्व्स का यूज करके हीरोज को नहीं रोकने वाले, बल्कि स्पेसिफिकली बात करें तो उन्हें उन मैजिकल टूल्स की जरूरत है जो ड्वार्व्स के पास होते हैं। नॉर्मली जब हीरोज कैसल पहुंचते हैं तो शुरुआत में वो ढेर सारे वीक मॉन्स्टर्स को एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके बाद वो धीरे धीरे टावर को क्लाइम करते हैं। पर अगर उनका स्वागत एक डजन कैनन से हो तो गॉर्डन को ये काफी अजीब लगता है। पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हीरोज इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। फिर भी वो अपना सिर ऐसे हिलाता है जैसे कह रहा हो, नो 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 नो, ये उनके स्टैंडर्ड प्लेबुक से बहुत ज्यादा बाहर है। पर प्रोटैगनिस्ट वहां से कब का गायब हो चुका था और गॉर्डन को अकेले गुस्से में छोड़ गया था। अब हम वुल्फनर में हैं, जो ड्वार्व्स की अंडरग्राउंड सिटी है। वहां एक ह्यूमन एक फौज पर काम कर रहा है जिसका नाम लॉगर फ्रीड्रिच है, और ऐसा लगता है कि ये बंदा डीमन किंग के हाथों किडनैप होने वाला है। सिटी गेट के सामने खड़े होकर कोई कहता है कि लौटने से पहले उसने अनगिनत ड्वार्व्स के साथ फाइट की थी, पर ऐसा पहली बार है कि वो उनकी सिटी के अंदर आया है। मिडनाइट इन पर हमारा बंदा एक वेपन मांगने आता है, पर उसे नहीं पता कि कहां जाना है। तो यहाँ आसपास का सबसे बेस्ट ब्लैकस्मिथ कौन है? प्रोटैगनिस्ट वहां कुछ कॉइन्स उछालता है और वो बंदा कहता है कि वो सच में एक काफी स्मार्ट ह्यूमन है। बुर्जा जानता है कि ड्वार्व्स किसी हद तक हीरोज की तरह ही काम करते हैं, और वो बंदा कहता है, सिटी के सेंटर में जाओ, वहां तुम्हें एक बड़ा सा होल दिखेगा। वहां एक एलिवेटर है जो चूज करती है कि तुम किस फ्लोर पर जाओगे, पर साथ ही वहां इंट्रूडर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। प्रोटैगनिस्ट सीधा टॉप से जंप करके आखिरी फ्लोर की तरफ निकल पड़ता है और उन सबको इग्नोर कर देता है, क्योंकि उस ह्यूमन ने उसे वार्न किया था कि वो सबसे बॉटम वाला फ्लोर है, सबसे डीपेस्ट रूम। वहीं पर उसे सिटी का सबसे बेस्ट ड्वार्फ और ब्लैकस्मिथ मिलेगा, मिस्टर लॉगर फ्रीड्रिच। वो ह्यूमन स्टील हैमर कर रहा है और प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि ऐसा लगता है जैसे वो किसी तरह माना का यूज कर रहा हो। तो शायद यही वो बंदा है जिसकी उसे जरूरत है। अब उसे बस इसको अबडक्ट करना है, पर हैमरिंग से निकलने वाली लपटें प्रोटैगनिस्ट को पीछे धकेल देती हैं। बुर्जा को रियलाइज होता है कि उस ह्यूमन ने डेमोनिक एनर्जी को सेंस कर लिया था, पर उसने फिर भी हैमरिंग कंटिन्यू रखी, और अगले ही सेकंड ड्वार्फ उसके बिल्कुल बगल में आकर उसे हिट करने आता है और प्रोटैगनिस्ट को उसे अपने खाली हाथ से ब्लॉक करना पड़ता है। और ठीक तभी उसे रियलाइज होता है कि ये बंदा एक हीरो है। ड्वार्फ कहता है, हाँ मैं एक हीरो हूँ, एक ड्वार्फ जिसके पास स्मिथिंग की पावर है और मैं एडवेंचर्स पर भी जा चुका हूँ। तो एक डीमन होकर इस जगह को इन्वेड करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो प्रोटैगनिस्ट कहता है, ऑल राइट फिर, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं एक डीमन हूँ, तो लगता है मुझे तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। मैं डीमन किंग हूँ। और वो उसे गले से पकड़ लेता है। हैमर जमीन पर गिर जाता है। कुछ ड्वार्फ्स लॉगर को ढूंढते हुए आते हैं, पर वो जगह बिल्कुल खाली थी। सब चिल्लाने लगते हैं कि किसी ने लॉगर को किडनैप कर लिया है और सारे एग्जिट्स को ब्लॉक करने को कहते हैं, पर प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी एक दूसरी बिल्डिंग के टॉप पर था। वो उसे वॉर्न करता है, ड्वार्फ अगर तुमने आवाज निकाली तो तुम मारे जाओगे। लॉगर पूछता है, ये मत कहना कि तुम यहाँ हमारी ब्यूटीफुल ड्वार्फ प्रिंसेस को किडनैप करने आए हो। प्रोटैगनिस्ट कहता है, नहीं, उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने सुना है कि ड्वार्फ्स और ब्लैकस्मिथ्स अंडरग्राउंड पैसेजेस बनाने में काफी अच्छे होते हैं, तो अगर ये सच है तो उसे गाइड करना शुरू करो। ड्वार्फ को अभी भी लग रहा है कि डीमन किंग यहाँ प्रिंसेस के लिए आया है और झूठ बोल रहा है। वो इस पहाड़ में इसलिए छिपा हुआ था क्योंकि वो डीमन किंग से डरता था। तो फिर ये बंदा आखिर उसके पीछे क्यों आया है? सच तो ये है, लॉगर भले ही कितना भी अमेजिंग ब्लैकस्मिथ क्यों ना हो, वो एक काफी वीक हीरो है। तो बुर्जा कहता है, फाइन, अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो लगता है मुझे प्रिंसेस को ही किडनैप करना पड़ेगा और सबको पता चल जाएगा कि तुमने ही उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बेची थी और खुद बचने के लिए उसे फंसवा दिया। लॉगर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सच में एक वाइल्ड प्लान है, प्योर इविल। और लॉगर की प्रॉब्लम यह है कि सिटी में सबको पता है कि वो एक वीक ड्वार्फ है, बस एक रैंडम सा हीरो। तो अगर ऐसी कोई अफवाह उड़ती है तो लोग पूरी तरह यकीन कर लेंगे और उसे पूरी जिंदगी टॉर्चर किया जाएगा। फिर प्रोटैगनिस्ट कहता है, तो चूज करो, क्या मैं प्रिंसेस को ले जाऊं या तुम्हें? मैं इस बात की श्योर करूंगा कि तुम मेरे साथ सेफ रहोगे। मैं डीमंस रूल बुक की कसम खाता हूं। वो छोटा सा ड्वार्फ रुककर सोचता है, वेट, ये तो उनका मंत्र है, अगर उसने उस पर कसम खाई है तो वो उसे डेफिनेटली नहीं तोड़ेगा। तो वो कहता है फाइन, और वो अंडरग्राउंड पैसेज बनाना शुरू कर देते हैं। वापस लॉगर की फौज में सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। वहां एक प्रिंसेस है। वो एक प्रिंसेस नहीं, इस लड़की के कंधे शायद 15 मीटर चौड़े हैं। उसे नहीं पता कि लॉगर कहां है और उसे उसका वेपन बनाना था। वो इस जगह की प्रिंसेस है, लुईज वर्थ, और इसके डिजाइन को देखकर ही लगता है कि ये तबाही मचाने वाली है। वो तुरंत सबको चुप रहने और उसे ढूंढने को कहती है। किसी ने एक हीरो को किडनैप कैसे होने दिया?
एक ड्वार्फ कहता है, माय लेडी, वो हीरो तो है पर वो वाकई बहुत वीक है। वो फिर से उसे चुप रहने को कहती है और किडनैपर को ढूंढकर उसके सामने लाने को कहती है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो वहां मौजूद हर एक ड्वार्फ का सिर धड़ से अलग कर देगी। मीनवाइल हमारा प्रोटैगनिस्ट और लॉगर सीक्रेट पैसेज के थ्रू आगे बढ़ रहे थे। पता नहीं क्यों प्रोटैगनिस्ट चलते हुए उस बंदे के झूलने वाले बट को घूर रहा था। फिर वो कहता है, यू बास्टर्ड, मुझे और कितनी देर उसे देखना पड़ेगा। ड्वार्फ उसे रिलैक्स होने को कहता है। वो लगभग निकल चुके हैं और बाहर एक पहाड़ के टॉप पर निकलने वाले हैं। फिर लॉगर कहता है, ऑलराइट, मेरा काम यहीं खत्म होता है। मैंने तुम्हें पैसेज दिखा दिया तो अब तुम अपने रास्ते निकल लो। बुर्जा कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम मेरे साथ चल रहे हो। लॉगर कहता है कि वो पागल हो गया है, उसने डीमन किंग रूल्स की कसम खाई थी। पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे उस कचरे की कोई परवाह नहीं है, अब चुपचाप चलो क्योंकि उसे इससे कुछ काम है। लॉगर अपने घुटनों पर गिरकर भीख मांगने लगता है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे टॉर्चर मत करो, मैं मेटलर्जी जानता हूं, मैं वेपन्स बना सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि ये तो उसकी उम्मीद से भी आसान है और कहता है, अगर तुम मेरी लॉयल्टी स्वेयर करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो बंदा तुरंत स्वेयर करते हुए कहता है, यस डीमन किंग, आप इनक्रेडिबल हैं, आई लव यू। पर दिमाग में वो सोच रहा है, हाँ बिल्कुल इडियट डीमन किंग, जैसे कि मैं तेरी बात मानने वाला हूँ। जैसे ही मैं यहां से निकलूंगा और मुझे मौका मिलेगा मैं तेरा गेम बजा दूंगा, तुम सारी जिंदगी पछताओगे तो तैयार रहना। पर वो पूरी तरह तब क्रश हो जाता है जब वो डीमन किंग के टावर पहुंचता है और इतना सुंदर सा गार्डन देखता है। गॉर्डन गुस्से से भड़क उठता है और कहता है, फॉर द लव ऑफ गॉड डीमन किंग, क्या आप सच में एक ड्वार्फ को यहां ले आए? बुर्जा उसे चुप रहने को कहता है और तभी एक छोटी सी स्क्रीन खुलती है जिसमें ग्रेनाडा पूछता है, होल्ड ऑन, इन सब के बीच ये ड्वार्फ यहां क्या कर रहा है? प्रिंसेस पास आती है और पूछती है कि क्या वो ड्वार्फ ठीक है, क्योंकि वो काफी देर से हिला तक नहीं था। लॉगर प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़कर पूछता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुमने कहा था कि तुम मुझे फ्री कर दोगे। प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैंने कहा था मैं रहम करूंगा, तुम देख सकते हो तुम अभी भी जिंदा हो, मैंने बस तुम्हारी नेक पर हिट किया था ताकि तुम बेहोश हो जाओ और रास्ते में कुछ अजीब ट्राई ना करो। लॉगर जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे कि किसी पागल की तरह हॉल के बीचों बीच हंस रहा हो जिसकी आवाज पूरी जगह को हिला देती है। बुर्जा कहता है, लगता है तुम मेरे सबॉर्डिनेट बनकर बहुत खुश हो। लॉगर कहता है, हाँ मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये तो बहुत ही ग्रेट माइंडसेट है। फिर वो उसे उसका पहला मिशन देता है, फर्स्ट फ्लोर पर हीरोज को खत्म करने के लिए कैनन्स की एक बहुत बड़ी वॉल इंस्टॉल करो। सीन रियल हीरोज के एरिया अर्गस में प्रेप रूम पर कट होता है। ग्रेनेडा वहां उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि नया डीमन किंग ब्लैक फ्लेम्स का यूज करता है। सिटी में यही अफवाह फैली हुई है और इसीलिए ज्यादातर हीरोज फायर रेजिस्टेंट गियर पहनकर अटैक करने वाले हैं। इसके ऊपर हर कोई कह रहा है कि नया डीमन किंग डीमन बीस्ट नहीं भेजता क्योंकि वो टेरिफाइड है। बुर्जा नोटिस करता है कि उन्हें अभी भी लग रहा है कि वो बहुत ब्रेव हैं, पर अफसोस उन्हें इस हीरो जर्नी से कुछ भी नहीं मिलने वाला। एंड में वो यही रूट फॉलो करेंगे, अपना इंटरेस्ट खो देंगे और थोड़ा सा लेवल अप होने तक के काबिल नहीं रहेंगे। ये बस वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। अपने मिशन पर ध्यान दो ग्रेनेडा। और फिर वो वहां से गायब हो जाता है। एल्फ सोच रहा है कि वो सच में कोई मॉन्स्टर्स नहीं भेजना चाहता ताकि हीरोज स्ट्रांग न बने। इसमें कोई शक नहीं कि उसे समझ आ गया है कि वो लोग कैसे काम करते हैं। क्या आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा कोई डीमन हुआ है? अच्छा है कि वो मेरा दुश्मन नहीं है। वापस प्रोटैगनिस्ट पर आते हैं जो सब कुछ समझा रहा है। ड्वार्फ, एक ही रिस्ट्रिक्शन है और वो ये कि तुम एक भी मना स्टोन का यूज नहीं कर सकते। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरा फर्स्ट फ्लोर कैसे बनाते हो, बस जब तक तुम इस रूल को फॉलो कर रहे हो। लॉगर कहता है, माय लॉर्ड, हीरोज को मारने वाला वेपन मना स्टोन्स के बिना काम नहीं करेगा। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इस प्रॉब्लम को फिगर आउट करना उसका काम है और वो एक्सप्लेन करता है कि हीरोज को इस डिमेंशन से ऐसी ब्लेसिंग्स मिली हैं कि वो एनर्जी सेंस कर सकते हैं। अगर उन्होंने माना यूज करके ट्रैप्स बनाए तो वो तुरंत नोटिस कर लेंगे और एग्जैक्टली इसी वजह से वो सबसे बेस्ट ब्लैकस्मिथ को लाया था। तो क्या तुम ये कर सकते हो या नहीं? ड्वार्फ कहता है कि वो कर सकता है क्योंकि उसने सच में एक ऐसा टूल बनाया है जो मैजिक को छिपा देता है। इसे बनाने में 3 साल लग गए पर ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। प्रोटैगनिस्ट उसको बीच में रोकते हुए कहता है, वेट, तुम क्लियर एक्सक्यूजेस बना रहे हो, है ना? बुर्जा को पूरा यकीन है कि वो बंदा चाहता है कि वो हीरोज के फर्स्ट अटैक में ही मर जाए, तो वो उसके गले में एक कॉलर पहना देता है। लॉगर पूछता है कि ये क्या है और वो कहता है कि ये एक सिंपल सा मैजिकल डिवाइस है जो सर को धड़ से अलग कर देता है। इसके अलावा ये इंश्योर करता है कि कोई उसके चेहरे को ना देख सके और अगर उसने कभी भी इसे उतारने की कोशिश की तो प्रोटैगनिस्ट इसे उसके भागने की कोशिश मानेगा और उसे जान से मार देगा। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट सप्लाईज और माना मटेरियल्स लाने के लिए अनगिनत किंगडम्स घूमता है। वो पूरा 1 महीना बेचारे लॉगर को इधर उधर घुमाने में बिता देता है, सब कुछ पोर्टल में डालते हुए। फिर वो ड्वार्व्स के लैंड पर वापस आते हैं। लकड़ी का एक टुकड़ा दीवार से टकराकर टूट जाता है। प्रिंसेस गुस्से में है, 1 महीना हो गया है, कहाँ है वो? इस जगह पर सब के सब इनकॉम्पिटेंट है, वो जरूर कहीं भाग गया होगा। ड्वार्व्स कहते हैं कि बात ऐसी है कि यहाँ अनगिनत टनल्स हैं। वो लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं पर यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि उसने कौन सी टनल यूज की होगी। पर लुईस कुछ भी सुनना नहीं चाहती। वो कहती है कि उनके पास उस किडनैपर को ढूंढने के लिए 2 हफ्ते हैं, वरना वहां सब मारे जाएंगे। वो जमीन पर गुस्से से पैर मारती है और सब डर के मारे भाग खड़े होते हैं, ये कहते हुए कि वो थियरीज ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि यही उनका आखिरी रास्ता होगा। लॉगर ठीक ठाक होना चाहिए क्योंकि जब तक मेरा वेपन रेडी नहीं होता उसे मरने की परमिशन नहीं है। पर तभी अचानक से लॉगर उसके ठीक पीछे से आता है। वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि उसने वही आइटम पकड़ा हुआ है जो प्रोटैगनिस्ट ने उसे दिया था, वही जो उसके चेहरे को छुपाने का काम करता है। लुईस ये देखकर बोल पड़ती है, वेट, वो तो एक सीक्रेट टनल है जिसके बारे में सिर्फ उसे पता है। वेट, क्या ये तुम हो लॉगर? वो पूरी तरह कंफ्यूज है और प्रिंसेस को एक छोटा सा ऑकवर्ड हेलो कहता है। वो अपने हाथों को कस के बंद कर लेती है और कहती है कि कमीना वापस आ गया।
ऐसा लगता है कि वो इसलिए छिपने भागा था क्योंकि वो उसका वेपन नहीं बनाना चाहता था। बेचारा वो बंदा कहने की कोशिश करता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर वो कहती है कि यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये ऑब्वियस है कि उसने प्रिंसेस को ट्रिक करने की कोशिश की। आज से वो पूरी जिंदगी के लिए उसका स्लेव है, पर उससे पहले भागने की कोशिश करने के लिए उसे सजा मिलेगी। तभी जगह एक्सप्लोड हो जाती है जिससे वो पीछे गिरती है और वो जानना चाहती है कि ये बंदा कौन है। ठीक उसी वक्त बुर्जा आता है ये कहते हुए, मूव इट लॉगर, जो चाहिए जल्दी पकड़ो। प्रिंसेस गुस्से में आग बबूला हो रही है, कहती है कि बेहतर होगा कि वो बता दे कि वो कौन है और ये बीमार ड्वार्फ इस कमीने की मदद क्यों कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो उस बेचारे छोटे ड्वार्फ का मास्टर है जिससे वो पैसे निचोड़ रही थी। वो पलटकर जवाब देती है कि वो किसी से कुछ नहीं निचोड़ रही, वो बस एक स्लेव है जो आगे पूरी जिंदगी उसका वेपन बनाने वाला है। वो आगे बढ़कर उस पर पंचेस की बरसात कर देती है और चिल्लाते हुए पूछती है कि वो अपने आप को समझता क्या है जो उसके ड्वार्फ को ऐसे ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो आगे बढ़ता है और उसकी गर्दन पर किक मारता है, पर प्रिंसेस उसे ब्लॉक कर देती है, अपना मुक्का घुमाती है और उसे दीवार पर मार देती है। वो यही बोलने वाली है कि वो आज यहीं पर मरने वाला है, पर अगले ही सेकंड प्रोटैगनिस्ट ऑलरेडी उसके पीछे पहुंच चुका था और उसके सर को पकड़ा हुआ था। दोनों के बीच पंचेस चलने लगते हैं और भले ही लुइस हीरो ना हो, पर वो इंसेनली स्ट्रांग थी। प्रोटैगनिस्ट को पता है कि वो कितनी डेंजरस है, क्योंकि रिग्रेस करने से पहले उसने एक ढेर सारे डीमंस को मारा था और अभी के मुकाबले वो उस वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो चाहे तो उसे अभी यहां मार सकता है, इससे पहले कि वो और स्ट्रांग हो। पर प्रॉब्लम यह है कि उसे उस लेवल की स्ट्रेंथ पाने के लिए अपनी सारी डेमोनिक एनर्जी जलानी पड़ेगी। और सबसे बुरी बात यह है, जब तक ये फाइट चल रही है उसने शायद इसकी पावर को ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा, तो अब उसे पता है कि ये एक डीमन किंग है। इसी बीच लॉगर सब कुछ इकट्ठा कर रहा है और प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या उसे वो सब मिल गया जो उन्हें चाहिए था। लॉगर कहता है कि वो अभी भी इसको डिसमेंटल कर रहा है क्योंकि उन्हें उस माना गोस्ट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, वही आइटम जो सारे माना यूजेज और ट्रैप्स को छुपा देता है। प्रोटैगनिस्ट उसको ऑर्डर देता है कि बस 1 मिनट में उसको फिनिश करे, वरना अब वही मरने वाला है। लुइस लगातार उस पर दौड़ कर आती है और कहती है कि सिर्फ और सिर्फ वही इस बंदे को मारेगी। बुर्जा को कोई आइडिया नहीं है कि वो कब तक डेमोनिक एनर्जी यूज किए बिना इस लड़की से लड़ सकता है, और वो बोल रही है कि उसे नहीं पता वो कहां से आया है, पर वो यहां से जिंदा तो वापस नहीं जाने वाला। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो तो खुद एक डीमन किंग की तरह बोल रही है। फिर वो कहता है कि अब उसे हार मान लेनी चाहिए ड्वार्फ प्रिंसेस, क्योंकि आज वो इसका ड्वार्फ और उसके इक्विपमेंट्स दोनों ले जा रहा है। उसी वक्त मशीन टूटने लगती है और लॉगर कहता है कि अब ये रेडी है। लुइस गुस्से में पागल होते हुए पूछती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई यहां वापस आने की और उसे चुराने की। वो इतनी आसानी से तो बचकर निकलने नहीं वाला, पर उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए बुर्जा को एक ओपनिंग मिलती है। वो सीधा उसके पेट में किक मारता है और उसे दीवार पर फिका देता है। वो तुरंत सब स्पेस ओपन करता है और लॉगर को उसमें कूद जाने को कहता है। लुइस चिल्लाती है कि ये सब करना बेकार है, पर तब तक वो आइटम ऑलरेडी गायब हो चुका था। फिर दुनिया का सबसे स्लोएस्ट ड्वार्फ दौड़ता हुआ आता है और पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। वो उन्हें ऑर्डर देती है कि उस रास्ते की तरफ जाओ, क्योंकि लॉगर उस टनल के थ्रू निकल रहा है, पर तभी सब कुछ ढेर हो जाता है। अचानक से लुइस इतनी स्वीट बनते हुए सोचती है कि क्या वो सच में उसे थोड़ा सा भी वेपन नहीं बनाकर देना चाहता था। और ये चीज सिचुएशन को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि अब वो उसको पर्सनली हंट करेगी, भले ही उसे पूरा कॉन्टिनेंट तबाह क्यों ना करना पड़ जाए, और वो इस चीज के लिए जरूर रिग्रेट करेगा। ये लड़की अपने अंदर बुर्जा से 10 गुना ज्यादा नफरत पाले हुई है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बुर्जा के टावर पर हैं और माना डिवाइस फर्स्ट फ्लोर पर प्लेस कर दी गई है। अर्नान और गार्ड जानना चाहते हैं कि ये आखिर क्या बला है। वो बस कहता है कि हीरोज को रोकने के लिए ये बहुत ही नेसेसरी टूल है। लॉगर कहता है कि ये इंस्टॉल हो गया है और बुर्जा कहता है कि उम्मीद है इसका फायदा हो। पूरे रूम में एक ब्लू ग्लो फैलने लगता है और टावर माना गोस्ट को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पर टावर के साथ सिंक करने के लिए उसे 10,000 पॉइंट्स लगने थे। बुर्जा बिल्कुल कंफ्यूज है, उसे तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है। फिर भी क्योंकि ये पहली बार था तो वो ये देखने को डिटर्मिन्ड था कि क्या होता है। उसके पास 11,000 पॉइंट्स थे और उसने लगभग सारे ही खर्च कर दिए। माना गोस्ट किंग बुर्जा को अपना मास्टर रिकॉग्नाइज कर लेता है और अब माना गोस्ट की फीडिंग पावर डेमोनिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। वो बस ये पूछने ही वाला था कि आखिर इन सब का क्या मतलब है, पर ड्वार्फ इतना हाइप्ड अप हो जाता है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। ये आखिर हुआ क्या, और उसे खुद को भी ये नहीं पता था। तो वो अर्नन को बोलता है कि वो किसी भी तरह का मैजिक ट्राई करे, जो भी उसको मन करे। वो अपना हाथ ऊपर उठाती है और एक एलिमेंटल एक्सप्लोजन क्रिएट कर देती है, जबकि गार्ड उसे रोकता है क्योंकि वो इस जगह का कबाड़ा करने वाली है। नॉर्मली इस लेवल का मैजिक बाहर से भी डिटेक्ट हो जाता है, पर जब वो रूम की दूसरी साइड पर जाता है तो उसे वहां कुछ फील नहीं होता। उसे यहां किसी की प्रेजेंस का एहसास तक नहीं होता। ऐसा लगता है कि यही माना गोस्ट आइटम का असल पोटेंशियल है। अगर वो इस स्टेट में टावर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि टावर गायब हो चुका है। जिस पल वो उसको टच करता है और फिर से एनर्जी यूज करता है, टावर एक बार फिर से वापस आ जाता है। वो इस चीज पर शॉक्ड था कि ये चीज सच में पूरे टावर को हाइड कर रही है, पर तभी उसे याद आता है कि इस हाइडिंग ट्रिक के लिए 1000 डेमोनिक पॉइंट्स कॉस्ट हुए हैं। अभी के लिए तो इसका कोई फायदा नहीं है, पर उसे पता है कि बाद में ये उसके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। पर वहीं ड्वार्फ ये देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कम ऑन, मुझे थोड़ा और यूज करने दो ना। मैं इस पूरे टावर को एग्जामिन करना चाहता हूं कि मेरा गोस्ट आखिर किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। उसने इस तरह की चीज पूरी हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखी थी, पास्ट हो, प्रेजेंट या फ्यूचर। ये वाकई एक हिस्टोरिक डिस्कवरी थी। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि ये बंदा बिल्कुल उस डीमन की तरह एक्ट कर रहा है जो फाइट करने के लिए पागल होता है। तो वो कहता है फाइन, अगर तुम यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर हीरोज को फंसाकर उनका सफाया कर दो तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और लॉगर कहता है कि उसकी टेंशन मत लो, वो इडियट्स जिन्हें लगता है कि वो स्मार्ट है अब कंप्लीटली वेपराइज होने वाले हैं। फिर प्रोटैगनिस्ट पलटता है और कहता है, हे प्रिंसेस, तुम भी हीरोज को फेस करोगी जो 4th फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। वो थोड़ी हैरान हो जाती है। मैं एक प्रिंसेस हूं, मैं आखिर उनसे कैसे फाइट करूंगी।
प्रोटैगनिस्ट बोलता है, तो क्या हुआ? क्या तुम वो स्पिरिट जीनियस नहीं हो जो वापस अपने रॉयल पैलेस नहीं जाना चाहती? तुम्हें भी अपना हिस्सा तो अदा करना पड़ेगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे उसको इस तरह का मिशन देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक बहुत मासूम लड़की थी जिसे ये भी नहीं पता था कि ये दुनिया कैसे काम करती है। अपनी रेस को बिट्रे करना शायद कुछ ज्यादा ही हो जाता, पर वो अभी भी सोच रही थी, मैं किसके साथ लड़े? वाटर, फायर, अर्थ, विंड, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? उसे ठीक करते हुए वो कहता है, तुम्हें हीरोज को हराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना क्लियर करना है कि तुम भी एक दुश्मन हो। अगर ये काम कर गया तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो ला कर दूंगा। बड़े ही प्यार से वो कहती है कि वो इसके लिए एक ओपनिंग क्रिएट करने की कोशिश करेगी, पर उसकी एक शर्त है। वो चाहती है कि उसे डीमन किंग के एक सबॉर्डिनेट के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए, ना कि किसी प्रिंसेस के रूप में। उसे थोड़ा समझ नहीं आता, पर फिर ठीक है, ओके। फिर वो पूछती है कि उसे कैसे फाइट करनी चाहिए। वो फॉर एग्जाम्पल अपनी लुक्स का यूज करके उन्हें सेड्यूस कर सकती है। इसको लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो जो चाहे वो कर सकती है, बस हीरोज को फंसाने का काम होना चाहिए। वो लोग उसके थ्रोन रूम में ही चले जाते हैं, क्योंकि उसके पास और भी काफी काम है। डिफेंस प्लान बनाना आसान नहीं होगा। कैनन्स हीरोज की तादाद आधी कर देगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं पर अटक जाएंगे। 4th फ्लोर पर प्रिंसेस होगी जो उनके लिए एक चारा बन सकती है। शायद हम उसके जरिए हीरोज की आधी ताकत तोड़ पाएं, पर एंड में ये बात जरूरी है कि वही बचा कुचा उनके सामने डटकर खड़ा रहेगा। ये उसके लिए उस आइटम का यूज करके और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने का बेस्ट टाइम है। तो वो कहता है, हे प्रिंसेस, चलो थोड़ा घूमने चलते हैं। वो बिल्कुल खुश हो जाती है, पर बाहर काफी ठंड है और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। ऐसा लगता है कि वो उन स्पिरिट फ्लावर्स को ढूंढने घूम रहा था, पर कुछ नहीं मिला। वो उसे कहता है कि वो बहुत यूजलेस है। वो छोटे स्पिरिट्स आकर उन्हें पीट रहे थे और उनके बाल खींचते हैं, जब अचानक से कोई उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये वही ब्लू ऑक्स में से एक है और प्रोटैगनिस्ट उसे खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि वो उन सबसे तंग आ चुका था। पर वो बंदा अचानक उसके घुटने टेक देता है। जब वो लोग पहली बार उसके सामने आए थे, उस टाइम उनका इरादा उसको सर्व करना नहीं था, पर अब वो उनके सामने वैसे ही आके खड़े थे। वो अपना नाम क्रूतू बताता है, जो ब्लू आइस ट्राइब का चीफ है। वो डीमन किंग को वेलकम करता है और कहता है कि हमें अपने फ्रेंड्स और अपनी सेम रेस के लोगों के रूप में अपना लें। प्रोटैगनिस्ट सोच रहा था, हाँ, तुम ये सब अचानक से क्यों चाहते हो? और अब वो बंदा उससे माफी मांगने लगता है, ये कहते हुए, हमारे एंसेस्टर्स ने डीमंस को बिट्रे किया था और आज तक हम उसका ओरिजिनल साइन लेकर घूम रहे हैं। तो प्लीज हम डीमन किंग को सर्व करके अपना ऑनर रिस्टोर करना चाहते हैं, पर ये बिल्कुल स्टूपिड है। वो बस कहता है, सीधी तरह बोलना, आखिर में तुम लोग बस डीमंस बनकर और स्ट्रांग होना चाहते हो और तुम्हें डर है कि कहीं मैं सबको मार ना डालूं। और मुझे ये भी पता है कि स्पिरिट फ्लावर्स के साथ तुम्हारे और भी कनेक्शंस हैं। क्रूतू कहता है कि उनसे कुछ भी छिपाना नामुमकिन है और किसी को कुछ लाने को कहता है। जब वो बॉक्स खोलते हैं तो उसमें 3 फ्लावर्स थे। अब प्रोटैगनिस्ट को बात समझ आ जाती है, तो इसी वजह से उसे कोई फ्लावर नहीं मिल रहा था। उसे रियलाइज होता है कि ये लोग बहुत स्मूथली बात कर सकते हैं, उन्हें नेगोशिएट करना आता है और वो बहुत अच्छे फाइटर्स भी हैं। फिर भी ये अजीब है, अगर ये सिर्फ ग्रंट ऑक्स हैं तो ये इतने स्मार्ट कैसे हैं? वो बंदा एक्सप्लेन करता है कि इन हार्श लैंड्स में सर्वाइव करने के लिए उन्हें ब्रूट स्ट्रेंथ से ज्यादा अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करना पड़ा। ये फनी है क्योंकि अब वो उससे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए, पर उसे ये इंटरेस्टिंग लगता है और वो कहता है, ऑलराइट, फिर तुम लोग मुझे पसंद आए। वो मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है और कहता है कि वो उन्हें एक्सेप्ट करेगा, पर अभी के लिए सिर्फ क्रूतू को एक डीमन के रूप में मार्क किया जाएगा। इस नई पावर के साथ जो उसे मिलने वाली है, उसे स्नोफील्ड्स के पार ट्रैवल करना होगा और ज्यादा टेरिटरी कॉन्कर करनी होगी और बुर्जा के नाम पर ट्राइब की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। उसे आगे के ऑर्डर्स का वेट करना होगा, क्योंकि बाद में उसे इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी पावर एज रिवॉर्ड मिलेगी। इस तरह उसकी ट्राइब हमेशा के लिए इटर्नल बन जाएगी और क्रूतू इंस्टेंटली बल्क अप हो जाता है, ह्यूज, जैक्ड और उसी वक्त डार्क कलर में टर्न हो जाता है। वो उसे थैंक यू कहता है और बोलता है कि आज से वो डीमन किंग को पूरी तरह डिवोटेड है। सब लोग बाउ करते हैं। अब उनके पास एक 5 फ्लोर का टावर है जिसे हाइड किया जा सकता है। माउंटेन्स में ग्रंट ऑक्स की एक पूरी आर्मी है। लॉगर ने 1st फ्लोर पर ढेर सारी कैनन्स बिल्ड कर दी हैं। अर्नन अपने स्पिरिट्स के साथ 4th फ्लोर पर मास्क्ड है और प्रोटैगनिस्ट सोचता है, गुड, अब हर पीस अपनी जगह पर सेट है। वो चाहता है कि वो डैम हीरोज यहां आएं क्योंकि उन्हें उसकी पास्ट लाइफ की ह्यूमिलिएशन की कीमत चुकानी होगी। जंगल के बीचों बीच वो ब्लॉन्ड बंदा हिलियन सेलिब्रेट कर रहा है। ग्रेनाडा, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और ग्रेनाडा ऐसा है कि हाँ, पहुंच ही गए हैं। ये बंदा अंडरकवर मिशन में कुछ ज्यादा ही डीप घुस चुका है। वो लोग फेमस उर्गाश माउंटेन्स पर पहुंचते हैं और एक काफी बड़ा ग्रुप भी उनके साथ आ रहा है। नेक्स्ट चैप्टर होल्टन वॉक पर चलता है, एक ऐसी जगह जहां हीरोज प्रेप करते हैं। वहां एक बैंकेट चल रहा है और हिलियन इस इनक्रेडिबल फोर्ट्रेस पर सपोर्ट दिखाने के लिए सबको थैंक यू बोल रहा है। फिर वो आंसर करता है कि हिस्ट्री के इस पेज का हिस्सा बनना उसके लिए बहुत खुशी की बात है। फिर वो कहता है, हिलियन बच्चे, तुम्हें कुछ शब्द कहने चाहिए, सबको थोड़ा फायर्ड अप करो। कम ऑन एवरीवन। हिलियन कुछ कहने वाला है। हिलियन को ये बहुत पसंद है, उसे अटेंशन अच्छी लगती है। वो कहता है, मेरे कॉमरेड्स, मेरे नोबल हीरोज और नाइट्स, जिस जर्नी का हमने इतने टाइम से वेट किया था, वो आखिरकार अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। उस डीमन किंग ने हमारे किंगडम को प्रोवोक किया, पर वो हमसे डरता है। उसने कोई मॉन्स्टर्स नहीं भेजे, तो इसलिए हम उसके कासल पर इन्वेड करेंगे और प्रिंसेस को किडनैप करने की उसकी इस गुस्ताखी के लिए उसका गेम बजा देंगे। सब लोग चिल्लाते हैं, फॉर जस्टिस। इसी बीच ग्रेनाडा सोच रहा है कि ये ठीक वैसा ही है जैसा बुर्जा ने बताया था। न सिर्फ यहाँ हीरोज की तादाद कम है, बल्कि वो इतने स्ट्रांग भी नहीं है क्योंकि वो इवॉल्व नहीं हुए हैं। सिर्फ एक ही बंदा है जो सच में यूजफुल है और वो है हिलियन, क्योंकि वो पहले से ही स्ट्रांग था और उसके पास लोगों को अट्रैक्ट करने की पॉपुलैरिटी थी। फिर भी लास्ट टाइम जब वो उस टावर पर गया था वो बिल्कुल खाली था। अगर ये लोग यहाँ फुल स्ट्रेंथ के साथ आए तो शायद वो जगह गिर जाएगी। ये बहुत अच्छा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कुछ हीरोज के सिर काट दे। पर फिर वो रुकता है और सोचता है, नहीं नहीं, काम डाउन। मैं ये क्या सोच रहा हूँ?
अगर ये सब्जुगेशन प्लान काम कर जाता है तो ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि तब मुझे उस डैम डीमन किंग के एहसानों तले नहीं दबना पड़ेगा। वो काम रहने का डिसाइड करता है, पर फिर उसे ये भी डर लगता है कि कहीं वो बुर्जा के हाथों ना मारा जाए। कम से कम उसे कुछ इन्फॉर्मेशन तो पास करनी ही होगी, वरना वो पूरी तरह यूजलेस साबित होगा। थोड़ी देर बाद वो कहता है, ऑलराइट, हम होटेन फोर्ट पहुंच चुके हैं और कल सप्लाईज लेने के बाद हम माउंटेन्स क्लाइंब करना शुरू करेंगे। बुर्जा ने उसे बताया था, जब तुम होटेन छोड़ दो तो तुम्हें मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, पर इन स्नोई माउंटेन्स को पार करते वक्त केयरफुल रहना और अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत होने देना। और हाँ, जब टावर खुले तो दरवाजे से बहुत दूर रहना। ग्रेनाडा को उसमें से कुछ भी समझ नहीं आता, पर ठीक तभी हिलियन वहां आ जाता है। हे ग्रेनाडा, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो मेरे ऑनेस्ट ग्रेट फ्रेंड? मैं बस थोड़ी हवा खा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या हिलियन? नहीं। ड्रिंक चाहिए? तुम्हारे लिए एल्फ वाइन लाया हूँ। हाँ, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इसमें पॉइजन ना हो। हिलियन कहता है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है मेरे कॉमरेड। किस बात से इतने नर्वस हो? ग्रेनाडा आंसर देता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम उस डीमन किंग को हरा पाएंगे? और वो हीरो कहता है, ऑनेस्टली मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मुझे फॉलो करते हैं, पर किसी डीमन किंग को हराना अभी भी दुनिया का सबसे डेंजरस काम है। अभी तक इसकी कोई भी अटेम्प्ट आसान नहीं रही है। ग्रेनाडा कहता है, पर क्या तुम वही नहीं हो जिसने डीमन किंग ऑफ लस्ट को मारा था और उसकी पावर्स अब्सॉर्ब कर ली थी? उस बंदे के कंपैरिजन में ये नया डीमन किंग तो काफी इजी होना चाहिए। और डीमन किंग ऑफ लस्ट को मारने की बात आई है तो मुझे अपनी हीरोइक स्टोरी सुनाओ ना। हिलियन रुकता है और एक सेकंड के लिए सोचता है। क्लियर था कि वो अंदर से हिल चुका था। फिर वो स्माइल करता है, बिल्कुल फेक, और कहता है, ये कुछ भी नहीं था। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे पास तुम जैसे इनक्रेडिबल कॉमरेड्स थे ग्रेनाडा, जो हमेशा हमारे लिए लड़ते हैं और मॉन्स्टर्स को हैंडल करते हैं। मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा कि दोनों में से ज्यादा फेक एक्टिंग कौन कर रहा है। वो उसके शोल्डर पर पैट करता है और कहता है, जब मैं लीड करूंगा तुम फ्लैंक्स को प्रोटेक्ट करना। हमारी कंबाइंड स्ट्रेंथ के साथ हम जरूर जीतेंगे। ग्रेनाडा कहता है, ऑलराइट फिर, साउंड्स गुड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिलियन वहां खड़ा अपना हाथ कमर पर रखे हुए कहता है, अब चलो अंदर चलते हैं। और वो बेसिकली ग्रेनाडा को एक छोटी सी प्री बैटल नाइट आउट के लिए घसीटने की कोशिश कर रहा था। नो थैंक्स। मीनवाइल वो उसे दूर तक घूरता रहता है और अपने मन में सोचता है, हाँ, मेरे पास तुम्हारे जैसे ही ब्रेव कॉमरेड्स थे एल्फ ग्रेनाडा, और तुम्हें पता है क्या, ये इससे ज्यादा ऑब्वियस और कुछ हो ही नहीं सकता था। अगली सुबह वो लोग निकल पड़ते हैं और हर कोई बिल्कुल पंप्ड अप था। लॉन्ग लिव हिलियन। इसी बीच डर्डिस माउंटेन पास पर कुछ सोल्जर्स आपस में बात कर रहे हैं। हर कोई कहता है कि ये जगह बहुत स्कैरी है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक बंदा जिसके पास बड़ा सा हैमर था वो तो ये तक पूछ लेता है कि क्या यहाँ के क्रीचर्स हाइबरनेट कर रहे हैं, जैसे सच में यहाँ डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तभी किसी एक बंदे के सिर पर पर्पल लिक्विड टपकता है। जब वो ऊपर देखता है तो पता चलता है कि उन्हें चारों तरफ से गूल्स ने घेर लिया है। हिलियन कहता है कि वो कमीना आ गया और सबको बैटल फॉर्मेशन में आने का ऑर्डर देता है। वो क्रीचर्स उनकी पीठ पर बैठे छोटे बीस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं और हिलियन के पीछे एक बहुत ही मैसिव बीस्ट आ रहा था। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन जैसा था, दीवार को पुश करके आगे बढ़ने जैसा। पर हिलियन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैप्टन लेवी की तरह चिल्लाता है और अटैक में कूद पड़ता है। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आइस जायंट डीमन किंग से ज्यादा स्ट्रांग हो। वो जायंट उस पर अटैक करता है, पर वो उसके हाथ पर ही लैंड कर जाता है और मॉन्स्टर एक मुक्का मारता है। हिलियन ऊपर चढ़ता है, उसके आर्म पर भागता है, अपनी ब्लेड पर ऑरा एक्टिवेट करता है और उसके अंदर 5, 6, 7 कट्स मारता चला जाता है। फिर वो सबको जल्दी आगे बढ़ने को कहता है। लोग भागना शुरू कर देते हैं। उनके पीछे एक बड़ा धमाका होता है और उन्हें यही लगा था क्योंकि वो बीस्ट मर चुका था और जमीन पर गिरते ही एक्सप्लोड हो गया। पूरा ग्रुप एग्जॉस्टेड लग रहा था। उनमें से एक कहता है, सीरियसली हमारी फर्स्ट फाइट और उसमें ही हमें एक जायंट गोलम और गूल्स का पूरा पैक मिल गया। ये आखिर है क्या? अब मुझे समझ आया कि लोग यहाँ क्यों नहीं आना चाहते। एक और बंदा कहता है, जब मैं डीमन टावर के लास्ट मिशन पे गया था तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सच में क्रेजी है कि हिलियन ने असल में उस चीज को मार गिराया, और ये बात झूठ नहीं है कि उसने डीमन किंग ऑफ लस्ट की पावर्स अब्सॉर्ब की थी। और अब ग्रेनाडा थोड़ा अनईजी फील कर रहा था। शायद इस हिलियन के पास सच में वो बात है जो एक डीमन किंग को मारने के लिए चाहिए। इसी बीच एक ऑर्क ट्राइब काफी दूर से ये सब देख रही थी। उनमें से एक खड़ा होकर कहता है कि अब उनके पास आराम करने का वक्त नहीं है। हिलियन कहता है कि वो डेमोनिक एनर्जी को फील कर सकता है। वो लोग जरूर डीमन किंग के सबऑर्डिनेट्स थे। तब क्रुतु कहता है, उर्गश में तुम्हारा स्वागत है यू इडियट हीरोज। हिलियन कहता है कि अब वो आगे बढ़ेगा और उन्हें फिनिश कर देगा, पर ग्रेनाडा उन्हें केयरफुल रहने और वेट करने को कहता है। उसे बुर्जा का स्नो के बारे में दिया हुआ वार्निंग याद आता है और उसे ऑलरेडी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। क्रुतु और बुर्जा दोनों एक साथ कहते हैं कि उनमें से कोई भी टावर तक नहीं पहुंचने वाला। माउंटेन पर एक एवलांच आता है और सब लोग उसमें बह जाते हैं। ग्रेनाडा सबको भागने के लिए चिल्लाता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट अपने थ्रोन पर बैठा मजे से कहता है कि हीरोज को वेलकम करना हमेशा अच्छा लगता है। बस इस बार हंटिंग उनकी नहीं, इनकी हो रही थी। बुर्जा ने ग्रेनाडा को 3 चीजों के बारे में वार्न किया था। पहला, स्नो। अब सब लोग रिकवर होने की कोशिश कर रहे थे, बुरी तरह दबने के बाद बाहर निकल रहे थे। हिलियन कहता है कि उन्हें यहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, कैंप सेट करना पड़ेगा और उन लोगों को ढूंढना होगा जो एवलांच में बह गए। पर दूसरा खतरा तो कुछ ऐसा था जिसके बारे में बुर्जा ने ग्रेनाडा को वार्न तक नहीं किया था। रात में कैंप को प्रोटेक्ट करना। ऑक्स का अटैक एक और उस जैसे जायंट के साथ होता है। ये वाला जायंट ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे से बना हो। ग्रेनाडा गुस्से में आग बबूला हो रहा था, ये सोचते हुए, उस डैम डीमन किंग ने मुझे इसके बारे में तो नहीं बताया था। हमारा बंदा उस प्रेशर को देखकर काफी खुश था। एक फाइट, एक एवलांच और फिर रात में एक अटैक, सब उन्हें थकाने के लिए था। उनके नंबर्स बहुत तेजी से गिरने वाले थे। उर्गाश माउंटेन्स में उन्हें आए हुए 3 दिन हो चुके थे और उनकी स्ट्रेंथ 511 से घटकर सीधा 256 पर आ चुकी थी। वो आखिरकार सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, पर टावर कहाँ है?
हिलियन चिल्लाता है, वेट, उसने अपना टावर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर क्यों नहीं बनाया? वो पैनिक हो रहा था। तभी उसके पीछे से एक सोल्जर ने कहा, हिलियन, हम लोग गिव अप कर रहे हैं। हिलियन पलट कर कहता है, होल्ड ऑन लॉर्ड वार्डन, आप क्या कह रहे हैं? वार्डन आंसर करता है, सर, ये जर्नी पूरी तरह से एक फेलियर है। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए, पर इससे पहले कि बाकी सब लोग यहाँ फालतू में मारे जाएं, हमें वापस लौटना पड़ेगा। उर्गाश माउंटेन्स में एंटर करने के 6 दिन बाद उन्हें आखिर में डीमन टावर मिल जाता है, पर उनके नंबर्स अब 256 से गिरकर सिर्फ 52 रह गए थे। सब गुस्से में थे और कह रहे थे कि ये डीमन किंग बिल्कुल डिस्ग्रेस है। उसने छुपने के लिए एक इतना छोटा सा टावर बनाया। वो लोग टावर का दरवाजा खोलने जाते हैं, जैसे कह रहे हो चलो इन लोगों को जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। इजी टावर है, ज्यादा फ्लोर्स भी नहीं है। बुर्जा ने ग्रेनाडा को पहले ही वार्न कर दिया था कि दरवाजे से दूर रहना। जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, ढेर सारी कैनन्स बाहर आकर फायर करने लगती हैं। एक लाइट का बराज सबके बॉडीज के आर पार हो जाता है और सेकंड्स में उनकी तादाद 52 से सीधा 1 पर आ जाती है। प्रोटैगनिस्ट काफी इंप्रेस होता है। हाँ, हिलियन को फिनिश करने के लिए ये भी काफी नहीं था। हिलियन असल में टावर के अंदर इन्वेड कर रहा था। वो पूरी तरह से रेक्ट था, बुरी हालत थी, पर वो फिर भी आगे बढ़ रहा था, गुस्से में चिल्लाते हुए ये जानना चाहता था कि ये किस तरह का डीमन किंग है। इस जगह में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। फिर ग्रेनाडा कहता है, हिलियन। हिलियन उसकी तरफ देखता है, ग्रेनाडा, तुम जिंदा हो? ग्रेनाडा कहता है, हाँ, मैं किसी तरह उस अटैक से बच गया, किस्मत अच्छी थी, पर अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। हिलियन कहता है, हाँ, पर ये ठीक है, मैं वही हीरो हूं जिसने लास्ट डीमन किंग को मारा था और उसकी पावर अब्सॉर्ब की थी। ये नया डीमन किंग मेरे लिए कुछ नहीं है, हम दोनों मिलकर इसके लिए काफी हैं। ग्रेनाडा कहता है, ये बात तो सच है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। वो 2nd फ्लोर पर पहुंचते हैं, बिल्कुल खाली। 3rd फ्लोर बिल्कुल खाली। हिलियन कंफ्यूज हो जाता है, वेट, ये जगह तो मॉन्स्टर्स से भरी होनी चाहिए थी, पर यहां तो कोई नहीं है। ग्रेनाडा को ऑलरेडी पता है कि उनका वेट कौन कर रहा है। वो 4th फ्लोर पर पहुंचते हैं। हिलियन कहता है, ये किस तरह का टावर है? 2nd फ्लोर पर कुछ नहीं, 3rd फ्लोर पर कुछ नहीं, और 4th फ्लोर पर ये एक जंगल। क्या हम सच में डीमन किंग के टावर में ही हैं? तभी कोई आगे आता है और कहता है, ऐसा लगता है कि तुम किसी तरह यहां तक पहुंचने में कामयाब हो ही गए। हिलियन उसकी तरफ देखता है और अर्नन खुद को 4 सेलेस्टियल क्वींस में से एक के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, वही जो डीमन किंग को प्रोटेक्ट करती है। वो डार्क स्पिरिचुअलिस्ट है और अब वो उसकी ओपोनेंट बनने वाली है। भले ही वो कॉन्फिडेंट एक्ट कर रही थी, पर ग्रेनाडा और हिलियन उसे बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे थे। हिलियन उसे पहचान लेता है, प्रिंसेस अर्नन, आप ये सब क्यों कर रही हैं? वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूं, मैं डार्क स्पिरिचुअलिस्ट हूं। अब मेरी इस ईविल पावर को महसूस करो। वो एक क्वाड्रुपल एलिमेंटल समनिंग शुरू करती है। हिलियन तुरंत कहता है कि उसे पता है कि ये एलिमेंटल मैजिक सिर्फ प्रिंसेस अर्नन ही यूज कर सकती है, तो क्लियरली उस पर किसी तरह का कंट्रोल किया गया है। वो सोच रहा है, ऑर्क्स, एवलांचेस, नाइट एम्बुशेस, एक हिडन टावर, माना कैनन, खाली फ्लोर्स और अब ये प्रिंसेस। वो कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। ये डैम प्रिंसेस उस हीरो को क्यों बचाने की कोशिश कर रही है जो खुद उसे बचाने आया था? ठीक है, अगर बात यही है तो वो अब सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। पर तभी बुर्जा उसके पीछे अपीयर होता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो ऐसा कर सकता है। एक डायरेक्ट एक्सप्लोजन होता है और बुर्जा कहता है, गुड, कम से कम उसे अपनी जिंदगी में एक बार मेरा चेहरा देखने का मौका तो मिला। द फेमस हीरो हिलियन कार्डियल। हिलियन को वो हिट लगती है और वो भड़कते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, तू आखिरकार आ ही गया। हिलियन सोचता है, थैंक गॉड, मुझे हेल्प की जरूरत थी। ग्रेनाडा मेरे साथ है, देखो वो डीमन किंग के पीछे है, ये एक परफेक्ट चांस है। वो टेलीपोर्ट होता है, ग्रेनाडा के बिल्कुल पास आता है और कहता है, कम ऑन मेरे दोस्त, चलो अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन करते हैं। पर वो असल में कुछ भी कंबाइन नहीं करता। वो ग्रेनाडा की पावर ड्रेन करना शुरू कर देता है और कहता है, ग्रेनाडा, क्या मैंने तुम्हें ग्रेटर गुड के लिए नहीं बताया था? ग्रेनाडा बस किसी तरह खड़ा था, कहता है, तुम झूठे और दोगले इंसान। बुर्जा स्माइल करता है, मुझे तुम्हारा ये घटिया और नीचापन अच्छा लगा। वो रिंग जो तुम्हें पावर देती है, एक बार वो उतर गई तो तुम फिर से वीक हो जाओगे। हिलियन हंसता है, बात तो सच है, पर मैं देखना चाहता हूं कि तुम ये करके दिखाओ, इडियट। तभी प्रोटैगनिस्ट अचानक गॉटन को बुलाता है और हिलियन का हाथ अचानक से गायब हो जाता है। उस मोमेंट में मैं बिल्कुल हिलियन की तरह ही स्टैंड था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या। उसने तो कुछ भी सेंस नहीं किया। गॉटन उसके पीछे खड़ा था और कह रहा था कि एक ह्यूमन जो खुद को हीरो कहता है, उसके हिसाब से हिलियन कुछ ज्यादा ही लाउड और रूड है। हिलियन पीछे कूदता है और पूछता है कि ये डीमन आखिर कहां से आ गया। ये एक हाई रैंकिंग क्रीचर है और हिलियन के पास वो आर्टिफैक्ट था, उसे इस तरह ऑफ गार्ड नहीं कॉट होना चाहिए था। पर बुर्जा ऑलरेडी फिर से उसके पीछे आकर पूछ रहा था कि वो कहां जाने की कोशिश कर रहा है। हिलियन डॉज करने की कोशिश करता है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां एक मैसिव ड्रैगन उसे ही घूर रहा था। उसी सेकंड में उसे रियलाइज हो जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। प्रोटैगनिस्ट एक स्पिरिट बॉम्ब जैसा ब्लास्ट चार्ज करना शुरू करता है और कहता है, गुड बाय। अब टाइम आ गया था उसकी जिंदगी की सबसे पहली बीटिंग खाने का। वो एक्सप्लोजन सीधा उसे हिट करता है, पूरा टावर एक पर्पल ग्लो में समा जाता है। वो बेचारा हीरो जलकर राख बन जाता है और जमीन पर पड़ा होता है। बुर्जा कहता है कि कम से कम वो इंप्रेसिव तो जरूर है। हिलियन अभी भी थोड़ा सा जिंदा था और दर्द से कराह रहा था। प्रोटैगनिस्ट कहता है, ऑल राइट, इसके हाथ बांध दो और इसे प्रिजन में डाल दो, और अगर बाहर कोई ह्यूमन जिंदा बचा हो तो उसे भी प्रिजन में डाल दो। मीनवाइल ग्रेनाडा मरने की हालत में था और कह रहा था, मुझे आफ्टर लाइफ दिख रही है, ये मेरे लिए एंड है। पर प्रोटैगनिस्ट उसके पास चलकर आता है, उसे एक स्पिरिट फ्लावर से एनर्जी देता है और ग्रेनाडा तुरंत रीजनरेट हो जाता है। वो शॉक में खड़ा होता है, वेट, मैं तो पूरी तरह ठीक हो गया, ये क्या हुआ? प्रोटैगनिस्ट अर्नन को भी एक छोटा सा स्पिरिट फ्लावर देता है और वो उसे थैंक्स कहती है। अर्नन को रियलाइज होता है कि डीमन किंग ने ग्रेनाडा पर सच में कुछ बहुत ही प्रेशियस यूज किया है। फिर वो लॉर्ड से कहता है,
तुम्हारी कैनन ने काम किया, इसलिए मैं तुम्हें इस पूरे टावर को डिस्ट्रॉय करने और जो तुम्हारा मन करे वो करने की परमिशन देता हूँ। आज के लिए इतना ही एवरीवन। अपने अपने फ्लोर्स पर वापस जाओ और अपने डेली टास्क्स पूरे करते रहो, वो कहता है और वहां से निकल जाता है। ग्रेनाडा को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। एक इतनी इंटेंस फाइट के बाद भी डीमन किंग बिल्कुल शांत था। ये बंदा सच में डीमन किंग है। वो देखता है कि अर्नन कुछ सोच रही है और पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि उसे सच में लगता है कि डीमन किंग बहुत थक चुके हैं। फिर वो अपना हाथ जमीन पर मारता है और थक कर पीछे की तरफ गिर जाता है। उसने अपनी वीकनेस इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि ये उसके लिए स्ट्रिक्टली मना है। पर वो डैम हिलियन, भले ही वो वीकेंड था और उसका एक हाथ नहीं था, उसने उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को लगभग टैंक कर ही लिया था। ये मतलब होता है 10 स्टार्स में से एक होने का, जो इस कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज हैं। और भले ही हिलियन उनमें से एक था, पर वो उनमें से सबसे वीक भी था। बुर्जा समझ सकता है कि डीमन किंग टावर को स्ट्रॉन्ग बनाने और लोगों के प्लान्स को मैनिपुलेट करने में बहुत ज्यादा पॉइंट्स खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह ड्रेन हो रहा है। अगर हिलियन उन ट्रैप्स में नहीं फंसता तो वो किसी भी हाल में जीत नहीं पाता। इस प्लान ने उसे पूरी तरह एग्जॉस्टेड, स्ट्रेस्ड और पैनिकिंग हालत में छोड़ दिया था। और यहां तक कि हिलियन के मेंटली शेकन होने और एक ओपनिंग दिखाने के बाद भी जब डीमन किंग ने अपना सब कुछ उस पर डाल दिया, तब भी हिलियन मारा नहीं। फिर भी दोनों ही केस में उसने आम डीमन किंग प्लेबुक को फॉलो किए बिना एक विन सिक्योर की थी, कुछ ऐसा जो पास्ट में कभी नहीं हुआ था और लगभग तब भी नहीं होता जब डीमन किंग डिस्कवर हो जाता है और प्रिंसेस को किडनैप करता है। तुम इसे इस लाइफ में एक प्रॉपर सक्सेस कह सकते हो। और अब उसे पता चल गया है कि फ्यूचर को चेंज करने का एक रास्ता है। वो उन कमीनों से अपना बदला जरूर लेगा। नेक्स्ट सीन में कोई पूछता है कि ये क्या बकवास है। क्या तुम ये कह रहे हो कि हीरोज ने इसलिए हार मान ली क्योंकि उन्हें टावर नहीं मिला? ये शायद ड्रैक्सन ही होगा जो अपने घर पर था। इसी बीच हॉल्टन सिटी में एक कॉन्फ्रेंस चल रही है। सब ये जानना चाहते हैं कि इस फेलियर का आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है। वार्डन कहता है कि वो फेल नहीं हुए हैं, अभी भी होप बाकी है। हिलियन, कारगिल और बाकी हीरोज ने हार नहीं मानी है। वो अभी भी उस डीमन टावर की तलाश में लगे हुए हैं। पर एक्सपीडिशन में जो कुछ हुआ उसकी न्यूज बहुत तेजी से पूरे कॉन्टिनेंट में फैलने लगती है। किंग गुस्से में कहता है कि वो डैम हिलियन बागिल बस अपने आप में ही घुमा रहता था और आखिर में एक नंबर का यूजलेस निकला क्योंकि उसने प्रिंसेस को रेस्क्यू नहीं किया, उसे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। लुईस भी गुस्से में है, कहती है कि वो इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देगी, उन्हें उस कमीने को ढूंढकर मार देना चाहिए। कहानियां हर जगह और ज्यादा एग्जैजरेटेड और ट्विस्टेड होती जा रही थीं। सिटी में एक आदमी कहता है, मैंने सुना है कि कारगिल वहां टिक तक नहीं पाया और तुरंत मारा गया। दूसरा जवाब देता है, हाँ, ऐसा लगता है कि वो उस डीमन किंग को हरा नहीं सका और इन्हीं अफवाहों की वजह से हमारे प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट्स 290,000 पर पहुंच चुके थे। सीन हीरोज के हेडक्वार्टर्स पर शिफ्ट होता है। वो वार्डन को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में उसने जो कहा उसमें एक भी झूठ नहीं है। वो कहता है कि वो अपने नाम की कसम खाता है, वो सिर्फ सच बोल रहा है। हीरोज कहते हैं कि बात अब सीरियसली आगे बढ़ रही है, पर क्योंकि उन्हें अभी भी इस डीमन किंग की आइडेंटिटी नहीं पता, उन्हें भी केयरफुल रहना होगा। हिलियन कारगिल 10 स्टार्स में से एक था। उसका ऐसे आसानी से मरना तो नहीं बनता था। वो और 10 दिनों तक न्यूज आने का वेट करेंगे। अगर कुछ नहीं होता तो कॉन्टिनेंट के सारे हीरोज 4728 हीरोज एक फुल स्केल अटैक लॉन्च करेंगे और इस बंदे का सफाया कर देंगे। ये लोग सच में 0 से 100 बहुत जल्दी चले जाते हैं। फिर सीन हमारे प्रोटैगनिस्ट के अंडरग्राउंड प्रिजन पर स्विच होता है। वो पूछता है कि क्या हिलियन अभी तक उठा है या नहीं और उसकी फास्ट रिकवरी पर कॉम्प्लीमेंट देता है। हिलियन आंसर देता है, डीमन किंग, अगर तुमने मुझे यहाँ जिंदा रखा है तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, तो सीधे मुद्दे पर आओ। बुर्जा कहता है, ओ, तुम्हें इस तरह बात करते हुए देखकर अच्छा लगा। ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि तुम मेरे वेसल बन जाओ। मुझे थोड़ा अंदाजा तो था ही इसका, और ऑनेस्टली बेचारे हिलियन को भी, पर फिर भी उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। और वो पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत सुना। प्रोटैगनिस्ट एक गोल्ड से भरा थैला हाथ में पकड़े हुए था और कहता है, एक हीरो की जर्नी का खर्च बहुत ज्यादा होता है ना? सैकड़ों लोगों का खाना, सिक्योरिटी, पेपर वर्क, आर्मर और भी बहुत कुछ। अक्सर इन खर्चों को मर्चेंट्स और नोबल्स कवर करते हैं क्योंकि जब डीमन किंग हराया जाता है तो सबकी लाइफ बेहतर हो जाती है, पर जब एक हीरो हार जाता है तो वो जिंदगी भर कर्ज में डूब जाता है। ये उन सब हीरोज के साथ होता है क्योंकि उन्हें एक्सपीडिशन फंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स लेनी पड़ती हैं, और इस बार सारी इन्वेस्टमेंट्स हिलियन पर ही थीं। तो आसान शब्दों में कहूं तो जब वो सोसाइटी में वापस जाएगा तो उसका पूरी तरह से कबाड़ा होने वाला है। हिलियन कांप जाता है और उसे रियलाइज होता है कि ये मानना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर ये बिल्कुल सच है। अगर वो इस जगह से बाहर निकल भी जाता है, जैसे ही उस पर एक फेल हीरो का ठप्पा लगेगा, वो पूरी जिंदगी कर्ज में दबा रहेगा। वो पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला। तभी ग्रेनेडा वहां आता है और कहता है कि उसने ही उसे बताया था। हिलियन चिल्लाता है, ग्रेनेडा, मुझे बिट्रे करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ग्रेनेडा पलटकर जवाब देता है, यू बास्टर्ड, तुमने मेरी लाइफ चुराकर सबसे पहले मुझे बिट्रे किया था। बुर्जा उसे शांत होने को कहता है और बोलता है, वेल, मेरे जैसा कोई और डीमन किंग है ही नहीं और इसी वजह से तुम फेल हुए। पर जिस तरह मैंने तुम्हारे तरीकों के हिसाब से अडेप्ट किया, तुम भी जल्दी ही अडेप्ट कर लोगे। पर चीजें पूरी तरह बदल जाएंगी अगर इस दुनिया का कोई हीरो इन लोगों के प्लान में दखल देना शुरू कर दे। वो एक अर्मेनियस ऑर्ब दिखाता है और हिलियन पूछता है कि ये क्या है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये एक मैजिक टूल है जिसका यूज वो अपने सबऑर्डिनेट्स पर नजर रखने के लिए करता है। जिस पल कोई इसे कंज्यूम करता है, ये चीज उनके दिमाग के साथ फ्यूज हो जाती है और बुर्जा को तुरंत पता चल जाएगा अगर उस इंसान के मन में उसके खिलाफ कोई हॉस्टिलिटी है। और इसके ऊपर से वो बस एक सिंपल जेस्चर से उस इंसान का दिमाग उड़ा सकता है। और इस ऑर्ब को बॉडी के साथ अडेप्ट भी होना पड़ता है, तो अगर कोई उस स्टेज पर फेल हो गया तो वो मारा जाएगा। हिलियन कहता है, होल्ड ऑन, मैं एक हीरो हूं, मेरा मेंटल कंट्रोल इनसेन है, ऑब्वियसली ये चीज फेल होने वाली है। पर ग्रेनाडा कहता है कि उसे पता है हर हीरो जब चाहे अपने मेंटल बैरियर्स को तोड़ सकता है। बुर्जा कहता है कि उसे ये पहले से पता था। हिलियन उस डैम एल्फ पर भड़कने लगता है और कहता है कि उसे शर्म आनी चाहिए। वो इस तरह से एक्ट कैसे कर सकता है?
अपना मुंह खुले का खुला रखकर हिलन कहता है कि वो बस एक प्रेशियस मैजिक टूल को वेस्ट करने वाले हैं क्योंकि वो कभी सबमिट नहीं करेगा। पर बुर्जा उसे चुप रहने को कहता है और उसे लिटरली स्वॉलो को बोलता है और ऑर्ब सीधा उसके मुंह में फेंक देता है। व्हाट द हेल, ये सच में एक ऐसा डीमन किंग है जो नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता। ग्रेनाडा सोचता है कि हिलन काफी स्टबर्न है, वो ऑरा से घिरा हुआ है और लग रहा है कि वो रेजिस्ट कर रहा है। पर बुर्जा कहता है हाँ बिल्कुल, ये बंदा एक एक्सट्रीमली ग्रीडी ह्यूमन है। उसने अपने कॉमरेड्स को बिट्रे किया और पैसे के लिए सबके साथ ऐसे ट्रीट किया जैसे उनकी कोई वैल्यू ना हो। ऐसा कोई चांस नहीं कि वो इस आइटम को फेल करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दे। और बस हो गया, हिलन अब किंग का वैसल है। नेक्स्ट सीन, गॉर्डन कहता है कि इस तरह का वैसल मिलना अच्छी बात है, पर उस पे आर्मीज का 100,000 का कर्ज है। वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होने वाला और पिछले एक्सचेंजेस से उनके पास सिर्फ 2,000 ही बचे हैं। बुर्जा कहता है कि जिस मैसेज का वो वेट कर रहा है वो जल्द ही आने वाला है। गॉर्डन पूछता है कि ये कहां से आने वाला है। बुर्जा बताता है कि डीमन किंग्स की मीटिंग आने वाली है, एक ईयरली गैदरिंग जिसे यूनियन ऑफ टावर्स के नाम से जाना जाता है। बुर्जा इसमें पहले कभी शामिल नहीं हुआ था क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि डीमन किंग्स का एक दूसरे की मदद करना डिस्गस्टिंग है। पर अब वो एक्साइटेड है क्योंकि जिन लोगों के पास इस दुनिया में लंबे टाइम से टावर्स हैं वो डेफिनेटली गोल्ड और ट्रेजर से लदे हुए होंगे। गॉर्डन चिल्लाता है, आप पॉइंट्स को पैसों के लिए ट्रेड कैसे करेंगे? पर यह बात गॉर्डन पहले कहता था। अब उसे पता है कि बुर्जा के पास जरूर कोई रीजन होगा। अगर उन्होंने नॉर्मल डीमन किंग प्लेबुक को फॉलो किया होता तो वो पक्का मारे गए होते। और ठीक उसी वक्त वो अनाउंस करता है कि यूनियन ऑफ टावर्स का इन्विटेशन आ गया है। बुर्जा स्माइल करता है और खड़े होकर कहता है, लेट्स गो, टाइम आ गया है सारे ओल्ड टाइमर्स को स्कैम करने का। सीन 13th फ्लोर पर टावर ऑफ लाइज में डीमन किंग के रूम पर स्विच होता है। बुर्जा अंदर आते हुए कहता है कि वो लेट नहीं है, पर हर कोई पहले से ही वहां मौजूद था। वो सूट में बिल्कुल शार्प लग रहा था और पूछता है कि क्या उन्हें उससे कुछ डिस्कस करना है। ड्रैक्सटन वहां बैठा बस प्योर हेट्रेड रेडिएट कर रहा था। फाइनली एक डीमन गर्ल रेना सेल्डन आगे आती है। वो उस इंसान से मिलना चाहती थी जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। वो आइस डीमन रेस से है। फिर यूगर नाम का एक साइक्लॉप्स कहता है कि ये जरूर वही बच्चा होगा जिसने बॉसेस की इंसल्ट की थी। और अननोन रेस का एक ह्यूमन जिसका नाम जेसन है, जिसे डीमन किंग ऑफ लाइज के रूप में जाना जाता है, वो बुर्जा को वेलकम करता है। अगर मुझे बेट लगानी हो तो मैं कहूंगा कि ये बंदा डिस्गाइज में एक हीरो है। मुझे तो यही लगता है। बुर्जा कहता है, व्हाट अ बंच ऑफ इडियट्स, तुम लोगों ने एक अलायंस बनाया, क्या तुम्हें खुद को डीमन किंग्स कहलाने में शर्म नहीं आती? यूगर टेबल पर मुक्का मारता है और उसे इडियट बुलाता है। अभी अभी आया एक बच्चा उनके कामों में दखल देने की कोशिश कैसे कर सकता है? प्रोटैगनिस्ट ने उन्हें जानबूझकर प्रोवोक किया था ताकि वो ये पता लगा सके कि इस जगह पर चल रहे प्लान्स के पीछे आखिर किसका हाथ है, और क्लियरली ये इस ह्यूमन का तो नहीं है। उगर फाइट स्टार्ट करने के लिए रेडी लगता है और प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो इसके लिए पछताएगा क्योंकि वहां सिर्फ वो अकेला ही एलीट है। पर तभी कोई ताली बजाने लगता है और सब शांत हो जाते हैं। ये जेसन था जो कहता है, उगर बुर्जा ये कोऑपरेशन का टाइम है तो चलो इसको वेस्ट नहीं करते। प्रोटैगनिस्ट काफी इंप्रेस होता है। जेसन ने 1 सेकेंड में उन दोनों की किलिंग इंटेंट को मिटा दिया था। क्या ये जेसन की पावर थी या टावर की? बुर्जा फाइन कहता है और अपनी चेयर की तरफ चला जाता है, जबकि जेसन सबको इस सिचुएशन को समझने के लिए थैंक यू कहता है। जेसन कहता है, ऑलराइट, मीटिंग स्टार्ट करते हैं, सब लोग अपनी अपनी राय बताओ। बुर्जा बस इतना कहता है। ऐसा लगता है कि ये मीटिंग कुछ खास नहीं होने वाली। फिर ड्रैक्सटन कहता है कि क्योंकि कोई और अपना मुंह नहीं खोल रहा तो उसे कुछ कहना है। कहां है वो डैम हीरो हिलन कार्गिल? बुर्जा शांत हो जाता है और रिपीट करता है, हिलन कार्गिल। सीन 2 लड़कियों पर कट होता है जो सेम सवाल पूछ रही थी। लेफ्ट में बीस्ट गाइज की मेड है और राइट में उस ह्यूमन ऑफ लाइज की मेड है। वो गॉर्डन से पूछ रही हैं और वो कहता है कि उसे ठीक से नहीं पता, हिलन टावर तक पहुंच ही नहीं पाया, वो अभी भी उर्गाश के आसपास भटक रहा होगा। वो ह्यूमन ऑक्स कहती है, रिडिकुलस बातें मत करो, उसे इतनी दूर से ही टावर नोटिस हो जाता। पर गॉर्डन कहता है कि उनका केस थोड़ा डिफरेंट है। वो जो भी कह रहा है वो ऑब्वियसली वही था जो बुर्जा ने उसे कहने को बोला था। क्योंकि हिलन को एक स्पाई की तरह यूज किया जाने वाला है, इस बात को सीक्रेट रखना सबसे इंपॉर्टेंट था। गॉर्डन सोचता है कि उसके पास ओबे करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पर तभी वो अचानक चिल्लाने लगता है कि वो डैम डीमन किंग एक चलता फिरता डिजास्टर है जो कभी किसी की नहीं सुनता। जब भी बुर्जा कुछ करना चाहता है वो 1 मिलियन प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है और वो ये सब रैंट करते हुए अंदर ही अंदर बड़ा अच्छा फील कर रहा था क्योंकि आखिरकार उसे अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया था। उसके आसपास के लोग ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे हाँ, डीमन किंग्स ऐसे ही होते हैं। वो सब के सब अजीब हैं। वो लड़कियां भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना शुरू कर देती हैं और गॉर्डन को रियलाइज होता है कि उसे सच में सिर्फ थोड़े इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। मीटिंग पर वापस आते हैं। ऑर्क पूछता है, तुम्हें लगता है मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा? बुर्जा कहता है, हाँ। ह्यूमन चिल्लाता है, वेट, क्या तुम ये कह रहे हो कि हिलन कार्गिल तुम्हारे टावर तक इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि तुमने उसे किसी माउंटेन के टॉप पर नहीं बनाया था? बुर्जा कहता है कि ये सच है। वो अपना टावर किसी स्पेसिफिक जगह पर बनाने के लिए बाउंड नहीं है। पर जेसन कोई स्टूपिड नहीं है और वो कहता है, तो फिर होल्ड ऑन, हीरोज तुम्हारे टावर को हंट कर रहे हैं और तुम उसे डिफेंड करने की जगह यहां बैठे हो। अकेडमी में तुमने ये तो सीखा ही होगा कि अगर वो तुम्हारा टावर कैप्चर कर लें तो तुम हमेशा के लिए मार्क हो जाओगे। स्पेशली तुम बुर्जा, तुमने तो क्लास में टॉप किया था। प्रोटैगनिस्ट कहता है, मेरे टावर की टेंशन मत लो, मेरे पास उसको प्रोटेक्ट करने का अपना तरीका है। और उसने अभी से जेसन से नफरत करनी शुरू कर दी थी। जेसन स्माइल करता है और कहता है, ऑल राइट, फिर अगर तुम कह रहे हो कि सब ठीक है तो मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा। ड्रैक्सटन चिल्ला रहा था और पूछता है कि क्या उसे लगता है आर्च ड्यूक आर्केन इस तरह की किसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उस बुढ़े को जो कहना है कहने दो, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि वो यहां जितना चाहे झूठ बोल सकता है, उनके पास इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका ही नहीं है। भले ही ये उसे और ज्यादा सस्पिशियस दिखाता हो, ये एक्सपोज होने से तो बेहतर ही है। फिर भी अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं परेशान जरूर होता। तुम टावर ऑफ लाइज में बैठे हो,
ऐसा लगता है इस नाम का इस बात से जरूर कोई कनेक्शन होगा कि यहाँ लोग सच नहीं बोलते। बुर्जा खुद से कहता है कि उसे अपने गोल यानी 100,000 गोल्ड हासिल करने पर फोकस रखना चाहिए। जेसन और युगर के बीच कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। क्लियरली वहां किसी तरह की हायरार्की बनी हुई है और ये ऑब्वियस है कि जेसन सबसे टॉप पर है। बुर्जा चुपचाप सुनता रहता है और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, स्पेशली ये कि वो लो पॉइंट्स वाले डीमन किंग्स आखिर हैं कौन, और ये गॉर्जियस लाइट आइज वाली लड़की उस डीमन बॉय को घूरना बंद ही नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद हमें दो डीमंस के बीच एक छोटा सा रोमांटिक मीटअप देखने को मिलता है। वो पूछता है क्या बात है और वो कहती है कि अब कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। जब से उसने उसके बारे में सुना था वो उससे ये कॉन्वर्सेशन करना चाहती थी। वो पूछता है क्यों, और वो पलट कर कहती है कि वो उसके कुछ पॉइंट से अग्री करती है। वो थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि उसे याद नहीं कि रेना उसकी पास्ट लाइफ में इस तरह की इंसान थी। वो बताती है कि उसे डीमन किंग स्टैंडर्ड से उतनी नफरत नहीं है जितनी उसे है, और वो उनमें से कुछ को फॉलो भी करती है, पर उसे दिल से लगता है कि डीमंस को थोड़ा और फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, स्पेशली एरियन में, और इसीलिए वो उससे मिलना चाहती थी। साथ ही उसे पता था कि उसके साथ अकेले बात करना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। वो खुद पर थोड़ा प्राउड फील करता है और कहता है तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। वो कहती है कि वो उतना बुरा भी नहीं है। फिर वो ये भी कहती है कि वो उसकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा हैंडसम है। ओके, तो अब अचानक से यहाँ फ्लर्टिंग भी चालू हो गई है और वो उसके हाथ में अपना व्हाट्सएप पकड़ा देती है, मेरा मतलब एक पर्सनल कम्युनिकेशन पर्ल जिससे मैसेज ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। जब तक वो डीमन किंग स्टैंडर्ड्स की इंसल्ट नहीं करता वो उस पर भरोसा कर सकता है। आखिरकार उसे बात करने के लिए कोई तो मिला और वो नहीं चाहती कि वो इतनी जल्दी मर जाए। प्रोटैगनिस्ट पूछता है और उस डीमन किंग ऑफ लाइज के बारे में क्या ख्याल है। वो कहती है कि तुम उसको बिल्कुल रीड नहीं कर सकते। वो डेफिनेटली उन दोनों इडियट से बेहतर है। वो वहां से निकल जाती है और वो सोचता है कि वो अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर सकता, पर ये ट्रिप से मिला एक अनएक्सपेक्टेड विन जरूर था। टावर के फर्स्ट फ्लोर पर वापस आते हैं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अर्ना दिन भर कुकिंग करती है और छोटा ड्वार्फ अपनी मशीन्स बनाने के मजे ले रहा है। वो अर्ना के स्पेशली बनाए गए कुकीज ये सोचकर खाता है अगर ये बुरे भी हुए तो भी वो उसे खुश करने के लिए इन्हें अच्छा ही बताएगा, पर वो शॉक रह जाता है क्योंकि उनका टेस्ट सच में अमेजिंग था। वो बेसिकली हेवन में है और शर्म से लाल होते हुए टेस्ट एंजॉय कर रहा था जब अर्ना उससे पूछती है कि उसे कैसे लगे। वो कहता है कि अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, उसने सच में कुछ बहुत इनक्रेडिबल बनाया है। वो बताती है कि उसने इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें कुछ स्पिरिट सीड्स ऐड किए हैं। ड्वार्फ दंग रह जाता है, तुम इतनी वैल्यूएबल चीज को सिर्फ कुकीज बनाने में वेस्ट क्यों कर रही हो। वो कहती है ताकि फ्यूचर में वो सब एक दूसरे के करीब रह सकें। ऐसा लगता है कि वो लंबे टाइम तक एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। वो कहता है हाँ, बात तो सही है। वो पूछती है कि क्या ग्रेनाडा को ये पसंद आएंगे। ड्वार्फ कहता है कि शायद उसे इससे भी ज्यादा पसंद आए। फिर वो पूछती है कि क्या डीमन किंग को भी ये पसंद आएंगे, पर इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल रेड हो चुका था और ड्वार्फ को ये थोड़ा अजीब लगता है। जब प्रोटैगनिस्ट रूम में वापस आता है सब जा चुके होते हैं। किंग ऑफ लाइज पूछता है कि क्या लड़का टी पिएगा और कहता है कि उसे कुछ बात करनी है। वो उसे घूरता है और कहता है कि वो बहुत अच्छे से जानता है कि बुर्जा को ह्यूमन मनी की जरूरत है। प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड रह जाता है और पूछता है कि उसका इससे क्या मतलब है, पर उसकी असली टेंशन ये थी कि ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हुई। जेसन कहता है दोस्त, यहाँ नाटक करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। ड्रैक्सटन ने मुझे बता दिया था, तो चलो अब इन स्टूपिड गेम्स में टाइम वेस्ट नहीं करते। वो ट्रेजर का एक ढेर सामने फेंकता है और कहता है चलो एक डील करते हैं, डिमोनिक एनर्जी के बदले ह्यूमन मनी। बुर्जा पूछता है कि उसकी इंटेंशन क्या है। जेसन कहता है बुर्जा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। मैं तुम्हारी साइड हूं, हम दोनों ही इसमें आगे बढ़ेंगे और हम दोनों को वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। लगता है कि प्लान काम कर गया क्योंकि अब हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं जहां गोल्ड के बैग्स के बाद बैग्स रखे हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है आगे बढ़ो हेलन, 100,000 लो और निकलो। हेलन को यकीन नहीं होता, तुमने सच में इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। प्रोटैगनिस्ट कहता है हाँ, पर उसे ये सब छुपाना होगा। उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी को ये पता ना चले कि ये पैसा कहां से आया, क्योंकि ये उन दोनों के लिए बुरा होगा। बुर्जा के लिए ये और भी ऑफल होगा क्योंकि इससे सबको पता चल जाएगा कि उसका पैसा कहां गया, और तब जेसन के पास उसके खिलाफ एक लेवरेज आ जाएगा, स्पेशली तब जब बुर्जा को कोई आइडिया नहीं है कि जेसन आखिर क्या प्लान कर रहा है। फिर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि हेलन के बाकी नाइट्स भी अब ब्लैक नाइट्स बन चुके हैं। प्लान ये है कि उनका यूज करके और भी ज्यादा पैसा बनाया जाए और वो कुछ टाइम तक उसे फॉलो करेंगे। जो नाइट्स उसे मारने आए थे उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो लोग इतनी दूर तक सर्वाइव कर गए और अब उसकी हेल्प करने के लिए यूज किए जाएंगे। ऑब्वियसली गला साफ करता है ये कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती का था और किसी ने रेजिस्ट नहीं किया। हेलन एक पल के लिए सोचता है और पूछता है वेल मेरी पार्टी जिंदा है और ये कंप्लीटली फेलियर तो नहीं था क्योंकि मैं अपने कर्ज उतार दूंगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक हीरो की तरह काम करना जारी रखूंगा। वो ऑलरेडी पेंटिंग रहा था जैसे कह रहा हो हे बुर्जा, सच में सोचो तो ये मेरे लिए उतना भी बुरा नहीं था। मैं तो सच में इस बिजनेस पार्टनर के साथ आगे काम करने के लिए एक्साइटेड हूं। पर मेन बंदा उसे बस इतना दिखाता है कि वो एक सेकंड में उसका दिमाग क्रश कर सकता है। वो बंदा दर्द से जमीन पर तड़पने लगता है और बुर्जा कहता है कि उसे एक बात क्लियर करनी है, वो कोई पार्टनर्स नहीं है, एक स्लेव है और दूसरा मास्टर। उसके छोटे दोस्त सब कॉर्नर में खड़े डर के मारे अपने नाखून चबा रहे थे। हेलन कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना क्रूअल होगा। बुर्जा बस इतना जवाब देता है कि वो उससे कोई जेन्युइन लॉयल्टी नहीं मांग रहा है, अब निकलो और जो कहा गया है वो करो। पर उससे पहले अर्ना उसे आवाज लगाती है और उसे अपनी छोटी बहन हेलेना को एक लेटर डिलीवर करने को कहती है। वो बंदा थोड़ा चौंकता है, वेट, क्या तुम 13th प्रिंसेस की बात कर रही हो? ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर तुम डीमन किंग की साइड क्यों ले रही हो? वो बस इतना कहती है कि उसका किंगडम वापस जाने का जीरो इंटेंशन है और उसके जैसे स्टेटस वाले एक हीरो को तो रॉयल फैमिली के सीक्रेट्स पता ही होने चाहिए। हेलन रुकता है और सोचता है तो वो सारी अफवाहें सच थीं। अगर ऐसी बात है तो मैं किसी हद तक समझ सकता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। कुछ टाइम बाद
टावर और भी खाली हो चुका था। पर गॉर्डन जानना चाहता है कि क्या हीरो सच में उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। बुर्जा कहता है कि हिलन इतना भी पैथेटिक नहीं है कि उसे सिर्फ पैसों की पड़ी हो। एक और चीज है जिसकी लोगों को परवाह होती है, कुछ ऐसा जिसके लिए वो और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। उसके जैसे हीरो को शायद ऑनर नहीं चाहिए, उसे पॉपुलैरिटी चाहिए। वो काफी चेयरफुल था, कोई हाइप्ड अप सी स्पीच दे रहा था। और बुर्जा एक ऐसे इंसान को जानता है, कोई ऐसा जो अटेंशन चाहता है और हमेशा स्पॉटलाइट में रहना पसंद करता है। उसे कंट्रोल करना और भी ज्यादा आसान होता है, और वो सबसे बेस्ट काइंड का स्पाई है जिस पर वो नजर रख सकते हैं। तो ये और दिखाने वाला है कि हिलन क्या देखता है। नॉट श्योर, पर गॉर्डन काफी इंप्रेस होता है। अपेरेंटली बुर्जा ने ह्यूमंस को उस लेवल पर स्टडी किया है जिसे गॉर्डन इमेजिन भी नहीं कर सकता। और बुर्जा कहता है अगर एक ह्यूमन हीरो डीमन किंग के वेसल के रूप में सोसाइटी को अंदर से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे तो तुम्हें भी ये बहुत अच्छा लगेगा, है ना? गॉर्डन एक छोटी सी स्माइल देता है और कहता है डेफिनेटली। जब कोई दरवाजा नॉक करता है तो वो अर्ना थी जो उसके ट्राई करने के लिए कुछ कुकीज लाई थी। बुर्जा उसे वार्न करता है कि अगर ये बुरे हुए तो उसे अपना फ्लोर छोड़ने और उन्हें बनाने में इंपॉर्टेंट सप्लाईज वेस्ट करने के लिए 1 महीने के लिए प्रिजन में डाल दिया जाएगा। वो एक बाइट लेता है ये कहते हुए कि एक ह्यूमन डिजर्ट तो ऑफल ही होना चाहिए। पर तभी उसे कुछ फील होता है और अर्ना ऑलरेडी इमेजिन कर रही थी कि उसका भी ड्वार्फ जैसा ही ब्लिसफुल रिएक्शन आने वाला है। पर इसकी बजाय मेन गाय अपने थ्रोन को कसकर पकड़ता है और कहता है एक ह्यूमन के हिसाब से बुरा नहीं है। वो दंग रह जाती है, उसने उसे कंट्रोल कर लिया था। फिर वो पूछता है क्या तुमने इन कुकीज में स्पिरिट फ्लावर डाला था? वो कहती है ऑफ कोर्स, और वो खुश होती है कि उसने ये नोटिस किया। फिर वो कहता है तो कुछ गड़बड़ है, तुमने जो रिवॉर्ड अर्न किया था वो तुम मुझे वापस चुका रही हो, जरूर तुम्हें कुछ चाहिए। और वो बस वहां खड़ी स्माइल करती रहती है, ये कहते हुए कि उसने इस बात को फिगर आउट कर लिया। वापस हिलन के ग्रुप पर आते हैं। ऑक्स के साथ बात करने के बाद वो लोग माउंटेन से नीचे आए और ग्रेनाडा को अलविदा कहा। उन दोनों ने एक दूसरे को मिडिल फिंगर दिखाई। ठीक उसके बाद ग्रेनाडा जाके उन सारे मर्सनरीज को बुरी तरह पीटता है क्योंकि वो इडियट्स एक्सपेडिशन के आते ही वहां से गायब हो गए थे। हर एक बंदा वहां से भाग गया था। उनमें से एक कहता है देखो मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं उस माउंटेन पर लड़ने के लिए रुकूंगा जहां हर हीरो मारा जाता है? ग्रेनाडा सबको पीट रहा था जब तक कि कोई उसका नाम नहीं पुकारता। वो पीछे मुड़ता है और वो हीरो कैडे थी जो कहती है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया। कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो पिछली हीरो जर्नी में शामिल नहीं हो पाई थी, पर अब वो इस चांस का फायदा उठाने आई है। वो उन्हें ज्वाइन करना चाहती है। ग्रेनाडा कहता है श्योर, पर उसके दोस्त पहले ही उसे ये एक्सेप्ट करने और उससे आज की बियर के पैसे भरवाने को बोल रहे थे। वो फिर से सबको पीटता है और फिर कहता है ड्रिंक्स के लिए थैंक्स, पर फिर पूछता है कि वो यहाँ आई क्यों है। हीरो जर्नी पहले ही खत्म हो चुकी है, हिलन और बाकी लोग निकल चुके हैं। अचानक वो ठीक उसके सामने आती है और रूड होने के लिए माफी मांगती है, पर वो चाहती है कि वो उसे बताए कि वो लोग फेल क्यों हुए। ग्रेनाडा कहता है कि ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बुर्जा ने उसे बताने की परमिशन दी थी। थोड़ी देर बाद वो कहता है तो हाँ, ये सब कुछ ऐसे ही हुआ था। वो वहां शॉक में खड़ी है, उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। किंग का टावर माउंटेन के टॉप पर है ही नहीं। वेल, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास यहाँ रुकने का कोई रीजन नहीं है। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड के रूप में इन कॉइन्स को रख लीजिए। वो अपना हेलमेट पहनती है और वहां से निकल जाती है। एक मर्सनरी कहता है हाँ, बस उसे देखकर ही पता चलता है कि उसे नहीं पता ये दुनिया कितनी हार्ड है। वो एक हीरो है जिसने अभी अभी शुरुआत की है। अगर उसे उसके अपने दोस्तों से ही पीठ में छुरा ना खाना पड़े तो उसे खुद को लकी समझना चाहिए। और उसकी जुबान सच में काफी शार्प थी, क्योंकि जैसे ही वो बार से निकलकर चलना शुरू करती है 3 और आर्मर्ड बंदों को उसके पास से गुजरते देखा जाता है। ग्रेनाडा ये देख लेता है, उन्हें फॉलो करता है और जल्दी ही पाता है कि उन्होंने उसे घेर लिया है। वो कह रहे थे कम ऑन, आप अभी हमारे साथ वापस आ रही हैं योर हाइनेस, आपका फियांसे वेट कर रहा है। वो कहती है कि वो रिफ्यूज करती है। वो एक हीरो की तरह जीना चाहती है। पास में छुपा ग्रेनाडा रियलाइज करता है कि अगर ये लोग इसकी गार्डिंग कर रहे हैं तो ये जरूर एक प्रिंसेस होगी। पर जो भी हो, अगर ये रॉयल मैटर है तो ये उनकी प्रॉब्लम है। तभी एक तलवार उसकी गर्दन पर आकर लगती है और बंदा जानना चाहता है कि वो कौन है और वो उनकी स्पाइंग क्यों कर रहा था। वो आखिर कौन सा सस्पिशियस मैजिक यूज कर रहा है। ग्रेनाडा जानता है कि अगर उन्हें पता चल गया कि ये डीमन किंग की पावर है तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। नाइट कहता है कि अगर उसने अभी नहीं बताया कि वो किसी और किंगडम से है या कोई स्पाई है तो वो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। ग्रेनाडा को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो क्या करे जिससे ये मामला उस पर या बुर्जा पर बैकफायर ना करे। गली में एक एक्सप्लोजन होता है और वो ये चिल्लाते हुए बाहर कूद जाता है कि वो एक असैसिन है। ग्रेनाडा वहां से भागने की कोशिश करता है। एक नाइट कहता है कि वो प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करेगा, जबकि ग्रेनाडा जानता है कि इस सिटी में सिर्फ वही अकेला एल्फ है। अगर उसने कोई भी एल्फ पावर यूज की तो वो एक्सपोज हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि उसके पास जिंदा बचने की कोई गारंटी नहीं है। वो सब प्रिंसेस को शील्ड कर रहे थे। ग्रेनाडा डिसाइड करता है कि भले ही वो एक्सपोज हो जाए उसे अपनी पावर्स यूज करनी पड़ेंगी। और तभी बुर्जा वहां आता है और पूछता है कि वो इतना लेट क्यों है। एक ब्लैक और पर्पल फ्लेम फ्लैश होती है। बुर्जा वहां आकर पूछता है कि क्या इसीलिए इतना वक्त लग रहा था। ग्रेनाडा कहता है क्या तुम्हें वो सिचुएशन नहीं दिख रही जिसमें मैं फंसा हुआ हूं? बुर्जा उसे ओवर ड्रामेटिक होना बंद करने को कहता है। एक एल्फ के लिए ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं है। नाइट्स पूरी तरह शॉक में थे। एक डीमन किंग यहाँ आया था, वो जरूर हर हाइनेस को किडनैप करने आया होगा और वो उन्हें अपने बारे में चिंता ना करने को कहती है। ये उनका डीमन किंग को मारने का बेस्ट चांस है। बुर्जा कंफ्यूज होकर पूछता है होल्ड ऑन, ये एक प्रिंसेस है? नाइट्स कहते हैं झूठ बोलना बंद करो, तुम इसी वजह से यहाँ आए थे। ग्रेनाडा तब कहता है हाँ, ये सच में एक प्रिंसेस है और तुम यहाँ इसके लिए नहीं आए। बुर्जा मना करता है, वो बस अपना एक काम फिनिश करने के लिए वहां से गुजर रहा था और बाई कोइंसिडेंस इस पंगे में फंस गया। वो लोग उसे एक झूठा और घटिया डीमन बुलाते हैं। पर चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। जब उसने अर्ना से पूछा था कि उसे क्या चाहिए तो उसने कहा था कि उसे सीनल पाउडर चाहिए। अपेरेंटली इसका यूज स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है।
सैकड़ों साल पहले सीनल नाम की एक एल्फ ने ह्यूमन किंगडम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। किंग ने उसे ऐसी एक सप्लाई डेवलप करने का ऑर्डर दिया था जिससे ह्यूमंस और स्पिरिट्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सके, बिल्कुल एल्व्स की तरह। और इस तरह वो पाउडर बनाया गया था। बुर्जा कहता है तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो कहती है कि वो उसे ओवर एस्टिमेट कर रहा है। पहला, इस टावर में माना ना के बराबर है। दूसरा, वो एल्फ नहीं है, इसलिए उसे इसकी जरूरत है। बुर्जा पूछता है तुम किसी हाई रैंकिंग स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रही हो, है ना? वो कहती है शायद, या शायद बस एक टाइनी स्पिरिट के साथ। बुर्जा जानता है कि प्रीवियस लाइफ में 27 की एज में उसने अपना पहला हाई रैंक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। जब लोगों को इस बारे में पता चला तो पूरा कॉन्टिनेंट पागल हो गया था, क्योंकि किसी ह्यूमन के लिए ऐसा कर पाना इनसेनली रेयर है। पर अब वो 7 साल पहले ही ऐसा करने का सोच रही है। उसे ये अजीब लगता है। वो टावर में इतने ज्यादा टाइम से नहीं थी। क्या सच में इस चीज का उस पर इतना असर हुआ था? फिर भी अगर टावर स्ट्रॉन्गर होता है तो वो भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो वो कहता है फाइन, खाने के लिए शुक्रिया, और वो निकल जाता है। वापस फाइट पे आते हैं। वो कहता है कि उसकी अपनी मजबूरियां हैं, तो उन्हें इस मामले को जल्दी खत्म करना होगा। बेचारी कायदे फ्लिंच करती है और पूरी जगह एक्सप्लोड हो जाती है। पर वो इंप्रेस हुआ था। वो सच में एक हीरो थी, क्योंकि उसने अपने ऑरा से सबको प्रोटेक्ट कर लिया था। वो कहती है हाँ, मेरे पास डीमन रेस को खत्म करने के लिए बनाया गया ऑरा है। वो मेरा नेचुरल एनिमी है, और उस घुटन भरे पैलेस को छोड़ने की वजह से आज वो मरने वाला है। वो तुरंत एक क्रेसेंट मून स्पाइरल स्लैश थ्रो करती है, एक इंस्टेंट ऑरा टेक्निक जो किसी भी दुश्मन को चीर कर रख देती है। उस मोमेंट में वो एक हीरो बनना चाहती थी और डीमन किंग को मारना चाहती थी, क्योंकि उसे किसी दूसरे रीजन के एक बुढ़े आदमी को बेच दिया गया था, और वो उसके जैसी एक यंग लड़की को पाकर काफी एक्साइटेड था। ऑब्वियसली उसने साफ कह दिया था कि वो उस क्रीप के साथ किसी भी हाल में नहीं रहेगी। भले ही वो एक बिना किसी वैल्यू वाली प्रिंसेस हो, वो इस तरह की लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और यही वजह थी कि उसने बिना थके डे एंड नाइट नॉन स्टॉप ट्रेनिंग की थी। अगर वो यहाँ डीमन किंग को हरा देती है तो उसे एक हीरो के रूप में पहचाना जाएगा, और वो हमेशा के लिए अपने फादर के ऑर्डर से आजाद हो जाएगी। वो खुद डिसाइड करेगी कि उसे किससे शादी करनी है। फिर बुर्जा उसके अटैक को पकड़ता है और एक हाथ से क्रश कर देता है, ये कहते हुए कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। उसी पल में उस लड़की की उम्मीद टूट जाती है, और वो पूछता है अगर तुम सच में एक हीरो हो तो तुम इससे मरने वाली तो नहीं हो, है ना? तब उसे समझ आता है कि एक डीमन किंग और बाकी सबके बीच में क्या डिफरेंस है। फिर वो कहता है कि एक प्रिंसेस के हमेशा लोगों की सोच से कहीं ज्यादा यूजेस होते हैं। वो उनसे रुकने की भीख मांगती है। नाइट्स उसे केयरफुल रहने को कहते हैं, पर अब सब खत्म हो चुका था। पूरी जगह उड़ जाती है, सब मारे जाते हैं, जमीन पर राख और धुएं में बदल जाते हैं। पूरी सिटी कंप्लीट वेपराइज हो जाती है, और वहां बस एक क्रेटर रह जाता है। लोग मेजेस और हीलर्स के लिए चिल्ला रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर डीमन किंग ने अचानक से उन पर अटैक क्यों किया। क्या ये वो क्रीचर था जो उर्गाश माउंटेन्स में रहता है? माउंटेन्स की बात हुई है तो हम वापस वहीं चलते हैं, और बेचारी काइडे अपने सेल में लेटी हुई है। अर्नान को लगा था कि सिनाइल से उसका यही मतलब था, और पूछती है कि क्या ये वही है। वो कहता है नहीं, ये 9th एम्पायर की प्रिंसेस काइडे है आई थिंक। आज से ये तुम्हारे साथ 4th फ्लोर पर रहेगी, तो इसके वूंड्स ठीक करो। अर्नान को ये अच्छा नहीं लगता। वो कहती है फाइन, पर उसने अचानक से एक और प्रिंसेस को यहाँ क्यों लाया? वो बस इतना कहता है कि वो उसे रास्ते में दिखी तो उसने कैप्चर कर लिया, और ज्यादा डिमोनिक एनर्जी पॉइंट्स पाने के लिए उसे टाइम टू टाइम नई प्रिंसेसेस को किडनैप करते रहना पड़ता है। डीमन किंग स्टफ। वो पूछती है कि डिमोनिक एनर्जी पॉइंट्स क्या होते हैं। वो शुरू करता है वेल, ये मेरे लिए ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे मैं, और तभी उसे रियलाइज होता है वेट, मैं इसको ये सब क्यों बता रहा हूँ। वो कहता है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जाओ और उस लड़की की मदद करो, मैं तुम्हारा सीनाइल पाउडर लेने जा रहा हूँ। और वो मन में सोच रहा है डैम इट, मैं लगभग भूल ही गया था कि ये प्रिंसेस बस एक प्रिजनर है। एक नई प्रिंसेस कैप्चर होने की न्यूज तेजी से पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाती है, और हम वापस हीरोज हेडक्वार्टर्स में है। हीरो हिलन कार्गिल से पूछा जाता है तुम जो भी कह रहे हो क्या वो सच है? वो कहता है हाँ, ये मानना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उसे उस बंदे का टावर नहीं मिला, और वो इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है। एक आदमी कहता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, फेलियर का बोझ उठाना भी एक हीरो की जर्नी का हिस्सा होता है। अब आगे आने वाला अगला हीरो कौन होगा? हिलन उसे थैंक्स कहता है, पर कोई और कहता है जबकि तुम्हारी जर्नी फेल हो चुकी है, एक और प्रिंसेस को ऑलरेडी किडनैप कर लिया गया है। अब उनका एम्पायर कह रहा है कि हमें एक नया अटैक लॉन्च करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूं क्योंकि तुम उर्गाश से होकर आए हो। हिलन कहता है मुझे 9th प्रिंसेस के लिए बुरा लग रहा है, पर यहां तक कि मुझे भी वो टावर नहीं मिला। एक हीरो असॉल्ट तुरंत भेजने की बजाय मुझे लगता है कि हमारी प्रायोरिटी पहले उसकी लोकेशन को स्काउट करना होनी चाहिए। एक बार जब हमें पता चल जाएगा कि वो कहां है तो उसे कैप्चर करना आसान हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर डीमन किंग को अपनी स्ट्रेंथ पर इतना भरोसा होता तो वो अपना टावर छिपाता नहीं। सारे हीरोज अग्री करते हैं, हाँ बात तो सही है, ये लॉजिकल है। वो उन रूल्स को जरूर तोड़ रहा होगा जो डीमन किंग्स यूजुअली फॉलो करते हैं, पर वो काफी वीक और डरपोक लगता है। सब इस बात से सहमत हैं कि ये डीमन किंग पक्का वीक होगा। मेन पैनल पर बैठा ह्यूमन कहता है हिलन कार्गिल की इन्फॉर्मेशन के थैंक्स से हमें समझ आ गया है कि मेन असॉल्ट भेजने का ये सही वक्त नहीं है, पहले हमें टावर की लोकेशन कंफर्म करनी होगी। हिलन कहता है अंडरस्टूड, और वहां से निकल जाता है ये सोचते हुए तो डीमन किंग तुम यही चाहते थे ना, मुझे आजाद छोड़ दिया ताकि मैं पहली जर्नी ब्लॉक कर सकूं। मैंने तुम्हारे लिए काफी वक्त खरीद लिया है, अब बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। गॉर्डन ये सारी इन्फॉर्मेशन बुर्जा तक पहुंचाता है, जो इस बात से इंप्रेस था कि हीरोज ऑलरेडी एक फुल स्केल अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार थे। अगर कार्गिल नहीं होता तो ये सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती थी। उस बंदे को अपना वेसल बनाना सच में बेस्ट चॉइस था। अब ग्रेनाडा और हिलन दोनों बाहर उसके लिए काम कर रहे हैं, और उस प्रिंसेस की वजह से जो उसे रास्ते में भटकती हुई मिल गई थी, उसके पॉइंट्स और भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर वो उस पर आर्मनेस ऑर्ब यूज कर पाया तो शायद उसका ट्रू पोटेंशियल बाहर निकालना पॉसिबल हो जाएगा। लॉगर टावर को फिर से फोर्ज कर रहा है और सब कुछ रिस्ट्रक्चर कर रहा है, और ड्वार्व्स उर्गाश का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं।
जल्दी ही प्रिंसेस अर्नन भी एक हाई लेवल स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेगी। किसी भी रैंडम हीरो जर्नी में इतनी हिम्मत या चांस नहीं होगा कि वो यहां से गुजर सकें। टावर टेरिफाइंगली स्ट्रांग बनने वाला है और तभी वो आउटर वर्ल्ड पे फोकस कर पाएगा और उन डैम हीरोज के खिलाफ अपना असली बदला शुरू कर पाएगा जिन्होंने उसे मारा था। पर ऐसा करने के लिए अब वो एक दूसरी सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि अब उसे सीनाइल डस्ट की जरूरत है। ये दुनिया में मेजेस और हीरोज से सबसे ज्यादा भरी जगह है, मैजिटेक सिटी, जिसका नाम अमेर है। पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे जो चाहिए वो बिना डिस्कवर हुए कैसे हासिल किया जाए। तो वो सिटी के एक रनडाउन से हिस्से में एक छोटी सी शॉप में घुसता है और लोग कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे बेस्ट मैजिक मार्केट्स में से एक है। कोई आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और कहता है 9th प्रिंसेस कैप्चर हो गई और हीरो की जर्नी का ऐसा बुरा हाल हुआ। आखिर चल क्या रहा है? ये हीरोज गिल्ड किसी काम का नहीं है। दरवाजा खुलता है और ग्रीटर पूछता है कि उसे क्या चाहिए। बुर्जा कहता है कि उसे सीनाइल डस्ट चाहिए और वही मन में सोचता है कि ये जगह तो उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कबाड़ा लग रही है। इन थियोरी ये दुनिया में मैजिक का मेन हब होना चाहिए। सारे हीरोज, मेजेस और एल्केमिस्ट्स यहाँ इकट्ठा होते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अगर वो अपनी सारी डिमोनिक एनर्जी छिपा भी लेता है तो भी यहाँ काफी रिस्क हैं। इसी वजह से उसने एक ऐसी शॉप चूज की जो एम्प्टी और अनजान थी। और फिर वहां खड़ा बिल्कुल भी सस्पिशियस न लगने वाला सेलर कहता है, सर आप सच में बहुत लकी हैं। आप एग्जैक्टली उस परफेक्ट शॉप में कैसे आ गए जहां आपको ये सबसे लो प्राइस एक कॉइन में मिल जाएगा? प्रोटैगनिस्ट कहता है, चुप रहो, ये बहुत एक्सपेंसिव है और वैसे भी सीनाइल डस्ट का कलर तो ग्रीन होना चाहिए, तो ये वाली पर्पल क्यों है? बंदा कहता है, ओह चिंता मत करिए, ये एक पाउडर है, एक नया प्रोडक्ट जो हमने अभी डेवलप किया है। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। इसे कॉन्फिडेंशियली डेवलप किया गया था, इसलिए मार्केट में इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये एक बहुत रेयर आइटम है, पर मैं आपको भी वॉर्न कर दूं, अगर आपने इसको नहीं खरीदा तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। वो मन में सोच रहा है, इस बंदे ने काफी फैंसी कपड़े पहने हुए हैं, टाइम आ गया है इसकी जेब ढीली करने का। बुर्जा को रियलाइज होता है कि इस बंदे ने पक्का नोटिस कर लिया होगा कि मैं यहाँ किसी वियर्ड रीजन से आया हूँ। क्या मुझे इसे अभी मार देना चाहिए? पर ठीक तभी दरवाजा फिर से खुलता है। कोई कहता है, हे तुम्हें सबसे पहले इस कबाड़ा से शॉपिंग एरिया में आना चाहिए था। और देखो वहां कौन खड़ी है, लुईज अपने हेलमेट के अंदर। वो गुस्से में है और कहती है, लॉगर यू बास्टर्ड, उस डैम चीज की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। फिर छोटा ड्वार्फ अंदर आता है, हे सर मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। प्रोटैगनिस्ट वहां खड़ा सब देख रहा है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये औरत लुईज ही है। सेलर कहता है, लेडी ड्वार्फ मुझे पता है आप किसे ढूंढ रही हैं, पर मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं चीजें भूल जाता हूं जब तक कि मैं कुछ बेच न दूं। लुईज तुरंत उसके गले पर छुरी रख देती है और उससे कहती है कि उसे क्लियरली सिचुएशन समझ नहीं आ रही। वो उसे वॉर्न करता है कि कैपिटल में किसी को मारना मना है, पर क्योंकि वो उसे धमकी दे रही है तो कम से कम वो कुछ खरीद क्यों नहीं लेती। वो पूछती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है और वो कहता है कि वो तभी जवाब देगा जब वो कुछ खरीदेगी। वो रुकती है और हंसने लगती है, ये कहते हुए कि ये कमीना बड़ा फनी है। फाइन देन, आगे बढ़ो, दिखाओ तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या है। वो कहता है कि वो उसे आर्टी शीप पाउडर बेचेगा, एक ऐसा आइटम जो किसी भी ड्वार्फ को स्ट्रेंथन करता है। वो नोटिस कर रहा है कि ये वही एग्जैक्ट पाउडर है जो वो पहले उसे बेचने की कोशिश कर रहा था। लुईस कहती है, ऑलराइट मुझे दे दो, और उसे एक और गोल्ड कॉइन उछाल कर दे देती है। वो कहती है कि वो लॉगर नाम के उस ड्वार्फ को ढूंढ रही है। वो कहता है, वेल मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना, पर मैं सिटी के बीचों बीच द स्टैक के पास एक ऐसी शॉप जानता हूं जो शायद आपकी मदद कर सके। ये वही जगह है जहां देश के सारे ब्लैकस्मिथ्स विजिट करते हैं, तो शायद वहां किसी को उसके बारे में पता हो। लुईज उसे थैंक्स कहती है और निकल जाती है। प्रोटैगनिस्ट तब कहता है, डैम किड, बुरा नहीं था, तुमने वो कबाड़ा उसे 3 गोल्ड कॉइन्स में बेच दिया। बंदा जवाब देता है, कुछ न कहने के लिए थैंक्स, पर आप अभी भी यहाँ हैं, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट है, राइट? मैं आपको 10 कॉइन्स में एक छोटा सा सीक्रेट सिखा सकता हूँ। प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है कि ये कैसा चिपकू स्कैमर है और इस बात पर उसे ये बंदा थोड़ा पसंद आने लगता है। फिर वो कहता है, गोल्डन मर्चेंट्स गिल्ड जाओ और कहना कि मुझे माउंटेन की तरफ से भेजा गया है, वो तुम्हें रख लेंगे। बंदा पलट कर कहता है, होल्ड ऑन, आप गोल्डन मर्चेंट से जुड़े हुए हैं तो फिर आप मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं? वो लोग तो बैंकरप्ट होने वाले हैं, मैं जिसका फ्यूचर इतना ब्राइट है, मैं किसी ऐसी कबाड़ा जगह क्यों जाऊंगा? प्रोटैगनिस्ट कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं चला जाता, क्योंकि जिस इंसान को तुमने स्कैम किया है वो ड्वार्व्स की लुईज है। वो बॉटल गिरा देता है। ड्वार्व्स की लुईज? और प्रोटैगनिस्ट कहता है, अभी जाओ, द मून मर्चेंट्स गिल्ड जाओ ताकि तुम्हारी जान बची रहे। तुम्हारी सैलरी हर महीने 1 गोल्ड कॉइन होगी। अगर तुमने मना किया तो मैं लुईज को अभी यहां वापस ले आऊंगा। बंदा कहता है, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए। फिर वो अचानक अपना एक्सप्रेशन चेंज करता है और कहता है, तो आपको लगा मैं ऐसा कहूंगा, राइट? भगवान के लिए आप मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, ले आइए उसे अभी यहाँ, जैसे कि प्रिंसेस अपनी जगह छोड़कर इस ऐसी बेकार सी जगह पर आएगी। प्रोटैगनिस्ट कहता है, ऑलराइट फिर मैं उसे लेने जा रहा हूँ। वो पूरी तरह गुस्से में भड़की हुई वापस आती है और सीन बाहर कट होता है जहां वो उसे थैंक्स कह रहा है। प्रोटैगनिस्ट काफी इंप्रेस है, यहां तक कि इस फेलिंग जगह पर भी सीनाइल डस्ट बिक रही है। ये सच में एक कमाल की सिटी है। पर तभी वो उसे रुकने को कहती है। वो कहती है, मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ, आपकी वजह से मैं अपने पैसे वापस पा सकी। प्रोटैगनिस्ट पूछता है, आपने उस शॉपकीपर का क्या किया? वो कहती है कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो किसी और कंट्री से था, इसलिए उसने बस उसकी थोड़ी बहुत ही पिटाई की। बुर्जा नोटिस करता है कि वो हमेशा की तरह स्ट्रेस्ड आउट लग रही है। वो एक पल के लिए सोचता है और कहता है, वेट, मैंने सुना आप लॉगर को ढूंढ रही हैं, राइट? वो क्या है, एक ब्लैकस्मिथ? लुईज अचानक से पूछती है, वेट, क्या आपने ऐसा कोई नाम सुना है? वो उसे वो आइटम दिखाता है और पूछता है, क्या इस ऑब्जेक्ट का उससे कोई कनेक्शन है? एक ड्वार्फ कहता है, हे, ये उन आइटम्स में से एक है जो लॉगर ने अपने करियर के शुरुआती टाइम में बनाया था।
फिर प्रोटैगनिस्ट कहता है, 2 महीने पहले मुझे ऑर्मथ फॉरेस्ट के बीचों बीच एक अजीब सा ड्वार्फ मिला था। मैंने अपना खाना उसके साथ शेयर किया क्योंकि लग रहा था कि वो भूख से मरने वाला है। उसने मुझे थैंक्स कहा, ये रिंग दी और बताया कि वो एक मास्टर एल्केमिस्ट, एक ब्लैक स्मिथ हुआ करता था। मुझे ठीक से पता नहीं, पर मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। ये बात उसके मिशन को खराब करने वाली थी। वो कहती है, आप इनक्रेडिबल हैं। काश मैं 5 दिन और रातें आपके साथ बैठकर ड्रिंक कर पाती। पर फिलहाल ये क्रेस्ट रखिए, इससे ड्वार्फ सिटी में आप किसी भी अमेजिंग आइटम के साथ ट्रेड कर सकते हैं। वो वहां से निकलने लगता है और वो कहती है कि वो अपने फादर को कॉल करके बताएगी कि उन्हें हंट करने के लिए एक जगह मिल गई है। उसे पहले ही पता चल गया है कि वो डैम लॉगर कहाँ है। उसे जाते हुए देखकर बुर्जा सोचता है कि कभी कभी वो भूल जाता है कि इस दुनिया में कितने लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो उस टावर को मैनेज करने में ही इतना बिजी है। फिर उसे याद आता है कि ड्रैक्सन को जल्द ही एक समन बीस्ट का हार्ट मिलने वाला है, जिससे उसे एक इनसेन अमाउंट की पावर मिल जाएगी। वो सोचता है कि वो लुईस को ड्रैक्सन का सामना करने के लिए भेजेगा, क्योंकि वो जानता है कि ग्रेड 1 इक्विपमेंट के साथ अगर वो ट्रेंड है तो उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। उसे इमीडिएटली स्ट्रांग बनने की जरूरत है। एग्जैक्टली यही प्लान है। वो लुईस को ऑर्मथ भेज रहा है ताकि वो बीस्ट टावर को डिस्ट्रॉय कर सके। जब वो आपस में एक दूसरे को मार रहे होंगे तब बुर्जा उस समन बीस्ट का हार्ट ढूंढ निकालेगा। रीना ने अभी तक कोई मैसेज नहीं भेजा था, वो उसे मिस कर रहा है। खैर, प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमन कोर को फ्यूज करने के बाद टावर में 2 नए फंक्शंस ऐड हो गए थे। एक था रिमोट यूज और दूसरा आइटम ट्रांसफर। वो गॉर्डन को बताता है कि एक जरूरी काम आ गया है और उसे कुछ टाइम के लिए टावर छोड़ना पड़ेगा। गॉर्डन को वो 10 सीनाइल पाउडर्स अर्नन को डिलीवर करने होंगे, क्योंकि उसने उससे इसका वादा किया था। वो खुश हो रही है ये कहते हुए, वाओ, ये बहुत ही हाई क्वालिटी है। लगता है आप मेजस किंगडम गए थे। और गॉर्डन कहता है कि डेफिनेटली ये हाई क्वालिटी ही है। डीमन किंग इसे पर्सनली लेने गए थे, इसलिए उसे इसका इस्तेमाल वाइजली करना होगा। जब वो खुश हो रही है, कायडे अभी भी डंजन में मेडिटेट करने की कोशिश कर रही है। बीच बीच में वो गॉर्डन के साथ स्पार करने चली जाती है, जिससे उसे सोर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करने में मदद मिलती है। इसके ऊपर से उसने किसी के लिए फर्स्ट फ्लोर पर एक हेल्थ फॉर्ज बनाने के लिए 10,000 पॉइंट्स खर्च किए थे। वो बंदा ये देखकर थ्रिल्ड हो गया था और कह रहा था कि उसने ऐसी फर्नेस पहले कभी नहीं देखी, एक डिमोनिक फर्नेस। ये चीज इतनी इनक्रेडिबल थी कि इसमें से लिविंग थिंग्स तक क्रिएट की जा सकती थी। वो डीमन किंग के लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें बनाएगा। साथ ही ऑर्क्स आपस में लड़ रहे हैं और उन्होंने 3 ट्राइब्स को एक कर लिया है और उनकी आर्मी अब और भी बड़ी हो रही है। वो गॉर्डन से कहता है, ऐसा लगता है सब ठीक चल रहा है, मेरे वापस आने तक टावर का ध्यान रखना। गॉर्डन कहता है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि ये सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वो दूर से ही सब कुछ मैनेज कर सकता है। अब टाइम आ गया था हेलन को कांटेक्ट करने का, जो कहता है, क्या आप मुझे सुन रहे हैं डीमन? गोल्डन मून मर्चेंट्स पर कंट्रोल पा लिया गया है। अब से वो एक ऐसी गिल्ड बन चुकी है जिसे ब्लैक नाइट्स और आपके मेजेस चला रहे हैं। उनका मोराल बढ़ रहा है क्योंकि 10 स्टार्स में से एक उनकी मदद कर रहा है। और ये अच्छा था क्योंकि उसने कंफर्म कर लिया था कि टॉप 10 में से किसी एक का रेपुटेशन गिराने के लिए एक फेलियर काफी नहीं था। फिर वो उसको ग्रेनाडा को कांटेक्ट करने के लिए कहता है। उसे गोल्डन मून मर्चेंट्स के थ्रू सारा गोल्ड इकट्ठा करना था और कॉन्टिनेंट के हर एल्फ स्लेव को खरीदना था। नेगोशिएशंस के लिए वो एक नया दोस्त भेज रहा है जिसका नाम जेटसन है, एक बंदा जिसे बार्गेन करना बहुत पसंद है। वो उनकी बहुत मदद करेगा। हिलन पूछता है कि क्या वो बंदा एक कॉन आर्टिस्ट है, और वो कहता है, हाँ एग्जैक्टली। इसीलिए अगर वो 1 महीने के अंदर नहीं आता तो एक असैसिन उसे मार डालेगा। उस बेचारे बंदे की शॉप को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। किसी दूसरी सिटी में वो बंदा शॉक में है। वेट, आप मेरे सारे लोगों को खरीदना चाहते हैं? ये ग्रेनाडा था जिसे न्यूज मिल गई थी, और वो कहता है, ऑल राइट, फिर मैं जितने हो सके उतने इकट्ठे करूंगा। ग्रेनाडा जानता है कि भले ही जो भी हो, मैं किसी हद तक अपनी रेस को गुलाम बनने से बचा रहा हूं, पर साथ ही मैं उन सबको डीमन किंग के हाथों में सौंप रहा हूं। उसका प्लान पक्का यही होगा कि इन सबको मेरे तरह स्पाई की तरह यूज करेगा। और अब उसे ये नहीं पता कि बुर्जा ने जानबूझकर उसे ये मिशन क्यों दिया था। स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस कर रहे लोग जानना चाहते हैं कि आप एल्फ स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं सीख रहे हैं? और बंदा जवाब देता है, मुझे नहीं पता, बस तलवार घुमाते रहो। क्योंकि हर बार जब ये बंदा कहता है कि वो 100 साल का है तो हम कुछ नहीं कहते। पर लेफ्ट वाला बंदा कहता है, कैप्टन, क्या आपको नहीं लगता कि ये बंदा थोड़ा थका हुआ लग रहा है? अगर हम इसको हरा सकें तो हम उसकी पोजीशन ले सकते हैं या यहां से निकल सकते हैं। वो लोग तलवारें टकराते हुए मूव करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ग्रेनाडा बस बुर्जा के प्लान्स के बारे में सोच रहा था। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि आखिरकार ह्यूमंस के अंडर गुलामी करने से ज्यादा बेहतर यही है कि डीमन किंग के अंडर रहा जाए। वो अपना हाथ साइड में फैलाता है और एक स्पेल एक्टिवेट करता है और वो सब डर जाते हैं। हर कोई बंद जाता है और वो माफी मांगते हुए कहते हैं, कैप्टन, हमें सपना आया था कि हम भाग सकते हैं। फिर ग्रेनाडा हिलन से पूछता है कि डीमन किंग क्या कर रहा है। हिलन कहता है कि ऐसा लगता है वो किसी ट्रेजर या कुछ ऐसी ही चीज को ढूंढने गया है। हम ऑर्मथ फॉरेस्ट में हैं और लुईस गुस्से में वहां चल रही है। ड्वार्फ उसे बताता है, ऑर्मथ के किंग ने हमें तुरंत अपनी ट्रूप्स पीछे हटाने को कहा है, पर वो कहती है कि जब तक वो उस कमीने को ढूंढ नहीं लेती वो यहां से नहीं जाने वाली। बंदा कहता है कि गिव अप करना बेहतर होगा, उन्होंने पहले ही सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। वो कहती है, नहीं, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, एक जगह अभी भी बाकी है, कहां वो नहीं गए हैं, बीस्ट माउंटेन। ह्यूमन कहता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। बीस्ट माउंटेन डीमन बीस्ट किंग की टेरिटोरी है। वो कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ड्वार्व्स की प्रिंसेस पर उंगली भी उठाई तो उन्हें पूरे कॉन्टिनेंट के साथ वॉर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई उसकी रेस द्वारा बनाए गए वेपन्स का ही यूज करता है। 200 साल पहले एक सर्टन डीमन किंग ने ड्वार्व्स के प्रिंस के साथ पंगा लिया था। ठीक उसके बाद एक अनस्टॉपेबल सब्जुगेशन हुआ और वो मारा गया। ड्वार्फ कहता है, पर मिस लॉगर तो शायद यहां हो ही ना। उस बंदे ने आपसे झूठ भी तो बोला हो सकता है।
वो जवाब देती है कि उसी वक्त जहां उसके ना होने के चांसेस हैं वहीं उसके होने की भी पॉसिबिलिटी है। तो ऑर्डर यही है। वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच डीमन किंग के टावर पर कोई पहुंचता है। डीमन किंग, एक प्रॉब्लम हो गई है। ड्वार्फ किंगडम की प्रिंसेस लुईस किसी वजह से यहां आ रही है। ड्रैक्सन कंफ्यूज हो जाता है। वो लूनेटिक यहां क्यों आ रही है? क्या उसे बीस्ट हार्ट के बारे में पता चल गया और वो उसे चुराने आई है? नहीं, उसे पूरा यकीन था कि उसने उसे बिल्कुल परफेक्टली सिक्योर किया था। एक मैग्मा के वोल्केनो के नीचे रेस्ट कर रहा एक रिडिकुलस अमाउंट का प्योर माना। जब वो उस पावर को अब्सॉर्ब कर लेगा तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। एक्सकवेशन अपने फाइनल स्टेजेस में है, तो वो ठीक इसी वक्त यहां क्यों आ रही है? वो कहता है उसे तुरंत रोको, वो यहां करीब नहीं आनी चाहिए, पर साथ ही हम उसे किसी भी हाल में मार नहीं सकते या उसे सीरियस इंजर्स तक नहीं होने दे सकते। सर्वेंट कहता है कि ये तो सीरियसली बहुत मुश्किल होने वाला है। सीन वापस लुईस पर शिफ्ट होता है और वहां कोई उससे पूछता है कि क्या वो मरना चाहती है। ये एक मैसिव मस्कुलर बंदा है जो डीमन से ज्यादा ह्यूमन लग रहा था। वो कहता है कि ये डीमन किंग की टेरिटरी है, इसलिए यहां आना अलाउड नहीं है। उसे पता है कि पैलेस ने उसे पहले ही वॉर्न कर दिया होगा। ये बंदा मैक्स ऑर्मथ है, सेकंड प्रिंस। पर लुईस कहती है कि कोई उसे छू भी नहीं सकता, इसलिए उसे रास्ते से हट जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो लॉगर को ढूंढ नहीं लेती वो यहां से नहीं जाने वाली। पर तभी वो हंसता है और कहता है कि ड्वार्व्स सच में बहुत स्टूपिड होते हैं। 100 साल पहले हुए वॉर में जस्पिनी किंगडम, जो डीमन किंग के कासल के करीब था, उसने हीरोज को सप्लाईज बेचकर बहुत मुनाफा कमाया था। उसी किंगडम ने उन पैसों का यूज करके एक रिडिकुलस अमाउंट का प्रॉफिट बनाया और उसे एक मैसिव एम्पायर में बदल दिया। अगर वो यहां मर जाती है तो शायद ठीक वैसा ही होगा जैसा पास्ट में हुआ था। उनके किंगडम को एक बार फिर से इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। लुईस को रियलाइज होता है कि वो बंदा जोक नहीं कर रहा था। फिर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, ये कहते हुए कि बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है कि वो लोग इससे अपना मुनाफा निकालें। नाइट्स लुईस को घेरना शुरू कर देते हैं, जबकि वो चिल्लाते हैं कि ये सब कुछ डीमन किंग की प्रॉस्पेरिटी के लिए है। लुईस रेडी हो जाती है और कहती है कि ये सारे इडियट्स मरने वाले हैं। फिर सीन वापस ड्रैक्सन पर कट होता है, जहां उसका सर्वेंट उसे वार्न कर रहा है कि लुईस का मरना जरूरी है। वो पैनिक होने लगता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। अगर वो ऑर्मथ के कमीने उसे मार देते हैं तो वो आखिर में मुझे यानी डीमन किंग को ब्लेम करेंगे और तब एक फुल स्केल वॉर शुरू हो जाएगी। उन पर अटैक होगा और ये सब मुझे बर्बाद कर देगा। समझ गया। उन्होंने जिन लोगों को भेजा है वो फॉरेस्ट पीपल हैं, तो इसका जरूरी नहीं कि उनका सीधा कनेक्शन डीमन किंग से ही हो। तो वो तुरंत अपने डीमंस को उन लोगों को मार डालने का ऑर्डर देता है और सीन वापस फॉरेस्ट पे आता है, जहां वो अमेज़न लुकिंग फाइटर्स अपने स्पीयर सीधे लोगों के सीनों में मार रहे थे। बेचारे ड्वार्फ सोल्जर्स के पास उनसे बचने का कोई चांस नहीं था। उनका सफाया हो रहा था। वो लोग एक स्पार्टन स्टाइल शील्ड वॉल खड़ी कर लेते हैं और लुईस वहां शॉक में खड़ी सब देख रही थी। उसके पास वाला ड्वार्फ उसे वॉर्न करने की कोशिश करता है कि इन लोगों के पास इस टेरेन में बहुत बड़ा एडवांटेज है। उन्हें आमने सामने फाइट करने का कोई मौका ही नहीं मिला। जिस पल उसने रास्ता खोला था उसे भाग जाना चाहिए था। वो गुस्से में है, ये कहते हुए कि ये सब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। वो तो बस उन सबको मारना चाहती थी, पर वो उसे शांत रहने को कहता है। इसी बीच वो शील्ड्स के बीच गैप से देखती है और वो बंदा उनका मजाक उड़ा रहा था। उन्हें उस टर्टल फॉर्मेशन में देखकर उनकी बेबसी पर हंस रहा था। पर आखिर में वो कहता है कि वो सब एक ही अटैक में मरने वाले हैं। वो अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाता है और एक पर्पल ऑरा समन करता है, पर तभी उसे किसी डिमोनिक एनर्जी का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे डीमन किंग के सबऑर्डिनेट्स वहां पहुंच चुके थे। उसके पास खड़ा कोई कहता है कि एक ऑर्मथ अटैक उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। ह्यूमंस सच में एक दर्द थे। दोनों पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि ये बीस डीमन किंग नहीं था, बल्कि ये बुर्जा था जिसने वही अपना चेहरा छिपाने वाली चीज पहनी हुई थी। और वो कहता है कि आज बदकिस्मती से प्रिंस ऑफ ऑर्मथ को मरना ही पड़ेगा। तुरंत फॉरेस्ट फाइटर्स प्रिंसेस को मारने के लिए चिल्लाने लगते हैं, जबकि वो इस बंदे को हैंडल करता है। वो उसे थैंक्स कहते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर तभी उसे साइड से किसी चीज के आने का एहसास होता है। ये लुईस थी जो अपना ऑरा एक्टिवेट करके लोगों को फाड़ते हुए आ रही थी और पूछ रही थी कि इस कमीने की उसके साथ फाइट में किसी और तरफ देखने की हिम्मत कैसे हुई। वो शॉक्ड है कि एक ड्वार्फ के हिसाब से वो बहुत तेजी से मूव कर रही है। वो डिसाइड करता है कि उसे पहले प्रिंसेस को मारना होगा, पर तभी उसे पीछे से एक ऑरा फील होता है। वो डीमन किंग जो भी है, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी प्योर पावर से उसको पैरालाइज कर रहा हो। जब तक वो दबा हुआ था, लुईस बिना किसी झिझक के अपनी एक्स उसके सीने के बीच से घुसाते हुए चला देती है और प्रिंस बुरी तरह कटकर वहीं ढेर हो जाता है। लड़का गिर चुका है और अब सब लोग प्रिंसेस पर अटैक कर रहे हैं, पूछते हुए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस पर इस तरह से अटैक करने की। वो उन्हें बोलती है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसके पास आओ, क्योंकि वो उन सबको उसके पास ही भेज देगी। फिर ड्वार्फ्स उस टर्टल फॉर्मेशन से बाहर आते हैं, अपने क्रॉसबोज निकालते हैं और ऊपर टारगेट्स पर फायर करना शुरू कर देते हैं। प्लान एकदम सही काम कर गया। ये लुईस को मरने से बचाने के लिए काफी है। अब वक्त आ गया है कि वो शख्स ट्रैप में फंसे। 5 मिनट पहले बीस्ट टावर में ड्रैक्सटन ने डिमोनिक एनर्जी फील की थी। उसका सर्वेंट थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। वो कहता है कि उसे पहले से पता था। रुको, यहाँ कोई ऐसा है जो मेरा वैसल नहीं है। किसी दूसरे डीमन किंग ने उसके इलाके में किसी को भेजा है और उस लेवल की एनर्जी के साथ ये किसी एलीट डीमन या उससे भी ऊपर रैंक वाले किसी शख्स का काम होगा। प्रिंस ऑफ ऑर्मथ और ड्वार्फ प्रिंसेस के बीच पहले ही लड़ाई चल रही है और अब किसी और ने एंट्री मार ली है। इस इंट्रूजन की टाइमिंग कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। उसे समझना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। वो वहां पहुंचता है और देखता है कि सब मरे पड़े हैं और पूछता है कि क्या उन्हें प्रिंसेस मिल गई और वो डीमन कहाँ है जिसने इन्वेड किया था। उनमें से एक माफी मांगता है और कहता है कि जब वो वहां पहुंचे तो प्रिंसेस को ऑर्मथ सोल्जर्स ने पहले ही घेर लिया था। ड्रैक्सटन आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि प्रिंसेस ऑलरेडी मर चुकी है और उसको वहां से ले जाया जा चुका है। इसी वजह से उसे वो मिल नहीं रही है, जिसका मतलब है कि एक वॉर छिड़ने वाली है, ठीक वैसा ही जैसा 200 साल पहले हुआ था। उसका वुल्फ कह रहा है कि प्रिंसेस को घेरा गया था।
उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, पर ड्रैक्सटन सोच रहा है कि हम तो देख रहे थे कि प्रिंसेस ने ही सबका काम तमाम कर दिया। ओके, तो वुल्फ माफी मांगता है। बदकिस्मती से वो उसे बचा नहीं पाए क्योंकि उसने ही सबको मार डाला था। ड्रैक्सटन भड़क उठता है, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो, मुझे कंफ्यूज करना बंद करो। बाकी लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि प्रिंस ऑफ ऑर्मथ उसके हाथों मारा गया है। तो अब उन ऑर्मथ के बचे हुए लोगों का क्या करना है? ड्रैक्सटन को पता है कि अगर उसने बचे हुए ऑर्मथ सोल्जर्स को मारा तो ड्वार्फ प्रिंसेस प्रिंस की मौत का इल्जाम उस पर लगा देगी। ये डीमन पॉइंट्स गेन करने का एक अच्छा मौका हो सकता है, पर किसी प्रिंस को मारना उसको किडनैप करने से बिल्कुल अलग है। तो वो कहता है कि सबको जिंदा छोड़ दो, उन्हें मत मारो, क्योंकि इल्जाम मेरे सर पर आएगा। अब मुझे बताओ कि वो डीमन कौन था जिसने मेरे टेरिटरी में घुसने की हिम्मत की। वो बताते हैं कि उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला, और ड्रैक्सटन ये सुनकर पागल हो जाता है, उन्हें बेकार बोलता है। पर वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर वो एक हाई रैंकिंग डीमन था जो छुपने में माहिर था, तो उन्हें उसे ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन होगा। इसलिए वो अपनी अल्ट्रा सेंसरी एम्प्लीफिकेशन को एक्टिवेट करता है, एक ऐसी डिटेक्शन टेक्निक जो उसे उन मैजिक्स का निशान भी ढूंढने देती है जो वहां से गुजरे हों, और तुरंत ही उसे एक अनजान डीमन का अजीब सा निशान दिखाई देता है। वो कमीना जरूर ड्वार्फ प्रिंसेस के पीछे गया होगा, पर तभी उसे ध्यान आता है कि एनर्जी पहाड़ की तरफ जा रही थी। वो पूछता है कि प्रिंसेस किस डायरेक्शन में गई, और सब वुल्व्स राइट की तरफ इशारा करते हैं। उसी सेकंड ड्रैक्सटन गुस्से में आगे बढ़ता है, ये जानने की कोशिश करते हुए कि आखिर ये डीमन किंग कौन है। किसी कमीने ने प्रिंस और प्रिंसेस का यूज करके उसे वॉल्केनो से दूर लाया, और उसे पता है कि एक हाई रैंक डीमन या डीमन किंग जो यहां तक आया है वो सिर्फ एक ही चीज के पीछे हो सकता है, द हार्ट ऑफ द बीस्ट समनिंग। और वहां बुर्जा उसे घूर रहा है, ये कहते हुए कि ये नॉर्मल मैग्मा बिल्कुल नहीं था, उसकी पोटेंशियल और ऑरा दूर से ही महसूस की जा सकती थी, और ड्रैक्सटन चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो, वहां कूदना नामुमकिन है। इसीलिए वो लोग चुपके से उस लावा को ड्रेन करने का एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चला रहे थे। पर बुर्जा के लिए ये बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि उसके पास ब्लैक ड्रैगन स्केल्स हैं जो लावा में भी मेल्ट नहीं होंगी। जो उसने नहीं देखा था वो था केलॉग, जो उबलते हुए गुस्से में पीछे से आ रहा था और एक क्लीन हिट मारता है। या फिर नहीं, क्योंकि बुर्जा ने उसे बस ब्लॉक कर दिया, और वो कहता है कि ये तो क्लियर था कि एक हाई रैंक डीमन जैसे वो उसे देख लेगा, पर क्योंकि केलॉग पास आना चाहता है तो ठीक है, चलो साथ चलते हैं। और वो खुद को लावा में गिरा देता है। ह्यूमन तुरंत जलकर एक स्केलेटन में बदल जाता है। बुर्जा को याद आता है कि जब ड्रैक्सटन ने इस पावर को अब्सॉर्ब किया था तो उसका रीजनरेशन इंसेन हो गया था, और अब उसे समझ आ रहा है कि उसने जो बीस्ट अब्सॉर्ब किया था वो एक फीनिक्स का बॉडी था। जब बुर्जा डीमन किंग एकेडमी में था उसने स्टडी की थी कि क्या ये क्रीचर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं, और उसे पता चला कि ये सच था। ये क्रीचर्स गॉड्स की तरह रेयर थे, एक ऐसी लाइफ फॉर्म जो किसी भी डिमेंशन को तबाह कर सकती थी अगर वो वहां हो। और हिस्ट्री में जो भी डीमन किंग इसे अब्सॉर्ब करने में कामयाब हुआ उसका नाम लेजेंड्स में दर्ज हो गया, और इस वक्त उसके मुंह से बस एक ही बात निकल सकती थी, थैंक यू ड्रैक्सटन, तुम्हारी पास्ट लाइफ की अब्सॉर्प्शन की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। एकमात्र ऐसी पावर जिसके लिए वो हमेशा जलता था, आखिरकार उसे सही जगह इस्तेमाल करने का मौका मिल गया था। उसकी बॉडी ग्लो करना शुरू कर देती है, और ठीक उसी वक्त ड्रैक्सटन जंगल के बीच भागता हुआ आता है, डेस्परेट ये जानने के लिए कि किसने उस फीनिक्स को ढूंढ लिया। क्या ये बुर्जा था? पर ये तो इम्पॉसिबल है, बुर्जा को इससे क्या फायदा होगा, और वैसे भी वो अभी यहाँ आया है, उस जैसे न्यूबी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो ये पक्का मेरी सिक्योरिटी टीम का कोई स्क्रू अप होगा जिसकी वजह से ये इन्फो लीक हुई। भालू सामने थे, हे डीमन किंग आप यहाँ कैसे आए? पर वो उन्हें इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है, सबको साइड करता हुआ दौड़ता रहता है, सोचता हुआ कि क्या ये रेना थी या यूजीए। उसे पूरा यकीन है कि प्लान इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये यूजीए का काम नहीं हो सकता, और फीनिक्स एक फायर एलिमेंट क्रीचर है, तो रेना तो उसे अब्सॉर्ब कर ही नहीं सकती, ये उसके लिए जहर के बराबर होगा। उसे यकीन है कि ये किसी और कमीने का काम है। वो चिल्लाता हुआ वहां पहुंचता है, पूछता है कि क्या बीस्ट ठीक है? सब बोलते हैं हाँ, वो शांत लग रहा है। बस अजीब बात यह है कि एक बाघ उसमें कूद गया, पर उन्हें नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। ड्रैक्सटन उसमें कूदना चाहता है, पर भालू उसे पकड़ लेते हैं और रोकते हैं, आप उसकी तरह मर जाएंगे। पर ड्रैक्सटन उन्हें वार्न करता है कि कोई फीनिक्स चुराने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करे, एक ह्यूज लावा ऊपर उठने लगता है। ड्रैक्सटन को यकीन नहीं हो रहा, सिटी से, फॉरेस्ट से, प्रोटैगनिस्ट के बेस से, ग्रेनाडा, सबने इसको देखा, यहां तक कि अर्नान ने भी। जब ड्रैक्सटन चिल्ला रहा है ये सोचकर कि ये जेसन है, एक विशाल फीनिक्स अपने पंख फैलाता है जो पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर लेता है। नेक्स्ट चैप्टर फॉरेस्ट के किनारे से स्टार्ट होता है, जहां कोई जागता है और सोचता है कि वो कहां है। उसने फीनिक्स के कॉर्प्स का एक हिस्सा अब्सॉर्ब करने की कोशिश की थी, और वहां सब कुछ वैसे ही छोड़ देना चाहता था ताकि किसी को शक न हो, पर वो उसके बॉडी में इंस्टेंटली अब्सॉर्ब हो गया और उसको वहां से दूर फेंक दिया गया। वो एक डीमन किंग है और अब उसके बाल लाल हो गए हैं। वो पूरी तरह नंगा है। नहीं सीरियसली, एक लड़की को इस तरह जंगल के बीच में बनाया है? कम ऑन आर्टिस्ट, ये किस लड़की ने बनाया है? कोई चांस नहीं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो अपने आप में नॉर्मल महसूस नहीं कर रहा, ये एक अजीब और अनजान सी सेंसेशन थी। फिर वो आईना देखता है और रियलाइज करता है कि वो अब एक रेड हेड बन गया है और उसने अपना डार्क बॉय स्वैगर खो दिया है। ऑर्मथ पैलेस की बात करें तो वो प्रिंसेस, हाँ वही धोखेबाज छोटी प्रिंसेस, सबको बताती है कि प्रिंस ऑफ ऑर्मथ ने उसको बचाने की कोशिश की थी, पर वो डीमन किंग के हाथों मारे गए। किंग जो थ्रोन पे बैठा था बोलता है कि बस बहुत हो गया, उसने अपने बेटे को एक वॉरियर की तरह बड़ा किया था। लुईज उसे थैंक यू कहती है, ये बोलकर कि क्योंकि वो एक वॉरियर था इसलिए बैटलफील्ड पर मरना उसके लिए सम्मान की बात थी। पर किंग गुस्से में थ्रोन पर मुक्का मारता है और उसको वही ऑनर अपने पास रखने को बोलता है। वो सब हीरो गिल्ड मेंबर्स को बुलाने का ऑर्डर देता है ताकि 20 डीमन किंग्स टावर को तबाह करने के लिए एक एक्सपीडिशन तैयार की जा सके। सीन हेलेन पे शिफ्ट होता है, जो अब थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। कौन हो तुम? वो डीमन किंग से पूछता है। बुर्जा जवाब देता है, ये मैं हूं तेरा मास्टर इडियट, बस मैं थोड़ा अलग दिख रहा हूं, अब जल्दी से मुझे इन्फॉर्मेशन दे।
हेलेन बोलता है कि किंग ऑफ ऑर्मथ एक हीरो एक्सपेडिशन की डिमांड कर रहे हैं और खबर है कि कैप्टन रोजल चार्ट इसमें जुड़ने वाली है। वो टॉप 10 हीरोज में से एक है और उसकी स्पेशलिटी फ्लेम मैजिक है। और लगता है कि वाइस कैप्टन भी टॉप 10 हीरोज में से है, पेलावियर ज़ीरोड, जिसने प्योर मार्शल मास्टरी के थ्रू ऊपर का मुकाम हासिल किया। 2 टॉप 10 हीरोज भेजने का क्लियरली मकसद उस टावर को पूरी तरह मिटाना है। उसके ऊपर 200 हीरोज और हैं। प्रोटैगनिस्ट इंप्रेस होता है, उन्होंने उसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा हीरोज भेजे हैं। पर दूसरी तरफ बुर्जा भी इंप्रेस है और उसे लगता है कि कोई तो है जो 20 डीमन किंग को मारना नहीं चाहता, वरना वो इससे कहीं और ज्यादा लोगों को भेजते। उन्हें उसका मारना क्यों नहीं मंजूर है, यही उसको सोचने पर मजबूर कर देता है। एक डीमन किंग के टावर को मिटाना थ्योरी में तो सबका गोल होना चाहिए। वो जगह तो खजाने से भरी होती है, रेयर आइटम्स, और डीमन किंग का डेड बॉडी भी बहुत महंगा होता है। अगर वो अपनी पूरी पावर यूज करके अटैक नहीं कर रहे, इसका मतलब टावर को गिराना उनका मेन गोल नहीं है। ये सब दिखाने के लिए काफी है कि इसके पीछे और भी कई टकराव हैं। ह्यूमन सोसाइटी सच में कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो बुर्जा कहता है, हे हेलेन, तुम भी इस एक्सपेडिशन में जा रहे हो। मैं तुम्हें 20 डीमन किंग की वीकनेस बताऊंगा और तुम ही उसको मारोगे। फिर जब तुम उस डीमन किंग की पावर अब्सॉर्ब कर लोगे, तुम वो हीरो बन जाओगे जिसने 2 डीमन किंग्स को मारा है। इसे ह्यूमन ट्रस्ट अर्न करना और आसान हो जाएगा। हेलेन बोलता है, डीमन किंग, मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक्स, पर अगर मैं ड्रैक्सटन को मारकर उसको अब्सॉर्ब कर लूं तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? बुर्जा उसको जवाब देता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि 2 रैंडम डीमन किंग्स को अब्सॉर्ब करने से तुम मुझसे मुकाबला कर सकोगे? और फिर वो कनेक्शन काट देता है। लगता है उसको गॉर्डन का मैसेज मिल रहा था। लगता था कि ड्रैक्सटन कुछ डिमांड कर रहा था, पर इससे पहले गॉर्डन कुछ बोलता वो घबराकर पूछता है कि ये लाल बाल कैसे हुए। प्रोटैगनिस्ट उसको डायरेक्टली बोलने को कहता है। गॉर्डन बताता है कि ड्रैक्सटन जरूर एक मीटिंग चाहता है। प्रोटैगनिस्ट हैरान नहीं होता कि ड्रैक्सटन ने मीटिंग की मांग की। हाँ, क्यों नहीं, उसको तो लुटा हुआ फील हो रहा है। बीस्ट टावर वापस, जो इस कहानी में सबसे प्यारा हिस्सा है, वहां रेना यूजीए के साथ पहुंचती है। दोनों ही पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ड्रैक्सटन बस उन्हें ऊपर जाने को बोलता है। वो आखिरी पर्सन का वेट कर रहा था। वो सोच रहा था कि बुर्जा और जेसन क्यों लेट हैं। अगर बुर्जा लेट होता रहा तो ड्रैक्सटन को उस पर भी शक होने लगेगा। प्रोटैगनिस्ट अपने पंख फैलाता है और वहां से निकल जाता है। बोलता है कि उसके पास और टाइम नहीं है। गॉर्डन कहता है कि वो उसकी जगह से एक पोर्टल ओपन कर देगा जिससे वो सीधा बीस्ट टावर पहुंच जाए, पर वो इनकार कर देता है। गॉर्डन पूछता है क्यों, तो प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो जल्दी वहां होगा। ऑब्वियसली वो बस अकेले चलकर नहीं जा सकता था। जंगल से बाहर आते हुए उसका दिखना बहुत सस्पिशियस लगेगा, पर लेट पहुंचना भी उतना ही सस्पिशियस था। पहले उसे अपने खुद के टावर वापस जाना था और फिर वहां से पोर्टल लेना था, पर इस स्पीड से आना भी काफी नहीं होगा। वो बंदा उस पर डाउट करेगा। वो जितना टाइम जरूरी था उससे 10 मिनट लेट पहुंचेगा, तो उसे उससे भी तेज उड़ना होगा। जैसे ही वो अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है, उसके दिल में एक अजीब सा पर्पल झटका फील होता है। फीनिक्स के पंख बाहर निकल आते हैं और तुरंत उसे लगता है कि ये बहुत सस्पिशियस दिख रहा है। साथ ही उसके दिल में अचानक आग लग जाती है। यही नहीं, उसे ऐसा लगता है कि उसके दिल का अपना ही दिमाग है। उसे रियलाइज होने लगता है कि वो शायद किसी और ही क्रीचर में बदल चुका है और इसी वजह से इतने सारे जानवर उसके आसपास जमा थे। पर इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, उसके पंख अपने आप फड़फड़ाने लगते हैं और उसे आगे फेंक देते हैं। 4 लोग उसके खुद के टावर से टकरा गए और कंफ्यूज हो गए। तो हाँ, ये फास्ट तो था, पर इसे कंट्रोल करना मुश्किल था। फिर वो कहता है, यो गॉर्डन, तुम तैयार हो। तब उसे रियलाइज होता है कि फीनिक्स पावर को यूज करने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो गया। फिर वो वार्न करता है, ऑलराइट, हम तुरंत बीस्ट टावर मूव कर रहे हैं। सीन वापस ऑर्मथ पे कट होता है, जहां ढेर सारे एडवेंचरर्स सब ब्लश कर रहे थे, ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि क्या ये वही रोजल है जिसने 5 साल की उम्र में फायर पे मास्टर की थी। सीरियसली, वो सब ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे किसी मैकडॉनल्ड्स पे खड़े भूखे भिखारी हों। रोजल पर उन सबको अपने रास्ते से हटने को कहती है। रास्ते से हटो, ट्रैश। ऑस्मंड पीछे से बोलता है, माय गॉड, उसने मेरी इंसल्ट की, ये बहुत ही अमेजिंग था। इसी बीच उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि इतनी इंसल्ट करना बंद करे क्योंकि मेजेस के बारे में पब्लिक ओपिनियन पहले से ही खराब है। तब रोजल को कुछ अजीब नोटिस होता है। हेलन कार्डेल भी इस मिशन में जुड़ गया है। सब उसको जानते हैं। वो वही हीरो है जिसने डीमन किंग ऑफ लस्ट को मारा था। दूसरे लोग बोलते हैं, हाँ, पर वो वही है जो माउंट अर्जिस्ट पे उस किंग को मारने में फेल भी हुआ था। हेलन वहां एंटर करता है। हे रोजल, काफी वक्त बाद मैं इस शानदार सफर में अपनी पावर देने आया हूँ। वो बस उसको इग्नोर करती है और कहती है कि आखिर उसने अपने हाथ से वो घटिया क्रीपी रिंग निकाल ही दी। ऐसा लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि वहां कोई एल्व्स नहीं है। वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि वो इस बारे में बाद में अकेले में बात कर सकते हैं, पर अंदर से वो बिल्कुल आग बबूला हो रहा था। उस बेवकूफ हेरोइन को यह सब पता कैसे चला? अगर उसने सबको बता दिया तो उसकी इमेज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। फिर वो खड़ी होती है और बोलती है, खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ हो या नहीं, मैं ही 20 डीमन किंग को मारूंगी, तो इस गंदे हाथ को बीच में मत लाना। वो बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, पर सोचता है, हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आखिरी बार तो मैं ही करूंगा। पोर्टल ओपन होता है और बुर्जा वहां से निकलता है, साथ में जेसन भी। ड्रैक्सन कहता है कि दोनों टाइम पे आ गए और वो डिटेल्स अंदर जाके बताएगा। प्रोटैगनिस्ट फाइनली 1 सेकंड के लिए रिलैक्स होता है। वो लेट नहीं हुआ था। टावर के टॉप पे यूगर पूछता है, ड्रैक्सन, अचानक सबको इमरजेंसी मीटिंग के लिए क्यों बुलाया? जेसन ऐड करता है कि जो हीरो डीमन किंग ऑफ लस्ट को मार चुका है वो ऑर्मथ में भी है, क्या ये उसके बारे में है? ड्रैक्सन बोलता है, उन्हें सब पहले से पता है। तो वो सीधा मुद्दे पे आता है। इस रूम में बैठे 4 लोगों में से किसी एक ने हाई रैंकिंग डीमन को उसके एरिया में भेजा और उस फीनिक्स बॉडी को चुरा लिया जो ड्रैक्सन अब्सॉर्ब करने वाला था। उसी धोखेबाज के कारण सेकंड प्रिंस की डेथ हुई, जिसकी वजह से ये हीरो एक्सपेडिशन शुरू हुआ। गार्थ बोलता है, डैम, उसके पास फीनिक्स छुपाया था, ये पागलपन है। रेना सोचती है कि एक फीनिक्स को लूज करना जिसे तुम अब्सॉर्ब करने वाले थे सिर्फ एक बेवकूफ ही कर सकता है। वहीं जेसन को पूरा यकीन है कि जिसने इस हीरो एक्सपेडिशन को शुरू किया वो ड्रैक्सन को मारना चाहता है। ड्रैक्सन कहता है कि जो कोई भी था वो कॉन्टिनेंटल वॉर शुरू करना चाहता है।
कोई उसको मारना चाहता है, पर वो आज मरने वाला नहीं है, और इसलिए उस ट्रेटर को मारने के लिए वो ब्लैक बॉक्स की चाबी खरीदने वाला है। कहानी कहती है कि ब्लैक बॉक्स वो चीज है जो डीमन किंग के हर एक्शन को रिकॉर्ड करता है। नॉर्मल तौर पर इसका यूज उस वक्त किया जाता है जब इन्वेजन्स होते हैं ताकि तुम अपने टावर को बाद में इंप्रूव कर सको, पर क्योंकि सारे डीमन किंग सेम पैटर्न्स फॉलो करते हैं, उन्हें उस आइटम की ज्यादा परवाह नहीं होती, स्पेशली क्योंकि ये अब्सर्ड अमाउंट के डीमन पॉइंट्स बर्न करता है। जब टावर्स मरते हैं तो ये गायब भी हो जाता है, तो वैसे भी ज्यादा यूजफुल नहीं होता। बुर्जा को पता है कि अगर ड्रैक्सन उसके टावर से ब्लैक बॉक्स ओपन करता है तो उसकी गेम ओवर है, छुपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। फिर ड्रैक्सन कहता है हर टावर में ब्लैक बॉक्स ओपन करने के लिए मुझे उस टावर के डीमन किंग से परमिशन चाहिए, और ऑब्वियसली सबको ये परमिशन देंगे, है ना, जब तक कि वो शख्स ही अपराधी ना हो। बुर्जा को बहुत गुस्सा आ रहा था, और अब ये उसके लिए बहुत बुरा था क्योंकि रेना पहली शख्स थी जिसने परमिशन दी थी जेसन के साथ। गार्थ भी तुरंत परमिशन देता है, और प्रोटैगनिस्ट को कोई ऑप्शन ना मिलने की वजह से, क्योंकि वो हेजिटेट नहीं कर सकता था, एक्सेप्ट करना पड़ता है। ड्रैक्सन कहता है सबने अप्रूव कर दिया, एक्सीलेंट, मैं सबको अलग से कांटेक्ट करूंगा रिजल्ट्स के साथ। और इसके साथ आज की मीटिंग खत्म होती है। वो चाबी एक सिंगल यूज आइटम थी जो बहुत ज्यादा डीमन पॉइंट्स खर्च करती थी, और हीरो जर्नी शुरू होने से पहले ड्रैक्सन का इतने पॉइंट्स खर्च करना एक पागलपन जैसा था। हर चाबी उसकी जिंदगी को, स्पेशली उसकी जिंदगी को और भी रिस्क में डाल देगी, पर जिस वक्त ये जर्नी फेल हो जाएगी और सब कुछ बर्बाद होगा, तभी उसके पास उन चाबियों को खरीदने का टाइम होगा। और इसीलिए इससे पहले प्रोटैगनिस्ट को एंश्योर करना होगा कि ड्रैक्सन मर जाए। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि वो टावर चेक करके जा रहा है क्योंकि उन्हें प्लानिंग करनी है। जब वो फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, लॉगर वहां पूरा हाइप्ड अप है। उसने एक बहुत बड़ी फ्यूचरिस्टिक कैनन पकड़ रखी थी और कहता है कि ये मैजिक बॉम्ब कैनन है जिसे हेल ऑफ द किंग की आग से बनाया गया है। वो लड़के को उसके मैजेस्टिक फॉर्म को एडमायर करने को कहता है। उसने कभी अपनी लाइफ में ऐसा मास्टरपीस नहीं बनाया था। ओ गॉड, वो बस बोलता जा रहा था। बुर्जा सोचता है, ओह फॉर द लव ऑफ गॉड, मैंने उसे जो बनाना था बनाने दिया, पर ये पागल हो गया है। और गॉर्डन कहता है, वेल वो पागल जरूर है, पर आप इसका परफॉर्मेंस रिजेक्ट नहीं कर सकते जो इंप्रूव हुआ है। बुर्जा बस बोलता है, फाइन, ड्वार्फ को जो करना है करने दो, देखते हैं ये कितनी आगे तक जाता है। लॉगर वहां चिल्लाता है कि किसी को अंदाजा नहीं होगा कि इस फर्स्ट फ्लोर से गुजरना कितना मुश्किल होगा। तभी सेकंड फ्लोर पे डियर कीता अटैक्स फेंक रही है। बुर्जा को मारने की कोशिश, गॉर्डन को मारने की कोशिश, पर वो सब आसानी से ब्लॉक करता है और कहता है कि वो सच में थोड़ी सी भी नहीं बदली है। वो दोबारा चार्ज करती है, कहती है कि अब असली खेल शुरू होगा। वो क्रेसेंट मून वेरिएंट की एक्सप्लोसिव कॉम्बैट टेक्निक यूज करती है। ये प्रोटैगनिस्ट पे हिट करती है और टूट जाती है, और वो हंसते हुए कहता है कि हाँ, थोड़ी आगे बढ़ गई हो। पर फिर वो पावर अप करता है और बोलता है कि उसे अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। केता को विश्वास नहीं होता कि उसकी टेक्निक इतनी आसानी से काउंटर हो गई। टावर के बाहर से चीख गूंजती है और अगले सीन में वो जमीन पर पूरी तरह चपटी हो चुकी थी। फिर वो गॉर्डन से पूछता है कि वो यहाँ सेकंड फ्लोर पे क्या कर रही है। गॉर्डन समझाता है कि रूम 4 में ऐसा लग रहा था जैसे प्रिंसेस अर्नन कोई समनिंग तैयार कर रही है, इसलिए अभी के लिए सेकंड फ्लोर को खाली छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। बर्जा शॉक्ड था। यहाँ हम 4th फ्लोर पर हैं, जहाँ उसके सारे छोटे क्रीचर्स बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। अर्नन यहाँ फ्लोट कर रही है। उसके ऊपर और नीचे ढेर सारे मैजिक सर्कल्स हैं जो पानी के महारक्षक को बुला रहे हैं, जो खून से खून और आत्मा से आत्मा तक जुड़ा हुआ है। एक बूंद मैजिक सर्कल में गिरती है और वो बोलती है कि वो अर्नन रायर के नाम पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और अपने आह्वान को सुनने को कहती है। फिर नरूनियल नाम की वाटर स्पिरिट वहां आती है, सरप्राइज होकर कहती है कि ये यकीन करना मुश्किल है कि डीमन टावर के अंदर इतनी टैलेंट रखने वाला कोई एग्जिस्ट करता है जिसने उसे बुलाया। और तभी वो एक्सेप्ट करती है, ये बोलते हुए कि वो नरूनियल, एक हाई रैंकिंग वाटर स्पिरिट, इस ह्यूमन अर्नन राय रोडर को अपने सोलमेट के रूप में स्वीकार करती है। लाइट चमकती है, अर्नन पानी में फ्लोट करती है। ऐसा लगता है कि वो बेहोश होने वाली है और फिर छोटे बुर्जा के हाथों में गिर जाती है। वो बहुत थकी हुई दिखती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, और वो कहता है कि वो कुछ बहुत रेयर देखने वाला था। वो उसको कहता है कि उसने अच्छा काम किया है, और वो बोलती है कि ये सब कुछ उस हाई क्वालिटी साइनल पाउडर की बदौलत था जो वो लाया था। फिर अचानक से वो कहती है, आई लव यू डीमन किंग, पर उसे कुछ अजीब लगता है और वो बोलती है कि उसने ये नहीं बोला। बुर्जा बस घूरता रहता है, पूरी तरह हैरान, जबकि वो उसे कहती है कि उस पर विश्वास करो। हाँ, ये उसकी आवाज थी, पर वो ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती थी। किसी और ने बोला। प्रोटैगनिस्ट उसके कंधे के ऊपर देखता है और रियलाइज करता है कि ये वो छोटी वाटर स्पिरिट थी जो शर्माते हुए बोल रही थी कि ये गलती से निकल गया, पर वो सच में डीमन किंग से प्यार करती है। और वो छोटी स्पिरिट उसको देखते हुए पूछती है कि वो रोमांटिक डेट के लिए कब जाएंगे, क्योंकि उसे फोर्बिडन रोमांस जॉनर्स पढ़ना बहुत पसंद है। प्रोटैगनिस्ट वहां खड़ा यही सोच रहा होता है कि वीडियो पे लाइक का ऑप्शन कहां है। हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और